फ्रेंड्स, जीएस वाणी में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपको बताया है कि हमारे चैनल पे जीके ल्यूसेंट की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना पहला टॉपिक, भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तल तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय, भरत की संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्मू द्वीप अर्थात जम्मू जामुन वृक्षों का द्वीप भी कहते थे। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था, या हमें जैसे हम लोगों को बचपन से ही बताया गया है कि एक राजा थे भरत, उनके नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। तो चलिए आगे देखते हैं। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी नदी के नाम से जाने जाना लगा। पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वाले लोगों का बहुमत है। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं: प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेशाइड, निग्रोयड और मंगोलाइड। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन के इतिहासकार हैं क्रिस्टोफ सेलियरस को जाता है। अब चलिए देखते हैं प्राचीन भारत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से मिलती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण व पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। अब चलिए इन 4 भागों को देख लेते हैं। धर्म ग्रंथ में क्या क्या है? धर्म ग्रंथ में है वेद, वेदांग। सॉरी, यहाँ पे लिखने की जगह नहीं है तो मैं बोलती जाती हूँ। धर्म ग्रंथ में है वेद, वेदांग, पुराण और उपनिषद। वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदांगों की संख्या 6। पुराण कितने हैं? 18 और उपनिषद 106। वेदों की संख्या है 4, वेदांग की संख्या है 6, पुराणों की संख्या है 18 और उपनिषदों की संख्या है 106। अब देख लेते हैं दूसरा, ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ में देख लेते हैं क्या क्या है। ऐतिहासिक ग्रंथ में है पुस्तकें, ऐतिहासिक पुस्तकें। और क्या है? जातक, इसमें जातक के बारे में बताया है। आगम, अष्टाध्यायी और राजतरंगिणी। ऐतिहासिक ग्रंथ में हमें पुस्तक के बारे में बताया गया है, जैसे जातक बौद्ध धर्म से संबंधित, आगम जैन धर्म से संबंधित, अष्टाध्यायी पुस्तक किसकी है? पाणिनि की, राजतरंगिणी पुस्तक किसकी है? कल्लड़ की। अब देख लेते हैं विदेशियों का विवरण। विदेशियों के विवरण में क्या क्या बताया गया है? चीनी यात्री, यूनानी और रोमन यात्री, अरबी यात्री आदि। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, इसमें अभिलेख के बारे में दिया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अभिलेख है जूनागढ़ गिरनार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। धर्म ग्रंथ एवं सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? सबसे प्राचीन, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद, जिसके संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद
वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद कितने होते हैं? वेदों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन सी है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों को क्या कहा गया है? संहिता। 4 वेदों को संहिता कहा गया है। चलिए अब पहले धर्म ग्रंथ के बारे में पढ़ लेते हैं। धर्म ग्रंथ के बारे में पढ़ते हैं। सबसे प्राचीन वेद, धर्म ग्रंथ में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन क्या है? वेद। वेद सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। इसके रचयिता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेदों की संख्या क्या है? अभी मैंने बताया है, वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। मैं ये इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि साथ ही साथ आपका रिवीजन भी होता जाएगा। अब ऋग्वेद के उपवेद देख लेते हैं। वेद और उपवेद, वेदों के उपवेद के बारे में देख लेते हैं। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद। सामवेद का उपवेद कौन सा है? गंधर्व वेद। और अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है? शिल्पवेद। अब चलिए देखते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनको याद रखना। 10 मंडल, 1028 सूक्त और ऋचाएं कितनी हैं? 10,462। इस वेद की ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्र कहा जाता है। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास और ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र का वर्णन किसमें है? ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में क्या है? देवता सोम का उल्लेख है। 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं का उल्लेख है। हस्तलिखित ऋचाओं को ऋग्वेद में खिल कहा गया है। समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण। पुरुष सूक्त 3रे मंडल में क्या दिया है? ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख। 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं का उल्लेख है, जिनको ऋग्वेद में खिल कहा जाता था। 10वें मंडल में वर्णित है पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त के अनुसार 4 वर्ण होते हैं। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। कौन कौन से वर्ण होते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। आदि पुरुष ब्रह्म के क्रमशः ऐसा कहा जाता है ये जो वर्ण है, पुरुष सूक्त के वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, ये आदि पुरुष ब्रह्म के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। पढ़ते हैं। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा वेशाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द का संबंध किससे है? गाय से। गाय को ऋग्वेद में क्या कहा जाता है? अघन्य। अघन्य बोला जाता है गाय को। ईसा पूर्व और ईसवी। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ईसा पूर्व और ईसवी। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था। यानी ईसा मसीह के जन्म के
563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता है। ई को लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी लिखा जाता है। एडी यानी एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। विंसेस्ट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर के आक्रमण का वर्णन है। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा है, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। अब पढ़ते हैं यजुर्वेद के बारे में। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अध्यवर्यु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। अब पढ़ते हैं सामवेद। शाम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाली ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठ्यकर्ता को उद्रात्र कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 10 सूक्त हैं। 1810 सूक्त हैं जो प्राय ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है सीधा सीधा, भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? सामवेद को। यह भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अथर्ववेद। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। इस वेद में कुल 731 मंत्र, लगभग 6000 पद्य हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीन हैं। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। अथर्ववेद के देवता कौन हैं? प्रजापति। प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। कौन सी? सभा और समिति। प्रजापति की 2 पुत्रियों का उल्लेख किस में मिलता है? अथर्ववेद में। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, 1 लाइनर। अब आगे बढ़ते हैं। वेद तो हमने समझ लिए, वेद 4 होते हैं, उनमें क्या क्या होता है। अब हम देखते हैं वेदांग। वेदांग कितने होते हैं? वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। कौन कौन से हैं वेदांग? कौन कौन से हैं? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद और व्याकरण। वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांग की संख्या है 6। वेदांगों की रचना वेदों को भली भांति समझने के लिए की गई। अब देखते हैं पुराण। पुराणों के रचयिता कौन है? लोमहर्ष। लोमहर्ष के पुत्र का क्या नाम है? उग्रश्रवा। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। और उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पुराण हैं वो कितने हैं? 5। कौन कौन से? मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत। ये राजाओं की वंशावली से संबंधित पुराण है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। ये आंध्र सातवाहन। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। ये आंध्र सातवाहन से संबंधित है। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। और विश्व पुराण
विष्णु पुराण मौर्य वंश से। अब आप लोगों को बताना है कि ब्राह्मण और भागवत पुराण किस वंश से संबंधित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गाहन, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों का शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। परीक्षित को कुरुओं का राजा, कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को अभी मैंने समझाया था वही दिया हुआ है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है और उनका वर्णन कहाँ मिलता है। अभी मैंने बताया था कि प्रजा और प्रजापति की 2 पुत्रियां, सभा और समिति, उनका उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। शाकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। माध्यन्दिन और कांड माध्यन्दिन और काण्व शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसनेय संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक, कणिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय हैं। कौथुम, राणायनी एवं जैमिनीय या तलवकार सामदेव की शाखाएं। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पैपल्लाद हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। अब पढ़ते हैं ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। इनमें उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिसे सारणी में दिया गया है। यहाँ एक सारणी दी गई हुई जिसमें वेद और ब्राह्मण ग्रंथ दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। वेद ऋग्वेद ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐतरेय व कौशितकी। यजुर्वेद तैत्तिरीय व शतपथ। सामवेद पंचविश। अथर्ववेद गौपथ। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम, कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ में गंधार, शल्य, कैकय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई है। इस गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जावालोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। मनुस्मृति शुंग काल का मानक ग्रंथ है।
नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं। अब देखते हैं वेदांग और सूत्र। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। अभी अभी मैंने बताया था आगे, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद व ज्योतिष। शिक्षा शुद्ध उच्चारण शास्त्र, कल्प कर्मकांडी विधि, निरुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र, व्याकरण व छंद व ज्योतिष। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। स्रोत, ग्रह तथा धर्मसूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीति विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बौधायन, आपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन सूत्र माना गया है। जैसा कि मैंने अभी आपको पढ़ाया था, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य। और सबसे प्राचीन सूत्र कौन सा है? गौतम धर्मसूत्र। चलिए आगे पढ़ते हैं पुराण। पुराणों के बारे में मैं पहले बता चुकी हूँ, लेकिन अब फिर से पढ़ते हैं। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराण कितने होते हैं? 18, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। यहाँ पुराण दिए गए हैं और ये किन से संबंधित है? विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। विष्णु के सिर पे, आप इनको ऐसे भी याद रख सकते हैं, विष्णु के सिर पे मोर पंख लगे होते हैं, तो ये मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन से है। वायु पुराण गुप्त वंश से, जैसे वायु को कोई देख नहीं सकता तो वो गुप्त होगी, तो वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। अब यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि कृषि संबंधी विवरण और राजतंत्र किस पुराण में दिया गया है? तो अग्नि पुराण में। अब आगे देखते हैं। बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अनुवादक कौन है? श्याम शास्त्री। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्लड़ द्वारा किया गया था। राजतरंगिणी, अभी मैंने आगे बताया था कि राजतरंगिणी पुस्तक किसकी है? कल्लड़ की। कल्लड़ द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी, राजाओं की नदी, तरंगिणी मतलब नदी। इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं, जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत, चचनामा,
पुस्तक में सुरक्षित है। चतनामा के लेखक कौन है? अली अहमद। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। यह संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है और पाणिनि संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक हैं। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। यूनानी रोमन लेखन। यूनानी रोमन लेखक के बारे में पढ़ते हैं। इसमें पढ़ते हैं टेशियस। यूनानी रोमन लेखक टेशियस। यह ईरान का राज्यवेद था। ईरान का राज्यवेद कौन था? टेशियस। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। टेशियस के बारे में ज़्यादा पूछा नहीं जाता। हेरोडोटस, इनके बारे में देखते हैं। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता या जनक कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस ईरान के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, आनेसिक्राटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। मेगास्थनीज, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इनको याद कर लेना चाहिए। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और ये मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इसकी पुस्तक है इंडिका। इसने अपनी पुस्तक में, इसकी पुस्तक का नाम है इंडिका। इसने इंडिका में मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के विषय में लिखा है। अब आगे पढ़ते हैं डायमेकस। ये भी, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। डायोनिशियस, यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। ये इम्पोर्टेंट हैं, आप चाहें तो नोट्स बना लीजिए। ये वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको लिख लीजिए। टॉलमी, इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। प्लिनी, इसने 1म शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रेयन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारी वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। अब चलिए देख लेते हैं चीनी लेखक फाहियान। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। संयुगन, यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। हुएनशांग के बारे में पढ़ते हैं। यह हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। हुएनशांग 629 ईस्वी में चीन से
भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया। ह्वेनसांग ने 629 में ये भारत आया था और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद वह भारतीय राज्य कपिशा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। ह्वेनसांग के बारे में पढ़ते हैं। हर्षवर्धन के शासन में भारत आया था। ह्वेनसांग 629 में चीन से भारतवर्ष के लिए इसने प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद यह सर्वप्रथम भारतीय राज्य कपिशा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयू की नाम से प्रसिद्ध है। इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है सीयू की। और ये नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया था? कुमार गुप्त ने कराया था। नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य कौन थे उस समय? आचार्य शीलभद्र। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयू की नाम से प्रसिद्ध है जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। इत्सिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। अरबी लेखक अल-बरूनी, यह महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी ख्वारिज्म या खीव, आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक हिंद भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतोल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। आगे पढ़ते हैं इब्न बतूता, ये भी इम्पोर्टेंट है। इब्न बतूता, इनके बारे में देखते हैं। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत रेहला 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी न्यायाधीश नियुक्त किया। अन्य लेखक हैं तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की थी। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। मार्को पोलो वेनिस का था। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह, फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नाशत्य अश्वनी कुमार के नाम मिलते हैं। ये सबसे पुराना साक्ष्य है बोगाज कोई एशिया माइनर।
मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजपूत हेलियोडोरस के वेशनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है? बोगाज कोई, एशिया माइनर। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख शौहगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य ऐरण अभिलेख से प्राप्त होता है। इसके शासक कौन थे? भानुगुप्त। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम से गर्ताबास गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थीं। यहाँ मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। इसी को साहित्य में काशार्पण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। अब यहाँ पर एक चार्ट दी गई है, इसको देख लेते हैं। महत्वपूर्ण अभिलेख दिए गए हैं, इनके बारे में देखते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख, तिथि रहित अभिलेख। इसके शासक कौन थे? कलिंगराज खारवेल। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख रुद्रादमन। नासिक अभिलेख गौतमी वलश्री। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेणु पुडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा स्वर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार, मलाया स्वर्णद्वीप, कंबोडिया, कंबोज और जावा यवद्वीप से स्थापित हुए। उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली द्रविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा था। यह वेसर शैली कहलाती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि वेसर शैली क्या है, तो नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का निर्माण वेसर शैली कहलाता है। पंचायतन ये शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण है कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश, गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र। अब पढ़ते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरी पढ़ते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, इतिहास का विभाजन प्राग इतिहास, प्री हिस्टोरी आदि इतिहास, प्रोटो हिस्टोरी व इतिहास हिस्ट्री 3 भागों में किया गया है। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। ज्ञानी मानव होमो सैपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। पूर्व पाषाण युग
यह पुरापाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। आग के बारे में जानते हैं। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में एवं पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। मनुष्य द्वारा सबसे पहला पालतू जानवर कौन था? तो आप लिख सकते हैं कुत्ता। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कौन सा था? कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है? अतिरंपक्कम। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी थी? गेहूँ। ये पहली फसल थी और एवं जौ थी, गेहूँ और जौ। लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? चावल। कृषि के लिए सबसे पहले कौन सी फसल अपनाई गई थी? गेहूं और जौ। और मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त मतलब उपयोग में लाया गया अनाज कौन सा था? चावल। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कोल्डिवा का संबंध कहाँ से है? चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 में हुई थी, जब C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण माइक्रोलिथ्स खोज निकाले। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ। अब यहाँ देखते हैं, भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। असम का श्वेतभ्रू गिबन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानवाव कपि है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जौरवे संस्कृति से है। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। भीमबेटका गुफा पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसकी खोज भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। इसकी खोज किसने की थी? वर्ष 1957 से 58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर द्वारा की गई थी। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजाति विभेदीकरण किया। अब देख लेते हैं सिंधु सभ्यता। रेडियोकार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। तिथि निर्धारण की कार्बन 14 C14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री B.F. लिब द्वारा
1946 में की गई है। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। सिंध सभ्यता की खोज 1901 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंध सभ्यता की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य ब्रॉन्ज युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दास्क नदी के किनारे स्थित सुतकागेंडोर बलूचिस्तान में स्थित है। ये पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, ये जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में है। उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। व दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दायमाबाद कहाँ है? अहमदनगर महाराष्ट्र में। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। वो 6 नगर कौन कौन से हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा एवं कालीबंगन। धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है, जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी घग्गर नदी पर स्थित है जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज 1963 में सूरजभान ने की थी। लोथल एवं सुतकोतदा। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह। सिंधु सभ्यता के बंदरगाह कौन कौन से हैं? लोथल और सुतकोतदा। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ मिला? कालीबंगन। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। अग्निकुंड लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिली है। क्या नाम है उन देवता का? नाम है पशुपति। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। मनके बनाने के कारखाने कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल और चनहूदड़ों में मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक। यह लिपि दाईं से बाईं लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं लिखी जाती थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रीड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे, खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है। रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनमें धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सुतकोतदा, कालीबंगन, लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी।
सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों और 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलूहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। संभवतः हड़प्पा संस्कृत का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। यहाँ एक चार्ट दी गई है। सिंधु काल में विदेशी व्यापार, आयातित वस्तुएं और प्रदेश। तांबा कहाँ मिलता था? खेतड़ी, बलूचिस्तान, ओमान। चांदी अफगानिस्तान, ईरान। सोना कर्नाटक, अफगान, ईरान। टिन अफगानिस्तान, ईरान। गोमेद सौराष्ट्र, लाजवर्त मेसोपोटामिया। सीसा ईरान। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा संस्कृत की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुवड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृग मूर्तियाँ, मृण मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृ सत्तात्मक था। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते थे। मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने के लिए किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने और गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने और मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश का सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। यहाँ पे एक चार्ट दी गई है, इसको देखते हैं। प्रमुख स्थल, नदी स्थित और उत्खनन करता। प्रमुख स्थल हड़प्पा, ये रावी नदी के तट पर स्थित है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला का एक हिस्सा है हड़प्पा। दयाराम शाइनी ने इसकी खोज 1921 में, माधो स्वरूप वत्स ने 1926 में और व्हीलर ने 1946 में की थी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर स्थित है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला। राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज 1922 में, मैक ने 1927 में और व्हीलर ने 1930 में इसकी खोज की थी। चनहूदड़ो सिंधु नदी, सिंध प्रांत, पाकिस्तान, नवाब शाह जिला। मैके ने इसकी खोज 1925, एनजी मजुमदार ने 1931 में की। कालीबंगन घग्गर नदी पर स्थित है। राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। अमलानंद घोष 1951 में इसकी खोज की। बीबी लाल एवं बीके थापर ने 1961 में। कोट दीजी सिंधु नदी पर स्थित है। यह सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान है। फजल अहमद ने इसकी खोज 1953 में की। रंगपुर मादर नदी पर स्थित है। गुजरात का काठियावाड़ जिला में स्थित है रंगपुर। रंगनाथ राव ने इसकी खोज 1953 से 54 में की। रोपड़ सतलज नदी पर स्थित है। रोपड़ पंजाब का रोपड़ जिला में स्थित है। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज 1953 से 56 में की। लोथल भोगवा नदी पर स्थित है। गुजरात का अहमदाबाद जिला। रंगनाथ राव ने इसकी खोज 1954 में की। आलमगीरपुर हिंडन नदी पर स्थित है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज 1958 में की। सुतका गेंडोर दास्क नदी पर स्थित है। पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे। ऑरेल स्टाइन ने इसकी खोज 1927 में की। वनमाली
रंगोई नदी पर स्थित है, हरियाणा का हिसार जिला में है बनमाली। रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज 1974 में की। धौलावीरा लुनी नदी पर स्थित है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिला खादिर द्वीप पर है। जेपी जोशी ने 1967 से 1968, रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1990 से 91 जार में इनकी खोज की। सोत कहा शादीकौर नदी पर स्थित है, दक्षिण बलूचिस्तान। जार डेल्स ने इसकी खोज 1962 में की। अब आइए चलते देखते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाती है। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्यों की प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बटा था। कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी, विष का प्रधान विषपति एवं जन के शासक राजन कहलाते थे। राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। सूत, रथकार व कम्मादि नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पुरप दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। यहाँ एक छोटी सी चार्ट दी हुई है। इसमें दिशा उत्तर वैदिक शब्द और राजा का नाम। दिशा पूर्व उत्तर वैदिक शब्द प्राची, राजा का नाम सम्राट। दिशा पश्चिम उत्तर वैदिक शब्द प्रतीची, राजा का नाम स्वराष्ट्र। दिशा उत्तर उत्तर वैदिक शब्द उदीची, राजा का नाम विराट। दिशा मध्य राजा का नाम राजा। दिशा दक्षिण राजा का नाम भोज। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकार का उल्लेख नहीं है। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थीं। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परूषणी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। उपनिषदों की कुल संख्या 108, महापुराणों की संख्या 18, वेदांगों की संख्या 6। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण, क्षत्रिय ब्रह्मा जी की भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसके मुखिया पिता होते थे, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थीं। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, शिकता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। दर्शन प्रवर्तक चार्वाक, योग पतंजलि, सांख्य कपिल, न्याय गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण, वैशेषिक कणाद। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था।
जीविकापार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आर्यों का मुख्य पेय सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे, वास, अधिवास और उष्णीष। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीव कहा जाता था। आर्यों के मनोरंजन के साधन संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़, द्यूत क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। गाय को अधन्या न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाले की व्यवस्था की गई थी। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। ऋग्वैदिक कालीन नदियां के आधुनिक नाम और प्राचीन नाम यहाँ दिए गए हैं। चलिए देखते हैं। क्रुभ, कुर्रम, कुभा, काबुल, बितस्ता का आधुनिक नाम है झेलम। आश्किनी का आधुनिक नाम है चिनाब। परुषणी का नाम है रावी। शतुद्री का नाम है सतलुज। विपाशा ब्यास। सदानीरा गंडक। दृश्यद्यति घग्गर। गोमती गोमल। सुवस्तु स्वात। भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति को पण्य कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वेकनॉट सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती हैं। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की वजह जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। ऋग्वैदिक कालीन देवता और उनका संबंध। इंद्र युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता। समुद्र का देवता, विश्व के नियामक व शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन व दिन रात का कर्ता। द्यौ आकाश का देवता, सबसे प्राचीन। सोम वनस्पति देवता। उषा प्रगति एवं उत्थान देवता। आश्विन विपत्तियों को हराने वाला देवता। पूषण पशुओं का देवता। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता। मरुत आंधी तूफान का देवता। उत्तर वैदिक काल में हल को शिरा, हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थीं। सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। ईसा पूर्व 2री सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञवेदी बनाने के लिए आपस्तंभ व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की। गायत्री मंत्र सवित्र नामक देवता को संबोधित है। सावित्री होगा यहाँ, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। श्राद्ध की प्रथा पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। महाकाव्य 2 हैं, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना वदरायण ने की थी। फ्रेंड्स, जीएस वाणी में आपका स्वागत है। आज हमारी जीके की क्लास में आज का टॉपिक है महाजनपदों का उदय। फ्रेंड्स, जीके पढ़ने से पहले हमें उसके बारे में जान लेना चाहिए। जीके की बुक हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। फ्रेंड्स, जीके की बुक हमारे लिए रामबाण है। किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, यूपी, पीसीएस, आरओ, एसएससी, यूपीएसआई, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जीएस सच में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। क्योंकि किसी भी एग्जाम में 50%
प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। 2 महीने दे दीजिए आप जीके की बुक को और रिजल्ट आप खुद देख लीजिए। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए जीके जीएस की एक वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें जीके जीएस के अभ्यास प्रश्न भी होंगे। तो बने रहिए मेरे चैनल पे और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है महाजनपदों का उदय। महाजनपदों का उदय। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिलती है। अब यहाँ 16 महाजनपद दिए गए हैं, तो चलिए देख लेते हैं महाजनपदों के बारे में। महाजनपद अंग, राजधानी चंपा, क्षेत्र भागलपुर मुंगेर बिहार, मगध की राजधानी गिरिब्रज राजगृह, क्षेत्र पटना गया बिहार, काशी की राजधानी वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश में, वत्स राजधानी कौशाम्बी, क्षेत्र इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश, वज्र राजधानी वैशाली विदय मिथिला। वज्र की 3 राजधानियां थी, वैशाली विदय और मिथिला। वैशाली मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र। कौशल श्रावस्ती राजधानी। क्षेत्र देख लेते हैं। फैजाबाद, गोंडा, बहराइच उत्तर प्रदेश, अवंती, उज्जैन, महिष्मती, मालवा मध्य प्रदेश, मल, कुशावती, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, पंचाल, अहिच्छत्र, कामपल्ले, बरेली, बदायूं, फरकाबाद उत्तर प्रदेश, चेद, शक्तिमती, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ किस जगह है? दिल्ली, मेरठ, हरियाणा के कुछ क्षेत्र। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। जयपुर, अलवर, भरतपुर राजस्थान के आसपास के क्षेत्र। कंबोज की राजधानी है हाटक, राजौरी एवं हजारा क्षेत्र। सूरसेन की राजधानी मथुरा उत्तर प्रदेश। अस्मक, पोटली, पोतन, गोदावरी नदी क्षेत्र दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद। गांधार, तक्षशिला, रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाक वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा कौन कौन सी थी? हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? 24वें। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। कहां हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला, जो लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शिनी। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। ये सारे पॉइंट ना याद रखने वाले हैं। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने इनके बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा 30 वर्ष की उम्र में। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जंबिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। तो यहाँ आपसे पूछा जा सकता है कि महावीर को संपूर्ण ज्ञान का बोध कब हुआ? तो 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जंबिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। इसी समय से महावीर जिन विजेता, अरहत, पूज्य और निर्ग्रंथ बंधनहीन कहलाए। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिया। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? उनके दामाद जामिल, अनुजा प्रियदर्शनी के पति। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने 11 शिष्यों को गणधरों में विभाजित किया था। कितने शिष्यों को? 11 शिष्यों को। आदि सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा या उपदेशक हुआ। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। आइए चलिए आप देखते हैं प्रथम प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैन तीर्थंकर के नाम, प्रतीक चिन्ह देखते हैं। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड। आप इनको ऐसे भी देख सकते हैं, ऋषभ, सांड। दूसरा अजितनाथ जैन धर्म के द्वितीय तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी। इसका देखो, इसको आप ऐसे याद रखते हैं, अजितनाथ था आ रहा है ना लास्ट में, और हाथी में भी लास्ट में था है, तो अजितनाथ हाथी। संभव तृतीय जैन तीर्थंकर कौन थे? संभव और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा। संपार्श्व 7वें जैन तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक। शांति 16वें जैन तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह है हिरण। अरनाथ 18वें जैन तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? मीन। नामदेव 21वें जैन तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह है नीलकमल। 22वें जैन तीर्थंकर थे अरिष्टनेम, उनका प्रतीक चिन्ह है शंख। पार्श्व 23वें जैन तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प। यहाँ आप याद रख सकते हैं, पार्श्व, सर्प मिलता जुलता है ना। महावीर 24वें और अंतिम जैन तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। 2 जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव और अरिष्टनेम के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेम को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बढ़ गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र करने वाले श्वेतांबर। भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर, दिगंबर मतलब नग्न रहने वाले। यहाँ जैन संगीतियां दी गई हैं, चलिए देखते हैं। प्रथम जैन संगीत
300 ईसा पूर्व कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। द्वितीय जन संगीत 512 ईस्वी में कहाँ हुई थी? बल्लवी, गुजरात में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? क्षमाश्रवण। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। कौन कौन से 5 महाव्रत हैं? अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जैन धर्म के 4 वरों कौन कौन से हैं? 4 वर? शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास के सिद्धांत ने जैन धर्म को लोकप्रिय बनाने में बहुत मदद की। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम शादवाद व अनेकांतवाद है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे, कौन कौन से? उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक, ये सभी जैन धर्म को मानते थे। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड, मैसूर के गंगवंशी मंत्री कौन थे? चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। गोमतेश्वर की प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा में है। महावीर तपस्या की इस मुद्रा में वह अपनी चारों ओर के वातावरण से अनभिज्ञ है। उनके पैरों में सांप लपेटे हुए हैं तथा चींटियों ने मिट्टी के घरोंदे बना लिए हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं ना, महावीर के सिर पे एक टोपी जैसी दिखती है, वो चींटियों ने घर बना लिया है। यह मूर्ति 18 मीटर ऊंची है एवं एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। अब चलिए देखते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। पिता इनके कौन थे? सुद्योधन, सातगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता का नाम माया देवी था। इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली मां प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम था राहुल। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को देखा। क्या क्या देखा? बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ग्रह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। किससे की? आला कलाम। ये नाम याद रखना है आप लोगों को। आला कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे? आला कलाम, जिससे उन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। आला कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रकराम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की, जिससे उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा एवं अस्सागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। यहाँ वैशाख पूर्णिमा का बहुत महत्व है, क्योंकि वैशाख पूर्णिमा को उनका जन्म हुआ, पूर्णिमा को उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, पूर्णिमा को ही वैशाख पूर्णिमा को ही उनकी मृत्यु हुई, इसलिए वैशाख पूर्णिमा का बहुत महत्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था और किस भाषा में दिया था? तो यहाँ बता सकते हो सारनाथ ऋषिपत्तनम। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए थे। भाषा पाली थी उनकी। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए। सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। इनके प्रमुख अनुयायी शासक कौन कौन से थे? बिंबिसार, प्रसेनजित व उदयन। लेखक ए.एल. वाशम के अनुसार 49 दिनों की तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक जन अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक व अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है, और इसमें संघ के अनुशासन तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची भी दी गई है। अभिधम्म पिटक में सूत्र पिटक में बड़े सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है। पाल त्रिपिटकों को पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक बत्तगामिनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया। सूत्र पिटक के 5 निकाय हैं। कौन कौन से हैं? दीर्घ, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर, खुद्दक। बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाएं खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। खुद्दक निकाय में धम्मपद, नैतिक उपदेशों का पदात्मक संकलन, थेर गाथा बौद्ध भिक्षुओं का गीत और थेरी गाथा बौद्ध भिक्षुणियों की गीत है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, भिक्षुक और उपासक। भिक्षुक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। उपासक जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। अब बौद्ध सभाएं देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। और कहाँ हुई थी? राजगृह में। इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप।
तब किसका शासन था? अजातशत्रु का शासन था। द्वितीय बौद्ध संधि थी 383 ईसा पूर्व वैशाली में, अध्यक्ष शवाकामी कालाशोक के शासन में। तृतीय बौद्ध संधि थी 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र मोगल्यपुत्र इसके अध्यक्ष थे। शासन किसका था? अशोक के शासन में। चतुर्थ बौद्ध संधि थी 98 ईस्वी में, कुंडलवन में, अध्यक्ष थे वसुमित्र, अशुघोष शासन था कनिष्क का। चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्माण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श अहर्त्य पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अहर्त्य कहा जाता है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म हुआ, ज्ञान की प्राप्ति भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुई और महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुई। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। कौन कौन से 4 आर्य सत्य हैं? दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। ये साधन है सम्यक दृष्टि, ये अष्टांगिक मार्ग है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 सीलों पर बल दिया है। कौन कौन से 10 सील? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद्य सेवन न करना, अश्मय भोजन न करना, शुक्र बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल 5 सील तथा भिक्षुओं के लिए 10 सील मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग, मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया। अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। मतलब कि अभी भी बुद्ध का जन्म होगा, ऐसा इसमें बताया गया है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद संभव गुरु ऋण 5 ने किया। इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवालसर झील में है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। अब देखते हैं भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ जो भारत में है। टाबू मठ, तपोगांव, स्पीति घाट, ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। नामग्याल मठ, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। हेमिस मठ, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। थिक्से मठ, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। शासुर मठ, लाहुल, स्पीत, हिमाचल प्रदेश। मिड्रालिंग मठ, देहरादून, उत्तराखंड। रूमटेक मठ, गंगटोक, सिक्किम। तवांग मठ, अरुणाचल प्रदेश। नाम ड्रालिंग मठ, मैसूर, कर्नाटक। बोधिमंडा मठ, बोधगया, बिहार। अब देखते हैं शैव धर्म। भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव या शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से पता लगता है कि लोग शिव की पूजा करते थे। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अथर्ववेद में शिव को भव, शर्व, पशुपति और भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरी आरण्यक में मिलता है। शिव की पत्नी की सौम्य रूप है कद्या, पार्वती, उमा, गौरी, भैरवी। वामन पुराण में शिव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। पाशुपत, कापालिक, कालामुख, लिंगायत। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिश थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। यहाँ संप्रदाय और संस्थापक दिए गए हैं। आजीवक संप्रदाय मक्खल पुत्र घोषाल, घोर अक्रियावादी पूरण कश्यप, यदृच्छावाद आचार्य अजित, भौतिकवादी पकुद कच्चायन, भौतिक दर्शन, अनिश्चयवादी संचय बेठल पुत्र। कापालिक संप्रदाय के इष्ट भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन करते थे, जल तथा सुरापान पीते थे और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते थे। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। शून्य संपादनी लिंगायतों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। वशक पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य वाशव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीरशिव संप्रदाय भी कहा जाता है। वाशव व उनका भतीजा चन्ना वाशव कर्नाटक की कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे। जैनों के साथ कठिन संघर्ष के उपरांत उन्होंने अपने मत की स्थापना की थी। उन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया, उपवास, प्रीतिभोज, तीर्थ यात्रा, बलि प्रथा को अस्वीकार किया, बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह की अनुमति दी। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। गोरखनाथ ने वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों की आलोचना की। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहा जाता है। इसकी सदस्य बिना जाति भेद सबके लिए खुली थी। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राजपूत, पल्लव, चोलों के समय लोकप्रिय रहा। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों द्वारा किया गया। नायनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिनमें अप्पार, तिरुज्ञान, शंबंदर, सुंदरमूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय है। पशुपतिनाथ का मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक शिव मंदिर है। नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। इस मंदिर परिसर को सन 1979 में यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। मुख्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला की नेपाली पैगोडा शैली में हुआ है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है।
कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त हुआ होता है। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भगवत धर्म से हुआ। नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते थे। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो वृषण कबीले से के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख वेशनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतार इस प्रकार है: मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल की गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तीलियां हैं। प्रमुख संप्रदाय, मत और आचार्य। वैष्णव संप्रदाय विशिष्टाद्वैत, इसके आचार्य हैं रामानुज। ब्रह्म संप्रदाय द्वैत, आचार्य आनंद तीर्थ। रुद्र संप्रदाय शुद्धाद्वैत, आचार्य वल्लभाचार्य। शनक संप्रदाय द्वैताद्वैत, आचार्य निम्बकाचार्य। प्रमुख संप्रदाय संस्थापक और पुस्तकें। वरकरी संप्रदाय संस्थापक थे नामदेव। श्री वैष्णव संप्रदाय संस्थापक रामानुज और पुस्तक थी ब्रह्मसूत्र। परमार्थ संप्रदाय संस्थापक रामदास, पुस्तक है दासबोध। राम भक्त संप्रदाय संस्थापक है रामानंद, पुस्तक है अध्यात्म रामायण। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया के राजा सूर्य वर्मा सेकंड ने 1113 ईस्वी से 1150 ईस्वी में बनवाया था। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। अब देखते हैं इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना था। इनका लालन पालन इनके चाचा अबू तालिब ने किया था। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर की मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई। इनकी पुत्री का नाम फातिमा और दामाद का नाम अली था। देवदूत जिब्राइल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। यह ग्रंथ 114 अध्यायों में बटा हुआ है। इसमें 6360 पद्य हैं। पैगंबर साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई। इन्हें मदीना में दफनाया गया। इनकी मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी और शिया नामक 2 पंथों में विभाजित हो गया। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं। उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली की 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में इराक नामक स्थान पर कर दी गई। इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। पैगंबर साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा का पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। इब्न ईशाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद मिलाद उल नबी पर मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत से मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। वह प्रमुख ग्रंथ है ईसाई धर्म का बाइबिल। ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। इनकी माता का नाम मैरी और पिता का नाम जोसेफ है। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बड़े के रूप में बैथलेहम के निकट नाजरेत इजराइल में बिताए। ईसा मसीह के 2 शिष्य थे, एंड्रूस और पीटर। ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया? रोमन गवर्नर पोंटियस ने। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह कौन सा है? क्रॉस। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं। वे त्रित्व कौन से हैं? ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा। 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण शुरू हुए। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। इस वास्तुकला शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में से एक पेरिस का नाट्रेडम चर्च है। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुष्ट्र ईरानी थे। इनकी शिक्षाओं का संकलन जैनावस्था में मिलता है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। इनके अनुयायी एक ईश्वर अहुर को मानते हैं। इस धर्म के अनुयायियों को अग्निपूजक भी कहा जाता है। अब चलिए चलते हैं मगध राज्य की तरफ। मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ था। इसकी राजधानी गिरिब्रज राजगृह थी। बृहद्रथ का पुत्र कौन था? जरासंध। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बैठा था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। बिंबिसार ने बृहद्रथ को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला दिया। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने मगध पर 52 वर्षों तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे, उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलन्ना से और मध्य देश आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। इसका उपनाम कुणिक था। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। कुणिक। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु के सहयोग मंत्री का नाम वरसकार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की। वह जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? नंदिवर्धन। नंदवंश का संस्थापक महापद्यनंद और अंतिम शासक घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। सिकंदर के बारे में पढ़ते हैं। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ। इनके पिता का नाम फिलिप था।
फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में आरंभ किया। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पीच के युद्ध या झेलम वितस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। सिकंदर का जल सेनापति था निर्याकस और सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर का प्रिय घोड़ा बहु केफला था। इसका नाम भी पूछ लिया जाता है, बहु केफला। इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बहु केफला नामक नगर बसाया। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। इनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्टस कहा, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। विशाखदत्त चाणक्य का नाम है विशाखदत्त। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल आश्रम निम्न कुल में उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया गया। मुद्रा राक्षस किसकी कृति है? विशाखदत्त की। घनानंद को हराने में चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, इनके ये भी नाम है। कौटिल्य और विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त मगध की राजधानी राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त को दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रभाव से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता है, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र के बारे में, पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज, 64 द्वार, 2-3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने थे। राजा का महल भी काठ का बना था, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया था। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एप्टियानस ने किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त की मौर्य 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा हुई। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ? बिंदुसार, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। इसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। अमित्रघात का अर्थ है शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खलिपुत्र गोशाल ने की थी। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रशाल या वारिशाल कहा गया है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को शिंगसेन कहा गया है। बिंदुसार के अनुसार बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला, सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस फर्स्ट से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्रिपरिषद थी, जिसका प्रधान खल्लाटक था। अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। दिव्यावदान के अनुसार राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्की, गुर्जरा, नेत्तुर एवं उड़ेगोलम के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। इसके अभिलेखों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। D.R. भंडाकर जैसे इतिहासकार ने अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया। कर्नाटक के गुलबर्गा जिला के कनगनहल्ली से प्राप्त उभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूपचित्र के साथ रान्यो अशोक, राजा अशोक उल्लिखित है। अशोक के प्रमुख शिलालेखों का स्थान और संबंधित राज्य। शिलालेखों का स्थान शाहबाजगढ़ी पेशावर पाकिस्तान में है। मनसेहरा हजारा पाकिस्तान, कालसी उत्तराखंड, गिरनार गुजरात, धौली तथा जौगढ़ ओडिशा, एरगुड़ी आंध्र प्रदेश, राजुल मंडगिरी आंध्र प्रदेश, सोपारा महाराष्ट्र, रूपनाथ तथा गुर्जरा मध्य प्रदेश, सासाराम बिहार, भब्रू वैराट राजस्थान, मास्की गोबेमठ ब्रह्मगिरी कर्नाटक, मास्की गोबेमठ ब्रह्मगिरी सिद्धपुर, जटिंग रामेश्वर, कनगनहल्ली, पाल की गुड्डू कर्नाटक, अहरौरा उत्तर प्रदेश। भ्राभु अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। इसका उल्लेख 13वें शिलालेख में मिलता है। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टॉलमी II ने पाटलिपुत्र में डियानिसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें बड़े विषय। पहला शिलालेख, इसमें पशुबल की निंदा की गई है। दूसरा, मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। तीसरा, राज्य अधिकारियों को आदेश दिया गया कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। भेरीघोष की जगह धम्मघोष की घोषणा 4वें अभिलेख में। 5वां अभिलेख, इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी। 6वां, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा की जानकारी। 7वां व 8वां, इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। 9वां, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वां, इसमें अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें।
11वां इसमें धर्म की व्याख्या की गई है। 12वां इसमें स्त्री महामात्राओं की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 13वां इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन, अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। यहाँ पे आप याद रख सकते हैं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कहाँ कही गई है, 13वां शिलालेख में। इसी में 5 यवन राजाओं के नाम का उल्लेख भी है जहां उसने धर्म प्रचारक भेजे। 14वां अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कल्लड़ के राजतरंगिणी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक था। निग्रोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अहरोरा लेख में यह घोषणा की गई कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोधगया की, 12वें वर्ष निगाल सागर की एवं 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। मौर्य प्रांत और राजधानी, उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला, अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैन, कलिंग की राजधानी तोसली, दक्षिणापद की राजधानी सुवर्णगिरी, प्राची पूर्वी प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया जिनका नाम कर्ज, चौपाल, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया तथा महामात्राओं को आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा और उनकी लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ, मंत्री, प्रधानमंत्री, पुरोहित, धर्म एवं दान विभाग का प्रधान, सेनापति, सैन्य विभाग का प्रधान, युवराज, राजपुत्र, द्वारिक, राजकीय द्वार रक्षक, अंतर्वेदिक, अंतपुर का अध्यक्ष, समाहर्ता, आय का संग्रहकर्ता, सैन्यदाता, राजकीय कोषाध्यक्ष, प्रशासता, कारागार का अध्यक्ष, प्रदेश कमिश्नर और नगर का कोतवाल, व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश, नायक, नगर रक्षा का अध्यक्ष, कर्मांतिक, उद्योगों और कारखानों का अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद अध्यक्ष, दंडपाल, सेना का सामान एकत्र करने वाला, दुर्गपाल, दुर्ग रक्षक, अंतपाल, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्ठी लिपि का शाहबाजगढ़ी से और मनसेहरा पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पाद्रेटी फेनथैलर ने की। इनकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस को हुई। अशोक के स्तंभलेखों की संख्या 7 है जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए। प्रयाग स्तंभलेख, यह पहले कौशाम्बी में था। इस स्तंभलेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। दिल्ली टोकरा, यह स्तंभलेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोकरा से दिल्ली लाया गया। दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभलेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। रामपुरवा, यह स्तंभलेख चंपारण बिहार में था। यह स्तंभ चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 में कार्ल लायल ने की। लौरिया अरेराज, चंपारण में बिहार में। लौरिया नंदनगढ़, चंपारण बिहार में। इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ रुम्मीदेई है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भूराजस्व की दर घटाकर 1/8 भाग कर दिया और लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर वली माफ कर दिया। महास्थान बांग्लादेश से प्राप्त 100 द्वारा का ताम्रपत्र अभिलेख में मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे दैवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण प्राप्त होता है। प्रथम पृथक शिलालेख में घोषणा है कि ये सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सार है पुनः कंधार अभिलेख ग्रीक एवं आर्मेनिक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है जिसे महामात्र भी कहा जाता था। इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा गया है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था जो विषयपति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जिसका मुखिया ग्रामी कहलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। प्रशासनिक समिति और उसके कार्य: प्रथम, उद्योग और शिल्प कार्य का निरीक्षण। द्वितीय, विदेशियों की देखरेख। तृतीय, जनवरण का विवरण रखना। चतुर्थ, व्यापार और वाणिज्य की देखभाल करना। पंचम, निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करना। षष्ठ, बिक्री कर वसूल करना। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी और 8,000 रथ थे। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया। यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना कहा है। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी थे। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा की अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मात्रक कहा जाता था। मौर्य काल में द्रोण अनाज के नाप के लिए प्रयोग होता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया: दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद।
स्वतंत्र वैश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। नंदवंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा परवतक से सहायता प्राप्त की थी। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ था, जिसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में। आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त हुई। कल हम ब्राह्मण साम्राज्य देखते हैं। ब्राह्मण साम्राज्य शुंग एवं कण्व राजवंश। पुष्यमित्र ब्राह्मण साम्राज्य का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण साम्राज्य का संस्थापक था। इसने हिंदी यूनानी शासक मेनांडर को हराया। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए और इनके दरबार में एक पुरोहित रहते थे जिनका नाम था पतंजलि। उन्होंने पुष्यमित्र शुंग के लिए अश्वमेध यज्ञ कराए। पुष्यमित्र शुंग ने सांची के स्तूप को नष्ट किया, जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था, जो एमपी रायसेन जिले में स्थित है। पुष्यमित्र शुंग ने भरहूत स्तूप का निर्माण कराया। भरहूत स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूत था, जिसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कण्व वंश की स्थापना की। कण्व वंश का अंतिम राजा सुशर्मा हुआ। अब देखते हैं सातवाहन राजवंश। कण्व वंश के बारे में देख लेते हैं। कण्व वंश की स्थापना वासुदेव ने की। वासुदेव की हत्या कर दी थी सुशर्मा ने, और सुशर्मा कण्व वंश का अंतिम शासक था। सुशर्मा की हत्या सिमुक ने की और सातवाहन वंश की स्थापना की सिमुक ने। सुशर्मा की हत्या करने के बाद सातवाहन राजवंश की स्थापना 60 ईसा पूर्व में की। अब देख लेते हैं सातवाहन राजवंश। सातवाहन आंध्र वंश शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान गोदावरी नदी के किनारे स्थापित की। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सिमुक, सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठीपुत्र पुलमावी तथा यज्ञश्री सातकर्णी। ये मात्र सत्तात्मक था सातवाहन राजवंश, इसलिए इनके नाम माता के नाम पर थे। सातकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा एक राष्ट्रीय यज्ञ कराया। सातवाहन शासकों के समय प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाढ्य थे। हाल ने गाथा सप्तशती तथा गुणाढ्य ने बृहत कथा नामक 2 पुस्तकों की रचना की। एक साहित्यकार और थे सर बर्मन, उनकी पुस्तक का नाम है कातंत्र। सातवाहन ने चांदी, तांबे, सीसा की सर्वाधिक और टीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। सातवाहन अपने शिकार डालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे रोम से मंगाया जाता था। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान की प्रथा का प्रारंभ सातवाहनों ने किया। भूमिदान का सर्वप्राचीन पुरालेखी प्रमाण शताब्दी ईसा पूर्व के सातवाहनों के नाना घाट अभिलेख में मिलता है, जिसमें अश्वमेध यज्ञ में एक गांव देने का उल्लेख है। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहन राजकुल पितृतंत्रात्मक था, क्योंकि राजसिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गौलमिक को सौंपा। गौलमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े, 45 पैदल सैनिक होते थे। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां हैं कालिका चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण, अमरावती कला का विकास। सातकर्णी और सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। सातवाहन राजा ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। अब देख लेते हैं चेदी वंश। वैसे ये हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। अशोक की मृत्यु के उपरांत समग्र प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ। इसकी जानकारी हमें हाथीगुम्फा अभिलेख भुवनेश्वर उड़ीसा में मिलती है। खारवेल इस वंश का प्रतापी राजा था। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा का निर्माण करवाया था। इसके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं भारत के यवन राज्य। कौन कौन से? भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम है हिंदू, यूनानी, शक, पहलव, कुषाण। शैल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। एंटियोकस सेकंड के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया था। बैक्ट्रिया पर डियोडोटस प्रथम के इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। डियोडोटस सेकंड, यूथिडेमस, डेमेट्रियस, मेनांडर, यूक्रेटाइडस, एंटीआलकीड्स तथा हर्मिक्स। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया। 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। इसने सागल को अपनी राजधानी बनाया। इसे ही हिंदू यूनानी का बैक्ट्रिया यूनानी कहा गया। हिंदू यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मेनांडर 165 से 145 ईसा पूर्व। इसकी राजधानी सागल थी, आधुनिक सियालकोट, जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मेनांडर ने नागसेन से नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मेनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है, जिसका नाम मिलिंद पन्हो अर्थात मिलिंद की प्रश्न या मिलिंद प्रश्न है। हिंदू यूनानी भारत के पहले शासक हुए, जिनके जारी किए गए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है सिक्के किन राजाओं के हैं। भारत में सबसे पहले हिंदू यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए। सोने के सिक्के जारी करने वाले राजा कौन थे? हिंदू यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए सबसे पहले। हिंदू यूनानी शासकों ने भारत की पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गंधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ किया। भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान दिया, क्योंकि पर्दा यूनानियों की देन था, इसलिए यवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब देखते हैं शक। यूनानियों के बाद शक आए। शकों की 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी ने पंजाब राजधानी तक्षशिला, तीसरी शाखा ने मथुरा, चौथी ने पश्चिम भारत और 5वीं शाखा ने ऊपरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। प्रथम राजा शक राजा मोह था। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत आए थे। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने से शकों को पराजित किया। उसी समय 58 बीसी में विक्रम संवत का शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व से एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से आरंभ हुआ। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासन 130 से 150 ईस्वी गुजरात के बड़े भाग पर था। इसने काठियावाड़ की अर्धशुष्क सुदर्शन झील मौर्य द्वारा निर्मित थी, का जीर्णोद्धार कराया। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किया। इसके पहले की सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में रचित थे। भारत में शक राजा अपने को क्षत्र कहते थे, पार्थिया या पल्लव। पश्चिमोत्तर भारत में
शकों के आधिपत्य के बाद पार्थेय लोगों का आधिपत्य हुआ। सबसे पहले पार्थेय राजा गोंडोफर्निस था। इसी के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। पार्थेय लोगों का मूल स्थान ईरान था। अब देखते हैं कुषाण वंश। कुषाण, पहले के बाद कुषाण आए जो यूची या तोगरी भी कहलाते हैं। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बट गया था। उन्हीं में से एक कुल के थे कुषाण। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कर्ण विशेष था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। इसकी राजधानी फिरोजपुर या पेशावर थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीत कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान बशमित्र की अध्यक्षता में हुई। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। कुषाणों ने उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। कनिष्क का राजवेद आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की, जो भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता है। महाविभाष सूत्र के रचनाकार बशमित्र है। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्धचरित की रचना की। बशमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचित और संघ रक्ष भी कनिष्क के दरबार की विभूति थे। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र, इसमें नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया है। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली। गांधार शैली, मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। मथुरा संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में। गंधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था। रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने कराया था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। मथुरा शाटक नामक विशेष प्रकार के वस्त्र का निर्माण केंद्र था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ। इसी काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। संगम युग, ऐतिहासिक के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास में जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे संगम साहित्य कहा जाता है। संगम शब्द का अर्थ परिषद अथवा गोष्ठी होता है, जिसमें तमिल कवि एवं विद्वान एकत्र होते थे। प्रत्येक कवि अथवा लेखक अपनी रचनाओं को संगम की समक्ष प्रस्तुत करता था तथा इसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद किसी भी रचना का प्रकाशन संभव था। परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए। इनमें संकलित साहित्य को ही संगम साहित्य की संज्ञा प्रदान की गई। संगम साहित्य का संग्रह लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक तमिलों द्वारा विविध सामाजिक पृष्ठभूमि में किया गया था। उपलब्ध संगम साहित्य का विभाजन 3 भागों में किया जाता है: पत्तु, पात्तु, इत्तु, थोक्के तथा पादिनेन कील कनक्कु। तिरुवल्लुवर कृत कुराल तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ बताया जाता है। इसके विषय त्रिवर्ग, आचार शास्त्र, राजनीति, आर्थिक जीवन और प्रणय से संबंधित है। प्रथम संगम 4440 वर्ष पूर्व मथुरा समुद्र में विलीन। अध्यक्ष कौन थे? अगस्त्य। संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ अकट्टियम, परिपदाल, मधुनारे, मुदकुरुकु तथा कलारी आविरय कोई भी इनमें उपलब्ध नहीं है। दूसरा संगम 3700 वर्ष पूर्व। स्थान कपाटपुरम, अलैवाई समुद्र में विलीन। अध्यक्ष अगस्त्य। तोल्काप्पियम, तमिल व्याकरण रचनाकार तोल्काप्पियर। तीसरा संगम 1850 वर्ष पूर्व, मथुरा। इसके अध्यक्ष थे नक्कीरर। नेदुन थोक्के, कुरुन थोक्के, नत्रेनई, एनकुरु, भूरु, परिपादल, कूतु, वरी, पेरिशय तथा सित्रिशय आदि। कवियों और विद्वानों की परिषद के लिए संगम नाम का प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं सदी के प्रारंभ में शैव संत नायनार तिरुनाबुक रशु अप्पा ने किया। इलांगो प्रति शिल्पाधिकारम, पायलों का गीत, एक उत्कृष्ट रचना है जो तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मानी जाती है। इसमें 30 सर्ग हैं जिन्हें 3 खंडों में लिपिबद्ध किया गया है। यह बौद्ध रुझान वाला महाकाव्य। इसमें कावेरी पट्टन के कोवलन, उसकी पत्नी कन्नगी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी है। मदुरै के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी शीतलेश सत्यनाथ ने मणिमैकले की रचना की। इसमें 30 सर्गों के अतिरिक्त एक प्रस्तावना भी है। इसमें जैन प्रभाव है। इसमें राजकुमार उदय कुमारन एवं मणिमैकले, कोवलन एवं नर्तकी माधवी की पुत्री की प्रेम कहानी है। इस ग्रंथ की कहानी दार्शनिक एवं शास्त्रार्थ संबंधी बातों के लिए बनाई गई है। इसका महत्व मुख्यतः धार्मिक है। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार यह बौद्ध लेखक गणनाथ 5वीं सदी की कृति न्याय प्रवेश पर आधारित है। जीवक चिंतामणि संगम काल के बहुत बाद की रचना। इसकी रचना का श्रेय जैन भिक्षु तिरुतक्कदेवर को दिया जाता है। कहा जाता है कि तिरुतक्कदेवर पहले चोल राजकुमार था जो बाद में जैन भिक्षु बन गया। तोल्काप्पियम तमिल व्याकरण है। 5वीं सदी के बाद बहुत सी प्रसिद्ध तमिल रचनाएं नैतिक एवं दार्शनिक उद्देश्यों से लिखी गई। इनमें तिरुवल्लुवार की तिरुकुरल सबसे प्रसिद्ध है। रामकथा के अनेक तमिल संस्करण है, जिनमें सबसे प्रसिद्ध कम्वन की इरामाम तारम है। संगम साहित्य के काव्य को 2 श्रेणियों में बांटा गया है: अकम और पुरम। अकम काव्यों का मूल विषय प्रेम प्रसंग है, जबकि पुरम काव्यों का विषय युद्ध है। संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्यों चोल, चेर तथा पांड्य का विवरण प्राप्त होता है। उत्तर पूर्व में चोल, दक्षिण पश्चिम में चेर तथा दक्षिण पूर्व में पांड्य राज्य स्थित था। संगम युग इन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली चोलों का राज्य था। यह पेन्नार तथा दक्षिणी बेल्लारू नदियों के बीच स्थित था। इसका सबसे प्रतापी राजा करिकाल था। करिकाल ब्राह्मण मतानुयायी था। इसके ब्राह्मण धर्म को राज्य की संरक्षण प्रदान किया। पुहार पत्तन का निर्माण इसी के समय हुआ। इसने कावेरी नदी के मुहाने पर बांध बनवाया तथा सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। पेरुनानु पादे में करिकाल को संगीत के सप्तरों का विशेषक बताया गया है। संगम युग का दूसरा राज्य चेरों का था, जो आज केरल प्रांत में स्थित था। इस राज्य के प्रमुख राजा उदयन जीरल लगभग 130 ईस्वी, नेदुन जीरल आदन 155 ईस्वी एवं सेनगुट्टवन 180 ईस्वी। सेनगुट्टवन ने अधिराज की उपाधि ग्रहण की। इसने पत्तिनी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया। संगम युग का तीसरा राज्य पांड्यों का था, जो कावेरी की दक्षिण में स्थित था। इसकी राजधानी मदुरै में थी। पांड्य राजाओं में नेंडू जेलियन लगभग 210 ईस्वी सबसे शक्तिशाली राजा था। संगम युग में मंत्रियों को अमायचान या अमायचा कहा जाता था। राजधानी में एक राजसभा होती थी जिसे नालवय कहा जाता था। यह राजा के साथ न्याय का कार्य करता था। राजा देश का प्रधान न्यायाधीश तथा सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई की अंतिम अदालत होता था। राजा के न्यायालय को मंडरम कहा जाता था। चोरी तथा व्यभिचार के अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। झूठी गवाही पर जीभ काट ली जाती थी। भूमि कर नगद तथा अनाज दोनों रूप में अदा किया जाता था। यह उपज का 6ठा भाग होता था, किंतु कभी-कभी से बढ़ाया जाता था। व्यापारियों से सीमा शुल्क और चुंगी वसूल की जाती थी। सेना चतुरंगिनी होती थी, जिसमें अश्व, गज, रथ तथा पैदल सिपाही सम्मिलित थे। नगाड़ा एवं शंख बजाकर सैनिकों को बुलाया जाता था। युद्ध भूमि में वीरता पाने वाले सैनिकों के सम्मान में पत्थर की मूर्ति बनवाई जाने की प्रथा थी। राजा अपने आवास की रक्षा के लिए सशस्त्र महिलाओं को तैनात करता था। संगम काल में समय जानने के लिए जलघड़ी का प्रयोग किया जाता था।
तमिल प्रदेशों में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम संगम काल में हुआ, जो समय का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था। इसकी हत्या को सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। संगमकालीन ब्राह्मण मांस भक्षण करते थे तथा शराब पीते थे। ब्राह्मणों के पश्चात संगम युगीन समाज में बेलदार वर्ग का स्थान था। इसका मुख्य पेशा कृषि कर्म था। संगमकालीन कुछ अन्य वर्ग पुलयन दस्तकारों का एक वर्ग, जो रस्सी तथा पश्चिम की सहायता से चारपाई एवं चटाई बनाने का कार्य करते थे। एनियर शिकारियों की एक जाति, मलबल लूटपाट करने वाली जाति। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को वेनिगर कहा गया है। संगम साहित्य में दास प्रथा के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है। तोलकाप्पियम नामक तमिल रचना से ज्ञात होता है कि संगम काल में विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। इसमें हिंदू धर्मशास्त्रों में वर्णित विवाह के 8 प्रकारों ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्रजापति, असुर, गांधर्व, राक्षस तथा पैशाच का उल्लेख मिलता है। प्रणय विवाह की मान्यता दी गई थी, जिसे पंचतेणय कहा गया है। एक पक्षी प्रणय को कैक्टिणे व अनुचित प्रणय को पेरुंदेणय कहा गया है। संगम काल में चावल मुख्य खाद्यान्न था। दूध में मिलाकर सांवर नामक खाद्यान्न तैयार किया जाता था। नर्तक नर्तकियों व गायकों के दल धूम कर लोगों का मनोरंजन किया करते थे। संगम साहित्य में पाणर व विडेलियर कहा गया है। तमिल साहित्य में मचवेलियर तथा ओवैयर जैसी कवित्रियों की चर्चा हुई है, जिससे स्पष्ट है कि इस काल की स्त्रियां सुशिक्षिता होती थी। संगम काल के लोग कौवे को सुपक्षी मानते थे, जो अतिथियों के आगमन की सूचना देता था। कौवे नाविकों को सही दिशा का भी बोध कराते थे। इस कारण सागर के मत चलने वाले जहाजों के साथ उन्हें ले जाया जाता था। संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी। इन्हें वीरगल अथवा वीर प्रस्तर कहा जाता था। इनकी पूजा भी होती थी। संगम काल में किसानों को वेलार, उनके प्रमुखों को वेले कहा जाता था। संगम साहित्य से पता चलता है कि समाज के निम्न वर्ग की महिलाएं ही मुख्यतः खेती का कार्य किया करती थी। इन्हें कड़ेसीवर कहा गया है। संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण उनका सुविकसित वस्त्रोद्योग था। पांड्य राज में कोरकई, शालियूर एवं चेर राज्य में बंदर प्रमुख बंदरगाह था। कोरकई मोती खोजने का प्रमुख पत्तन था। कोरोमंडल समुद्र तट पर पुदुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित अरिकमेडु चोल वंश का प्रमुख बंदरगाह था। इस बंदरगाह से रोम के साथ व्यापार होता था। 1954 ईस्वी में हुई यहाँ की खुदाई से एक विशाल रोमन बस्ती का पता चला। यहाँ मनकों के निर्माण का कारखाना भी था। पेरिपल्स में अरिमेडु को पेडोक कहा गया है। संगम काल में ही मिस्र के एक नाविक हिप्पोलस ने मानसूनी हवा के सहारे बड़े जहाजों से सीधे समुद्र पार करने की विधि खोजी। तमिल देश का प्राचीन देवता मुरुगन था। कालांतर में उसका नाम सुब्रमण्यम हो गया और स्कंद कार्तिकेय के साथ उसका तादात्म्य स्थापित कर दिया गया। हिंदू धर्म में स्कंद कार्तिकेय को शिव पार्वती का पुत्र माना गया। स्कंद का एक नाम कुमार भी और तमिल भाषा में मुरुगन शब्द का यही अर्थ होता है। मुरुगन का प्रतीक मुर्गा माना जाता था तथा उसके विषय में यह मानता थी कि उसी पर्वत पर क्रीड़ा करना अत्यधिक प्रिय है। उसका अस्त्र वर्षा था। कुरुवश नामक एक पर्वतीय जनजाति की स्त्री को मुरुगन की पत्नियों में माना गया है। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। संगम साहित्य में पवित्र या जादुई शक्तियों में विश्वास जताया गया, जिसे अंकु कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य का उदय 3वीं शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। गुप्त लोग कुषाणों के सामंत थे। गुप्तवंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच 280 से 320 ईस्वी में हुआ। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने महाराजा धिराज की उपाधि धारण की। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों, दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसने अश्वमेधकर्ता विक्रमांक एवं परम भागवत की उपाधि धारण की। इसे कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे बीड़ा वादन करते हुए दिखाया जाने से लगाया गया है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। गया और नालंदा से मिले 2 ताम्र लेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त सेकंड हुआ, जो 380 में राजगद्दी पर बैठा। इसके शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फायान भारत आया। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त सेकंड ने चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। उपाधि इससे पूर्व 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक ने भी पश्चिमी भारत में शक क्षत्रपों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में धारण की थी। साप चंद्रगुप्त सेकंड का राजकवि था। चंद्रगुप्त सेकंड के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली थी, जिसे नवरत्न कहा गया है। महाकवि कालिदास इनमें अग्रगण्य थे। कालिदास के अतिरिक्त इसमें धन्वंतरी, क्षपणक, फलित ज्योतिष के विद्वान अमर सिंह, कोशकार, शंकुश, वास्तुकार, वेताल भट्ट, घटक करपन, वारामिहिर, खगोल विज्ञानी एवं बररुचि जैसे विद्वान थे। चंद्रगुप्त सेकंड का शांति विग्रहिक सचिव वीरसेन सैव मतालंबी था, जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण कराया। वीरसेन व्याकरण, न्याय मीमांसा एवं शब्द का प्रकांड पंडित तथा एक कवि भी था। चंद्रगुप्त सेकंड का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त फर्स्ट या गोविंद गुप्त 415 से 454 ईस्वी में हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की। कुमारगुप्त फर्स्ट का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त 455 से 467 में हुआ। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। स्कंदगुप्त ने कर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही घोड़ों का आक्रमण शुरू हो गया। अंतिम गुप्त शासक कौन था? विष्णुगुप्त। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके शासक को गोपना कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भूक्ति या प्रांत थी, जिसके शासक उपरेट कहलाते थे। भूक्ति के नीचे विषय या जिला नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख विषय पद कहलाते थे। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशी कहलाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामीण कहलाता था एवं अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। गुप्त शासक कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। गुप्त काल में बलाश्रम विष्टि राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था। इसे जनता द्वारा दिया जाने वाला कर भी माना जाता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। क्षेत्र: कृषि करने योग्य भूमि, वास करने योग्य भूमि, चारागाह भूमि, पशुओं के चारा योग्य भूमि, सिल ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी, अपरहत ऐसी भूमि जो जंगली होती थी, सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठ कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी की। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दीनार कहा गया है। गुजरात के बाद गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए, जो केवल स्थानीय लेनदेन में चलते थे। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर: विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश, शिव मंदिर भूमरा नागौदा मध्य प्रदेश, पार्वती मंदिर नयना कोठार मध्य प्रदेश, दशावतार मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश, शिव मंदिर
शिव मंदिर खोह नागौर मध्य प्रदेश। लक्ष्मण मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित भीतर गांव कानपुर उत्तर प्रदेश। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है। जाति के रूपों में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है। विंध्य जंगल में सबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी की सती होने का उल्लेख है। गुप्त काल में वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। वृद्ध वैश्याओं को कुट्टनी कहा जाता था। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राजचिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ जिला ललितपुर का दशावतार मंदिर है। यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं, जिनमें गुफा संख्या 16 और 17 ही गुप्तकालीन है। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाविनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। अजंता की गुफा बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाग की गुफा है, जो बाग जिलाधार मध्य प्रदेश नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई है। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबल के बाद इसका स्थान दूसरा है। इसे 5 भागों में बांटा गया है। मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि, विग्रह, लब्ध, प्रणाश, अपरीक्षा, कारित्व। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। उसने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण की वास्तविक कारण बताई। आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक था जिसने घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। वराहमिहिर ने बृहद संहिता, पंच सिद्धांत, बृहद जातक और लघु जातक की रचना की। बृहद संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल के विषयों में चर्चा की गई है। ब्रह्मगुप्त इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। उसने यह घोषणा करके न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व कल्पना कर ली। प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती हैं, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। गुप्त काल में पलकाड़ ने पशु चिकित्सा पर हस्त्यायुर्वेद लिखा। नवनीतकम की रचना गुप्त काल में की गई। इस पुस्तक में नुस्खे, सूत्र, उपचार विधियां दी गई हैं। पुराणों की वर्तमान में रचना गुप्त काल में हुई। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं को लेकर संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपये का कहा जाता था। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में हुई। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में हुआ। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए। गुप्त काल लौकिक साहित्य की सृजना के लिए स्मरणीय है। भास के 13 नाटक इसी काल के हैं। शूद्र का लेखा नाटक, मृच्छकटिकम, यह माटी की खिलौना गाड़ी जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वैश्या का प्रेम वर्णित है, प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतलम, राजा दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम की कथा द्वितीय भारतीय रचना जिसका अनुदान यूरोपीय भाषाओं में हुआ। ऐसी प्रथम रचना है भगवद गीता। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। वाकाटक राजवंश। वाकाटक राजवंश की स्थापना 225 ईस्वी के लगभग विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने की। इसके पूर्व सातवाहनों के अधीन वरार बिदड़ के स्थानीय शासक थे। विंध्य शक्ति के पश्चात उसका पुत्र प्रवरसेन प्रथम 275 से 335 ईस्वी में शासक हुआ। वाकाटक वंश का वह अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। पुराणों से पता चलता है कि इसने 4 रचों में यज्ञ किया था। प्रवरसेन के पश्चात वाकाटक साम्राज्य 2 शाखाओं में विभक्त हो गया। प्रधान शाखा तथा वाशी वर्ष गुल्म शाखा, दोनों शाखाओं ने समांतर रूप से शासन किया। प्रधान शाखा के प्रमुख राजा रुद्रसेन प्रथम 335 से 360 ईस्वी, प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल 390 से 410, प्रवरसेन द्वितीय 410 से 440 ईस्वी, नरेंद्र सेन 440 से 460 ईस्वी, पृथ्वी सेन द्वितीय 460 से 480 ईस्वी। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया। वाकाटकों का राज्य गुप्त एवं शक राज्यों के बीच था। राज्य पर विजय प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त सेकंड ने इस संबंध को स्थापित किया था। विवाह के कुछ समय बाद रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई, क्योंकि उसके दोनों पुत्र दिवाकर सेन और दामोदर सेन अवयस्क थे। प्रभावती गुप्ता ने शासन संभाला। यह काल वाकाटक गुप्त संबंध का स्वर्ण काल रहा। प्रभावती गुप्ता के संरक्षण काल के बाद उसका कनिष्ठ पुत्र दामोदर सेन प्रवरसेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा। पृथ्वीसेन सेकंड वाकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। उसके बाद उसका राज्य वाशिम शाखा के हरिसेन के हाथों में चला गया। वाशिम शाखा के वाकाटक वंश की इस शाखा की स्थापना 330 ईस्वी में सम्राट प्रवरसेन के छोटे पुत्र सर्वसेन ने की थी। उसने वत्सगुल्म नामक स्थान पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। वत्सगुल्म महाराष्ट्र के अकोला जिले में आधुनिक वाशिम में स्थित है। वाशिम शाखा के प्रमुख राजा सर्वसेन विंध्य शक्ति द्वितीय 350 से 400 ईस्वी, प्रवरसेन द्वितीय 400 से 415 ईस्वी, हरिसेन 475 से 510 ईस्वी। हरिसेन वाशिम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। यह वाकाटक वंश का अंतिम शासक है। वाकाटक वंश के राजा प्रवरसेन द्वितीय ने मराठी प्राकृत काव्य सेतुबंध की रचना की। सर्वसेन ने हरिविजय नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ लिखा। संस्कृत की वैदर्भी शैली का पूर्ण विकास वाकाटक नरेशों के दरबार में हुआ। कुछ विद्वानों का मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास ने कुछ समय तक प्रवरसेन द्वितीय के राजस्थान में निवास किया। उन्होंने उसकी सेतुबंध का संशोधन किया तथा वैदर्भी शैली में अपना काव्य मेघदूत लिखा। वाकाटक नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी थे। वे शिव व विष्णु के उपासक थे। वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय के सामंत व्याघ्रदेव ने नचना के मंदिर का निर्माण कराया। अजंता का 16वां तथा 17वां गुहा विहार और 19वें गुहा चैत्य का निर्माण वाकाटकों के शासनकाल में हुआ। पुष्यभूत वंश या वर्धन वंश। गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजाओं का उद्भव हुआ उनमें मैत्रक, मौखर, पुष्यभूत, परवर्ती गुप्त और गौड़ प्रमुख हैं। इन राजवंशों में पुष्यभूत वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। पुष्यभूत वंश के संस्थापक पुष्यभूत था। इसकी राजधानी थानेश्वर हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित वर्तमान थानेश्वर स्थान थी। प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था। प्रथम प्रभावशाली शासक था जिसने परम भट्टारक और महाराज तिराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन और एक कन्या राजश्री उत्पन्न हुई। राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक ने धोखा देकर राज्यवर्धन की हत्या कर दी। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बौद्ध वृक्ष बोधगया को कटवा दिया। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी बना लिया। हर्ष और पुलकेशिन सेकंड के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई। चीनी यात्री हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हुएनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाकमुनि कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य भारत आया था। हर्ष 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे तथा 643 ईस्वी में और 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे।
हर्ष भी अपने कुलदेवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री ह्वेनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्याश्रय प्रदान किया तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। ह्वेनसांग स्वयं छठे समारोह में सम्मिलित हुआ। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित एवं कादंबरी की रचना की। बाणभट्ट के गुरु भरचू थे। प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये तीनों नाटक लिख दिए। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया, लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था, नहीं सारे देश का शासक ही। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के मंत्रिपरिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासक राजस्थानी उपरी अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था। जिले की संज्ञा थी विषय, जिसका प्रधान विषयपति होता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक आधुनिक तहसील होते थे। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शासन का प्रधान ग्रामाक्ष पटलिक कहा जाता था। हर्ष चरित के अनुसार हर्ष की मंत्रिपरिषद भंड प्रधान सचिव, सिंहनाथ प्रधान सेनापति, कुंतल अश्वसेना का प्रधान, स्कंदगुप्त गज सेना का प्रमुख। पुलिस कर्मियों को 4 विभाग कहा गया है। दंडपाशिक तथा दंड पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। अश्वसेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुलायंत्र जलपंप का उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया है। अब देखते हैं दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु 575 से 600 था। इसकी राजधानी कांची तमिलनाडु में कांचीपुरम थी। वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। सिंह विष्णु ने अभय सिंह की उपाधि धारण की। सिंह विष्णु ने मामल्लपुरम में आदिरातार्जुनीयम के लेखक भारव सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। पल्लव वंश के प्रमुख शासक हुए महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630 ईस्वी, नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी, महेंद्र वर्मन द्वितीय 668 से 670 ईस्वी, परमेश्वर वर्मन प्रथम 670 से 700 ईस्वी, नरसिंह वर्मन सेकंड 700 से 728 ईस्वी, नंदी वर्मन सेकंड 730 से 800 ईस्वी। मतविलास प्रश्न की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी। महेंद्र वर्मन शुरू में जैन मतावलंबी था, परंतु बाद में तमिल संत अपर के प्रभाव में आकर शैव बन गया था। महाबलीपुरम के एकाश मंदिर जिन्हें रथ कहा गया है, इनका निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। रथ मंदिरों की संख्या 7 है। मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। बात की कोंड व महामल्ल की उपाधि नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने धारण की। इसके शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनत्सांग कांची आया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम शैव मतानुयायी था। उसने लोकादित्य, एकमल्ल, रणंजय, अत्यंत काम, उग्रदंड, गुणभाजन आदि की उपाधि धारण की। इसने मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम विद्या प्रेमी था। उसने विद्या विनीत की उपाधि भी ली थी। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन सेकंड था। उसने राजा सिंह आगम प्रिय शास्त्रों का प्रेमी और शंकर भक्त सिंह का उपासक की उपाधि धारण की। उसने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता था। इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। महाबलीपुरम में सूर्य मंदिर का निर्माण भी नरसिंह वर्मन सेकंड ने किया। कांची के कैलाशनाथ मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आदमकद तस्वीरें लगी हैं। 10 कुमार चरित्र के लेखक गंडी नरसिंह वर्मन सेकंड के दरबार में रहते थे। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन सेकंड ने कराया। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगई अलवार नंदी वर्मन सेकंड के समकालीन थे। नंदी वर्मन थर्ड शैव मतानुयायी था। उसकी राजसभा में तमिल भाषा का प्रसिद्ध कवि संत पेरुदेवनाथ निवास करता था, जिसने भारत वेड़वा नामक ग्रंथ की रचना की। पल्लव वंश का अंतिम शासक कंप वर्मा 948 से 980 ईस्वी में था। चोल 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ। इस वंश के संस्थापक विजयपाल विजयालय 850 से 87 ईस्वी थे, जिसकी राजधानी तंजावुर था। तंजावुर का वास्तुकार कुंजर मल्लन राज पेरुथच्चन था। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की और निशुम्भ देवी का मंदिर बनवाया। चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंड राम की उपाधि धारण की। तक्कोलम के युद्ध में राजपूत नरेश कृष्ण थर्ड ने परांतक फर्स्ट को पराजित किया। इस युद्ध में परांतक फर्स्ट का बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया। राज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहां के राजा महिम को भागकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहन में शरण लेनी पड़ी। राज फर्स्ट श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुंडी चोल मंडलम राजधानी पोलन रूपा बनवाया। राज फर्स्ट का अनुयायी था। इसने तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनाया। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोट चोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगैकोट चोलपुरम के निकट चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। चोल काल में भूमि के प्रकार क्या थे देखते हैं। बेलन वगाई यह ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, ब्रह्मदेव ब्राह्मण को उपहार में दी गई भूमि, शाला भोग किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि, देवदान या तिरुनमट्टडक्कनी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि, पल्ली चंदम जैन संस्थानों को दी गई भूमि। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। राजेंद्र सेकंड ने प्रकेशरी की एवं वीर राजेंद्र राजकेसरी की उपाधि धारण की। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र थर्ड था। चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थी की भूमिका निभाई थी। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूलकर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था। सेकंड ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च अधिकारियों को पेरुंदरम एवं निम्न श्रेणी के अधिकारियों को सेरुंदरन कहा जाता था। लाखों में उच्च अधिकारियों को उड़नकूटम कहा गया है, जिसका अर्थ है सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 मंडलमों प्रांत में विभक्त था। मंडलम कोट्टम नाडु में एवं नाडु कई कुर्रमों में विभक्त था। नाडु की स्थानीय सभा को नाटुर, नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। बेल्लाल जात के धनी किसानों को केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुवेद बेलन 3 राजाओं को अपनी सेवा प्रदान करने वाला बेलन या किसान अरैयार प्रधान जैसी उपाधियां दी। उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। और सर्वसाधारण लोगों की समिति, जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। सभा या महासभा अग्रहरों और ब्राह्मण वस्तुओं की सभा थी, जिसके सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था। यह सभा वरियम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। सभा की बैठक गांव में मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों की सभा को नगरम कहते थे। चोल काल में भूमि कर उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें मध्यस्थ कहते थे। उत्तर मेरू अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों की ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भूराजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। वेदों का ज्ञान होना चाहिए। प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी और ईमानदार होना चाहिए।
पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा हो कोई, तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं करवाए वह चुनाव नहीं लड़ सकता। ब्राह्मणों को दी गई करमुक्त भूमि को चतुर्वेद मंगलम एवं दान दी गई भूमि ब्रह्मदेव कहलाती थी। चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदाति सेना। चोल काल में कन्नड़ सोने के सिक्के थे। तमिल कवियों में जैन गोंदर प्रसिद्ध कवि था जो कुलोत्तुंग प्रथम का राजकवि था। उसकी रचना कलिंग तुपर्णी थी। कम्बन कुट्टन और पुगलेंदी को तमिल साहित्य का और पंपपूर्ण एवं रन्न कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। परसी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है। चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोलकाल का सांस्कृतिक सारी निचोड़ कहा जाता है। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। सैवसन ईशान शिव पंडित राजेंद्र फर्स्ट के गुरु थे। चोल काल 10वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरी पट्टनम था। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था तनियर कहलाता था। उत्तर मेरू शिलालेख जो सभा संधि का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है परांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार थी उरायूर, तंजौर, गंगईकोंड, चोलपुरम एवं कांची। चोल काल में सड़कों की देखभाल बगान समित करती थी। आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार धान था। चोल काल के विशाल व्यापारी समूह थे बलंजियार, नानादेशी, मणिग्रामम। विष्णु के उपासक अरबार, शिव के उपासक नयनार संत कहलाते थे। चालुक्य वंश, कल्याणी वंश। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप सेकंड ने की जिसकी राजधानी मानिक थी। चालुक्य वंश कल्याणी के प्रमुख शासक हुए तैलप प्रथम, तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य जयसिंह, सोमेश्वर सेकंड, विक्रमादित्य सिक्स, सोमेश्वर थर्ड एवं तैलप थर्ड। सोमेश्वर प्रथम ने मानिक से राजधानी हटाकर कल्याणी कर्नाटक को बनाया। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य सिक्स था। विल्लड़ एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य सिक्स के दरबार में ही रहते थे। मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ याज्ञवल्क्य के स्मृति पर व्याख्या नामक ग्रंथ की रचना महान विधिवेत्ता विज्ञानेश्वर ने की थी। विक्रमांक देवचरित की रचना विल्लड़ ने की थी। इसमें विक्रमादित्य सिक्स के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। चालुक्य वंश, बातापी के चालुक्य वंश। जयसिंह ने बातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की जिसकी राजधानी बातापी बीजापुर के निकट थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन सेकंड, विक्रमादित्य, विनयादित्य एवं विजयादित्य। इनमें सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था। महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय बहुसुवर्ण एवं अग्निशोटम यज्ञ संपन्न करवाया था। जितेंद्र का मेघुती मंदिर पुलकेशिन सेकंड ने बनवाया था। पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की। इसने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि भी धारण की। पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन सेकंड को लगभग 642 ईस्वी में परास्त किया और उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। इसी युद्ध में पुलकेशिन सेकंड मारा गया। इसी विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने बातापी कोट की उपाधि धारण की। ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन सेकंड से है। अजंता की गुहाचित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन सेकंड को दिखाया गया है। बातापी का निर्माण करता कीर्तिवर्मन को माना जाता है। मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य सेकंड के शासनकाल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य की भतीजा पुलकेशी ने किया। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य सेकंड ने इसे निज नाश्रय की उपाधि प्रदान की। विक्रमादित्य सेकंड की प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने तदकल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर तथा उसकी दूसरी पत्नी त्रैलोक की देवी ने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। इस वंश का अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इसके सामंत दंतिदुर्ग ने परास्त कर इसके शासक दंतिदुर्ग ने परास्त कर नए वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। ऐहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। इसकी राजधानी वेंगी आंध्र प्रदेश में थी। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य तृतीय था जिसका सेनापति पंडरंग था। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंतिदुर्ग 752 ईस्वी राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक था। शुरुआत में भी कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। इसकी राजधानी मानकेर या मानखेत वर्तमान मालखेड़ सोलापुर के निकट थी। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक थे कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष, कृष्ण सेकंड, इंद्र थर्ड एवं कृष्ण थर्ड। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार, नरेश, वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। त्रिपक्षीय संघर्ष किसी में कौन कौन था? राष्ट्रकूट और पाल और प्रतिहार, इसलिए इसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया है। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता था। गोविंद थर्ड ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रा युद्ध व उसकी संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट सेकंड को पराजित किया। पल्लव, पांड्य, केरल व गंग शासकों के संघ को गोविंद थर्ड ने नष्ट किया। अमोघवर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना की। आदि पुराण व त्रिषष्टि लक्षण महापुराण के रचनाकार जिनसेन, गणितासार संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं अमोघ वृत्ति के लेखक शक्तायना अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। इंद्र थर्ड के शासनकाल में अरब निवासी अलमसूदी भारत आए। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण थर्ड था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पूर्ण रहते थे जिन्होंने शांति पुराण की रचना की। कल्याणी के चालुक्य तैलप सेकंड ने 973 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। एलोरा एवं एलिफेंटा महाराष्ट्र गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में हुआ। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं। इसमें 1 से 12 तक बौद्धों, 13 से 29 तक हिंदुओं, 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा संख्या 10 है। इसमें एक चैत्य, वहां पर 2 मंजिली और 3 मंजिली गुफाएं भी हैं जिन्हें 2 थल 3 थल नाम दिया गया है। एलोरा की गुफा 15 में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेवेनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। राष्ट्रकूट शैव वैष्णव शाक्त संप्रदाय के साथ साथ जैन धर्म के भी भाषक थे। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। यादव वंश देवगिरी की यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने की। राजधानी देवगिरी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा सिंधड़ 1210 से 1246 ईस्वी में था। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया। संगीत शास्त्री सारंग देव राजा सिंघल के दरबारी थे जिन्होंने संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना की। होयसल वंश द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। होयसल वंश यादव वंश की एक शाखा थी। वेलूर में चन्ना केसर मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 में किया था। होयसल वंश का अंतिम शासक वीर वल्लाल तृतीय था जिसे मलिक काफूर ने हराया था। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र आधुनिक हलेबीड थी।
कदम वंश की स्थापना मयूर सरवन ने की थी। कदम वंश की राजधानी बनवासी थी। गंग वंश का संस्थापक वज्रहस्त पंचम था। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कोंकणी वर्मा था। गंगों की प्रारंभिक राजधानी कुबलाल कोलर थी, जो बाद में तलकाड हो गई। दत्तक सूत्र पत्रिका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। काकतीय वंश का संस्थापक वीटा प्रथम था, जिसने नलगोंडा हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया, जिसकी राजधानी अमकोंड थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गणपति था। रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया, जिसने 35 वर्ष तक शासन किया। गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में स्थानांतरित कर ली थी। इस राजवंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्र 1295 से 1323 ईस्वी था। सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय पाल वंश का संस्थापक गोपाल 750 ईस्वी था। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। गोपाल औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। गोपाल ने पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश एवं राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ। इसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ। 11वीं सदी के गुजराती कवि सोडथल ने धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी के उपाधि से संबोधित किया। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया। ओदनपुरी बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया। जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। गौड़ी रीति नामक साहित्यिक विद्या का विकास पाल शासकों के समय में हुआ। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने राड़ में की थी। इसकी राजधानी नदिया लखनौती थी। सेन वंश के प्रमुख शासक विजय सेन, बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन थे। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था, जो शैव धर्म का अनुयायी था। दान सागर अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक बल्लाल सेन ने की थी। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप दिया था। लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक, जयदेव पवनदूत के लेखक, धोई एवं ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुध रहते थे। हलायुध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था। विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर, शिव की विशाल मंदिर की स्थापना की। सेन राजवंश प्रथम राजवंश था, जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। कश्मीर के राजवंश कश्मीर पर शासन करने वाले शासक वंश कालक्रम से इस प्रकार थे: कारकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश। 627 ईस्वी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश हिंदू वंश की स्थापना की। ह्वेनसांग ने उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की। कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ था। कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापीड़ के द्वारा करवाया गया था। कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश का शासन हुआ। इस वंश का संस्थापक अवंतीवर्मन था। अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना अवंतीवर्मन ने की। अवंतीवर्मन के अभियंता सूर्य ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी दिद्दा एक महत्वाकांक्षी शासिका हुई। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज था। संग्राम राज के बाद अनंत राजा हुआ। इसकी पत्नी सूर्यमती ने प्रशासन को सुधारने में उसकी सहायता की। लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान कवि तथा कई भाषाओं को ज्ञाता था। कल्लड़ हर्ष का आश्रित कवि था। जयसिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था, जिसने 1128 ईस्वी से 1555 ईस्वी तक शासन किया। जयसिंह के शासन के साथ ही कल्लड़ की राजतरंगिणी का विवरण समाप्त हो जाता है। कामरूप का वर्मन वंश 4वीं शताब्दी के मध्य कामरूप में वर्मन वंश का उदय हुआ। इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक पुष्यवर्मन था। इसकी राजधानी प्राग ज्योतिष नामक स्थान पर थी। कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया। राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति गुर्जर प्रतिहार वंश। मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। नागभट्ट सेकंड को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद थर्ड ने हराया। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा मिहिर भोज था। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई। वह विष्णु के सम्मान में आदि वरा की उपाधि धारण की। राशि के प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। इस वंश का अंतिम राजा यशपाल 1036 ईस्वी। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य में की। गढ़वाल राठौर राजवंश वंश का संस्थापक चंदेव था। इसकी राजधानी वाराणसी थी। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोविंद चंद था। इसका मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रकांड पंडित था, जिसने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा था। गोविंद चंद की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार बनवाई। पृथ्वीराज थर्ड ने स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संयुक्ता का अपहरण कर लिया था। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था, जिसे गौरी ने 1194 ईस्वी के चंदावर युद्ध में मार डाला। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी अहिच्छत्ती, बाद में अजयराज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अर्णोराज के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव 1153 से 1163 ईस्वी में हुआ, जिसने हरिकेल नामक संस्कृत नाटक की रचना की। सोमदेव विग्रहराज 6 के राजकवि थे। इन्होंने ललित विग्रह नामक नाटक लिखा। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज 6 द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। पृथ्वीराज थर्ड इस वंश का अंतिम शासक था। चंदवरदाई पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था, जिसकी रचना पृथ्वीराज रासु है। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज थर्ड ने बनवाया। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय और गौरी की हार हुई। तराइन की द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में गौरी की विजय और पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई। परमार वंश इसका संस्थापक उपेंद्र राज था। इसकी राजधानी धारा नगरी थी, प्राचीन राजधानी उज्जैन। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज था। भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया। नए सधीय चरित्र के लेखक श्री हर्ष प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग थे। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित, व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। भोजकृत युक्ति कल्पतरु में बातशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों में उनके उपयोग का उल्लेख है। नवसाहसांक चरित्र के रचयिता पदमगुप्त, 10 रूपक के रचयिता धनंजय, धनिक, हलायुध एवं अमित गति जैसे विद्वान बागपति मुंज के दरबार में रहते थे। कविराज के पास ही विभूषण शासक था राजा भोज। भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया। भोज के शासनकाल में धारा नगरी विद्या व विद्वानों का प्रमुख केंद्र थी। इसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कराया। भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की। परमार वंश के बाद तोमर वंश का, उसके बाद चौहान वंश का और अंततः 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां और
उलुग खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया। चंदेल वंश। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाग भुक्ति है। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक 831 ईस्वी में राजा बना। इसकी राजधानी खजुराहो थी। प्रारंभ में इसकी राजधानी कालिंजर महुआ थी। राजा धग ने अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित कर दी। चंदेल का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया तथा उसके एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित की। धंग ने जिननाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंगदेव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया। धंग ने गंगा जमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग किया। चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राजपाल की हत्या कर दी, क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया था। विद्याधर ही अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनी के महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राजसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की। उन्होंने महुआ के समीप कीर्तसागर नामक जलाशय का निर्माण किया। आलाउदल नामक 2 सेना नायक परमर्दी देव के दरबार में रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। चंदेल वंश का अंतिम शासक परमर्दी देव ने 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। इस पर उसके मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दी। सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य शासक। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम, इसकी राजधानी अनिलबाड़ थी। मूलराज प्रथम शैव धर्म का न्यायी था। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। भीम प्रथम के सामंत विमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया। सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जयसिंह सिद्धराज था। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद जयसिंह सिद्धराज के दरबार में था। माउंट आबू पर्वत राजस्थान पर एक मंडप बनाकर जयसिंह सिद्धराज ने अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना की। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जयसिंह सिद्धराज ने किया। सोलंकी शासक कुमारपाल जैन अनुयायी था। वह जैन धर्म के अंतिम राज की प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। भीम द्वितीय के एक सामंत लवण प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की। बघेल वंश का कर्ण सेकंड गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था। कलचुरी चेद राजवंश। कलचुरी वंश का संस्थापक कोक्कल था। इसकी राजधानी त्रिपुरी थी। कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक गांगेय देव था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम इसे प्रारंभ करवाया। कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कर्णदेव था, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी के दरबार में ही रहते थे। सिसोदिया वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे, जो मेवाड़ पर शासन करते थे। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। अपनी विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया। खतौली का युद्ध 1518 में राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। भारत पर अरबों का आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। दाहिर एक हिंदू शासक था। भारत पर अरबवासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। महमूद गजनी 932 ईस्वी में अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी थी गजनी। गजनी अफगानिस्तान में है। अलप्तगीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में पिरीतिगीन ने शासन किया। इसी के शासनकाल में 972 से 977 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला मुसलमान शासक कौन था। आप लोग आंसर दीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। शाही वंश का शासक कौन था पंजाब में? जयपाल। अलप्तगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था, जिसका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। अपने पिता के काल में महमूद गजनी खुरासान का शासक था। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। बगदाद का खलीफा था उस समय अल आदिर बिल्लाह। बगदाद के खलीफा अल आदिर बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यमीन उद दौलत तथा यमीन उल मिल्ला की उपाधि दी। महमूद गजनी ने यहीं पर जब महमूद गजनी गद्दी पर बैठा था, तो उस समय उसने खलीफा के सामने एक शपथ ली थी कि मैं भारत पर हर वर्ष एक आक्रमण करूंगा। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन प्राप्ति का था। महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था और महमूद गजनी का पहला आक्रमण था पंजाब के शाही वंश के शासक जयपाल पर आक्रमण किया था उसने। ये उसका पहला आक्रमण था। महमूद गजनी
एक मूर्तिभंजक का आक्रमणकारी था। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। अभी मैंने आगे बताया है कि शाही राजा जयपाल के विरुद्ध पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लौट गया। महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया, जिसमें जयपाल की पराजय हुई। महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। जब जयपाल के विरुद्ध उसने आक्रमण किया था, उसमें जयपाल की पराजय हुई और अपनी पराजय को जयपाल स्वीकार नहीं कर पाया। उसने अपना शासन अपने पुत्र आनंदपाल को सौंपा और खुद आत्महत्या कर ली। महमूद गजनी ने थानेसर के चक्र स्वामिनी की कांस्य निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रणभूमि में रखवाया। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर, जो सौराष्ट्र पर हुआ। इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दीनार की संपत्ति हाथ लगी। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अनहिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति लूट ली थी। सोमनाथ भारत के 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में प्रथम है। यह गुजरात में अरब सागर के तट पर है। 13 नवंबर 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसका पुनर्निर्माण शुरू करवाया गया। 11 मई 1951 के दिन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण जाटों के विरुद्ध था, जिन्होंने उसका खजाना लूट लिया था, वो जाट। महमूद गजनी का अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 में हो गई। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। महमूद के सेना में सेवंद राय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। अलबरूनी, फिरदौसी, उत्वी तथा फरूकी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। अब चलिए देखते हैं मोहम्मद गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौर का शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण था 1178 ईस्वी में पाटन, गुजरात पर। यहाँ का शासक भीम सेकंड ने गौरी को बुरी तरह पराजित किया। मोहम्मद गौरी द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध हैं, चलिए इनको देख लेते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में गौरी व पृथ्वीराज चौहान में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें गौरी की विजय हुई। चंदावर का युद्ध 1194 में गौरी और जयचंद के बीच, जिसमें गौरी की विजय हुई। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति स्कंद था। मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई। अब चलते हैं सल्तनत काल। फ्रेंड्स, प्राचीन इतिहास में शासकों को राजा कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत में शासकों को सुल्तान कहा जाता था और मुगल सल्तनत में शासकों को कहा जाता था बादशाह। तो चलिए सल्तनत काल देख लेते हैं। इसमें देखते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। वह कुतुबुद्दीन कौन था? मोहम्मद गौरी का गुलाम, इसलिए इसे गुलाम वंश कहा जाता है। गुलामों को फारसी में क्या कहा जाता था? बंदगा। इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। दिल्ली का कुबत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। लाख बख्श का मतलब होता है लाख। कुतुबुद्दीन के समय में कुतुब मीनार की केवल पहली मंजिल बन सकी। इल्तुतमिश ने इसे 225 फीट ऊंची 4 मंजिल का बना दिया। फिरोज तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण इसकी चौथी मंजिल नष्ट हो गई, जिसके कारण फिरोज ने इसमें 2 छोटी मंजिलें बनवा दी, जिससे इसमें 5 मंजिल हो गई और ऊंचाई 9 फीट बढ़कर 234 फीट हो गई। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेना नायक बख्तियार खिलजी था। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। इसे लाहौर में दफनाया गया।
इसी में हम देख लेते हैं फ्रेंड्स मंगोल। मंगोल कौन थे, कहाँ से आए थे, चलिए देखते हैं। मंगोल चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान के निवासी थे। वह एक घूमने फिरने वाली अर्ध सभ्य जाति थी तथा उनका मुख्य पेशा था पशुओं का पालन करना। वे बहुत गंदे रहते थे, सभी प्रकार का मांस खाते थे, उनमें स्त्री विषयक नैतिकता नहीं थी, लेकिन फिर भी वो माँ का सम्मान करते थे। वे विभिन्न कबीलों में बटे थे। उन्हीं कबीलों में से एक में 1163 ईस्वी में तमुचिन उर्फ चंगेज खां का जन्म हुआ, जिसे महान चेंगिज द ग्रेट और श्रापित दोनों पुकारा गया। इसका पिता येसुगाई बहादुर था। चलिए आगे देखते हैं। ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था, आराम शाह। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने 8 महीनों तक शासन किया। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम था और दामाद भी। ऐबक की मृत्यु के बाद मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। अब चलिए पहले यहाँ इल्तुतमिश के ने जो भी कार्य करवाए थे, महत्वपूर्ण कार्य हैं उसके कुछ, उनको देख लेते हैं। कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया इल्तुतमिश ने। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, जिन्हें चांदी का टंका एवं तांबा का जीतल कहा जाता है। एकता प्रणाली चलाई। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया, जो तुर्कान-ए चिहलगानी के नाम से जाना गया। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इसने हौज सुल्तानी का निर्माण दिल्ली कुन्हा के निकट करवाया था। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 ईस्वी में हो गई। चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी मां शाह तुर्कान छाई रही। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर बिठाया। रजिया, इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी? रजिया बेगम, जिसने शासन की बागडोर संभाली। रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश की पुत्री रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग किया। वह पुरुषों की तरह चोगा और चोगा जिसको कावा कहते हैं, और कुलाह जिसे टोपी कहते हैं, चोगा और कुल्हा पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर अखूर घोड़े का सरदार नियुक्त किया। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 ईस्वी में कर दी गई। उसके बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह बना। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। नासिरुद्दीन महमूद एक सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद के साथ किया था। बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्कान-ए-चिहलगानी का विनाश बलबन ने किया था। बलबन 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। सीरी नामक नया नगर बलबन ने बसाया। राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। सिजदा एवं पैबोस, सिजदा कहते हैं सिर झुकाना और पैबोस दंडवत प्रणाम करना। बलबन ने फारसी रीत रिवाज पर आधारित नवरोज फारसी साल का पहला दिन उत्सव को प्रारंभ करवाया। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी।
क्या उपाधि थी इसकी? उलूग खां। बलवन आखेट अभियान के बहाने अपनी सेना को लंबी दूरी तक कवायद कराकर दुरुस्त रखता था। बलवन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि रहा करते थे जिनका नाम था अमीर खुसरो और अमीर हसन। गुलाम वंश का अंतिम शासक समुद्दीन कैमुर्स था। अब चलते हैं खिलजी वंश, 1290 से 1320 ईस्वी। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। इसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। जलालुद्दीन की हत्या 1296 में उसके भतीजे व दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर प्रयाग में कर दी। अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। उसका जन्म पटियाली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदायूं के पास में 1252 ईस्वी में हुआ था। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वह बलवन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहे। इन्हें तुतीए हिंद, भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है। सितार और तबले के आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। इन्होंने ही भारतीय संगीत में कव्वाली गायन को प्रचलित किया। साथ ही इन्हें कई प्रकार के आधुनिक रागों जैसे तिलक, साजगिरी, शरपादा आदि को प्रचलित करने का श्रेय प्राप्त है। इन्हें हिंदी खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। 22 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरसास्प था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने एवं स्थायी सेना की नींव रखी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल स्थायी सेना थी। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया। इसने खम्स, लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 के स्थान पर 3/4 कर दिया। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काटने का आदेश दिया। इसने अपने शासनकाल में मूल नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा। उसका एक गुलाम था मलिक काफूर। बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले नवीन पद दीवाने रियासत, यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। सहना ए मंडी, प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक बरीद बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था। मुनहियान व गुप्तचर गुप्त सूचना प्राप्त करता था। जमैयत खाना, मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला व 1000 खंबा महल अलाउद्दीन ने इनका निर्माण करवाया। अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था। सिकंदर-ए-शानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवाने रियासत नियुक्त किया था। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीश नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। सहना ए मंडी, खाद्यान्नों की बिक्री हेतु लाया जाता था। सराय ए अदल, यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल, अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थीं। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बरनी की कृति तारीख फिरोजशाही से मिलती है। खजाइनुल फतूह, अमीर खुसरो, रेहला इब्न बतूता एवं फुतूहस लातीन इशामी की कृति है। मूल नियंत्रण को सफल बनाने में मुहत्सिब, शेंसर एवं नाजिर नापतोल अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क, इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले 2 नवीन कर थे, चराई कर और गड़ी कर। चराई कर दुधार पशुओं पर लगाया जाता था और गड़ी कर घरों एवं झोपड़ी पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से 1306 ईस्वी तक मंगोलों के 6 आक्रमण हुए। प्रथम आक्रमण 1297 ईस्वी में कादर खां के नेतृत्व में, दूसरा आक्रमण 1298 ईस्वी में सल्दी के नेतृत्व में, तीसरा 1299 ईस्वी में कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में, चौथा आक्रमण 1303 ईस्वी में तारगी के नेतृत्व में, पांचवा आक्रमण 1305 ईस्वी में अलीबेग और तारताक के नेतृत्व में, छठा आक्रमण 1306 ईस्वी में कबक और इकबाल मंद के नेतृत्व में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी
1316 ईस्वी को हो गई। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। मुबारक खिलजी कभी कभी दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था। बरनी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। मुबारक के वजीर खुसरो खान ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। खुसरो खान ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। देखते हैं तुगलक वंश। 5 सितंबर 1320 को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्रियान्वित 4 योजनाएं। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि 1326 से 1327 ईस्वी। राजधानी परिवर्तन 1326 से 1327 ईस्वी। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 से 1330 ईस्वी। खुरासान एवं कराचिल का अभियान। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। इसने सिंचाई के लिए कुएं, नहरों का निर्माण करवाया। नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर स्थापित किया। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ। इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। 56 कोट कहाँ है? तुगलकाबाद। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई। गयासुद्दीन के बाद उलू खां या जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी शनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। मोहम्मद बिन तुगलक अपने प्रत्येक मलिक के सम्मान में 2 पोशाक दिया करता था, एक जाड़े में, दूसरा गर्मी में। कहा जाता है कि डाक प्रबंधों के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के लिए ताजे फल खुरासान से पीने के लिए गंगाजल मंगवाया जाता था। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा फरिश्ता के अनुसार, तांबा वर्नी के अनुसार धातुओं के सिक्के चलवाए जिनका मूल्य चांदी के रुपए टंका के बराबर होता था। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी। सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग चीनी के कुबलई खां एवं ईरान के गजन खां नामक एक मंगोल शासक ने भी किया था। अफ्रीकी मोरक्को यात्री इब्न बतूता मोरक्को का था। लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया। मोरक्को की राजधानी है रबात। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। इसकी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था और गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है। इसने नगाड़ों की भारी ध्वनि के बीच एक स्त्री को सती होने के दृश्य का वर्णन किया है। इसके कथनानुसार सती होने के लिए सुल्तान से अनुमति लेनी पड़ती थी। मोहम्मद तुगलक के समय जिया नक्शबी पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं की एक श्रृंखला का फारसी में अनुवाद किया। इस पुस्तक का नाम तूतीनामा था, जिसमें एक तोता एक ऐसी वीरानी नायिका को कहानी सुनाता है जिसका पति यात्रा पर गया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने जिन प्रभु शूरी नामक जैन साधु को अपने दरबार में बुलाकर सम्मान प्रदान किया था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी लिखता है कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला शासक था।
जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन मुलहिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अजुधन में शेख मुल्ताना संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए। मोहम्मद बिन तुगलक को मनियारों का राजकुमार भी कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक सबसे अधिक शिक्षित विद्वान शासक कहा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के समय उसके दरबार में विदेशी यात्री इब्न बतूता आया था। इब्न बतूता मोरक्को का था, जिसकी पुस्तक थी रिहला। फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक थट्टा के नजदीक 20 मार्च 1351 को हुआ। पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 को हुआ। खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिनीन की उपाधि दी गई। राज्य व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर खराज, खुम्स, जजिया और जकात को वसूल करने का आदेश दिया। खराज कहते थे लगान को, खुम्स युद्ध में लूट के माल को, जजिया और जकात को वसूल करने का आदेश दिया। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। ये पॉइंट याद रखने वाले हैं। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। फिरोज तुगलक ने एक नया कर, सिंचाई कर भी लगाया, जो उपज का 1/10वां भाग था। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की। इनमें हिसार, फिरोजाबाद, दिल्ली, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख हैं। इसके शासनकाल में खिजराबाद, टोपरा गांव एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं, लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवाने खैरात की स्थापना की। सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या किसके शासनकाल में थी? फिरोज तुगलक के। करीब 1,80,000 दास थे। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवाने बंदगान की स्थापना की। इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। इसने अपनी आत्मकथा फतूहात फिरोज शाही की रचना की। ये एक ऐसा शासक था जिसने स्वयं की आत्मकथा लिखी। इसने जियाउद्दीन बर्नी एवं शमशेर सिराज अफीफ को अपना संरक्षण प्रदान किया। इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में विद्वान अपाउद्दीन द्वारा दलायत फिरोज शाही नाम से अनुवाद करवाया। इसने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए, जिसे अद्धा एवं विक कहा जाता था। विक अद्धा और विक। फिरोज तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हो गई। फिरोज काल में निर्मित खान जहां तेलंगानी के मकबरा की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर ए मस्जिद से की जाती है। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। इस नासिरुद्दीन महमूद तुगलक का शासन दिल्ली से पालम तक ही रह गया था। ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था। तैमूरलंग ने सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। नासिरुद्दीन के समय में ही मलिकु सरसक पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजड़ा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। इसने सुल्तान की उपाधि न धारण करके अपने को रैयत आला की उपाधि से ही खुश रखा। खिज्र खां तैमूरलंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूरलंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजता था। खिज्र खां की मृत्यु 20 मई 1421 में हो गई। खिज्र खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की थी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। इसकी पुस्तक तारीख मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्षों तक रहा।
लोधी वंश 1451 से 1426 ईस्वी। लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी था। इससे पहले हम जान लेते हैं कि सैयद वंश का अंतिम सुल्तान था अलाउद्दीन आलम शाह। और यहीं पर हम जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश रहे थे। गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी, खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी, तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी, सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी, लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। वह 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। बहलोल लोधी की उपाधि कौन सी थी? बहलोल शाह गाजी, ये इसकी उपाधि थी। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को जाता है। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया। वह अपने सरदारों को मकसद-ए-अली कहकर पुकारता था। वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। सोचो कैसा शासक था, सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की। भूमि के लिए मापन के प्रामाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोधी ने किया। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोधी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी में हो गई। इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा। संभवतः दिल्ली के सुल्तानों में सिकंदर लोधी प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों मुख्यतः होली में भाग लेता था। दिल्ली की मोठ मस्जिद सिकंदर लोधी के प्रधानमंत्री वजीर मियां भोइया ने 1505 ईस्वी में बनवाई थी। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी बाबर से हार गया। इस युद्ध में वह मारा गया। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण किसने दिया था? पंजाब के शासक दौलत खान लोधी इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान ने दिया था। सल्तनत कालीन व्यवस्था। केंद्रीय प्रशासन का मुखिया सुल्तान हुआ करता था। बलबन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था। लोधी वंश के शासनकाल में सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को मजलिस ए खलवत कहा गया। मजलिस ए खास में मजलिस ए खलवत की बैठक होती थी। वार ए खास, इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों और अन्य रईसों को बुलाता था। बार ए आजम, सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। मंत्री एवं उससे संबंधित विभाग। वजीर प्रधानमंत्री राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। मुशरिफ ए मुमालिक महालेखाकार प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा करता था। मजमुआदर उधार दिए गए धन का हिसाब रखता था। खजीन कोषाध्यक्ष कहलाता था। आरिज एक मुमालिक दीवाने अर्ज तथा सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। सद्र उश शुदूर धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख होता था। काजी उल कजात सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी। वरीद मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी। वकील दर सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। दीवाने खैरात दान विभाग का अधिकारी। दीवाने बंदगान दास विभाग का अधिकारी। दीवाने इस्तिहाक पेंशन विभाग का अधिकारी। सल्तनत काल में दीवाने रियासत धार्मिक मामलों, पवित्र स्थानों तथा योग विद्वानों और धर्मपरायण लोगों को वजीफा देता था। इसका अध्यक्ष प्रमुख सदर होता था जो साधारणतः प्रधान काजी होता था। वह न्याय विभाग का भी अध्यक्ष होता था। विभाग और बनाने वाला सुल्तान। दीवाने
खराज वित्त विभाग को किसने बनाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवाने कोही कृषि विभाग किसने बनाया? मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग इसको किसने बनाया? बलबन ने। दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक। दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक। दीवाने इस्तिहाक फिरोज शाह तुगलक। दीवाने इंशा नामक विभाग राज्य के पत्राचार से संबंध रखता था। दीवाने इंशा नामक विभाग राज्य के पत्राचार से संबंध रखता था। साम्राज्य के विभिन्न भागों में चल रही गतिविधियों की पूर्ण जानकारी के लिए दूतों की नियुक्ति की जाती थी। ये दूत वरीद कहलाते थे। शासक के सबसे ज्यादा विश्वास पात्र लोग ही मुख्य वरीद के पद पर नियुक्त किए जाते थे। लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। यह विभाग नहरों तथा सार्वजनिक भवनों का निर्माण करता था। सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था जिसे इक्ता या शुबा कहा जाता था। यहाँ का शासन नायब या बली या मुक्ति द्वारा होता था। इक्ताओं को सिकों जिलों में विभाजित किया गया था। सिकों को जिला बोला जाता था जहाँ का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था जो एक सैनिक अधिकारी था। राजस्व कर व्यवस्था उश्र मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमिकर, खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमिकर, जकात मुसलमानों पर धार्मिक कर संपत्ति का 40वां हिस्सा, जजिया कर गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर, खम्स यह लूटे हुए धन खानों अथवा भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग था जिस पर सुल्तान का अधिकार था तथा शेष 4/5 भाग उसके सैनिकों अथवा खजानों को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता था। परंतु फिरोज तुगलक को छोड़कर इन सभी शासकों ने 4/5 हिस्सा स्वयं के लिए रखा। सुल्तान सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजानों में से कोई हिस्सा नहीं लिया। जजिया कर किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिर इसे समाप्त किसने किया था? जजिया कर लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। यहाँ लिखने की जगह नहीं है। फिरोज शाह तुगलक ने। इसको समाप्त किया था अकबर ने। अकबर ने इसे समाप्त किया था। और जजिया कर में वृद्ध, संत और महिलाओं पर को छूट मिली थी। सिखों को परगनों में विभाजित किया गया था। आमिल परगने का मुख्य अधिकारी था और मुशर्रिफ लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी। एक शहर या 100 गांवों के शासन की देखरेख अमीर सदा नामक अधिकारी करता था। शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। ग्राम में सबसे अधिक प्रभावशाली लोग खुद जो छोटे जमींदार होते थे और मुकद्दम जो मुखिया होते थे। ग्राम का एक पटवारी होता था। सुल्तान की स्थायी सेना को खास खेल नाम दिया गया था। यहाँ कुछ एक छोटी सी चार्ट दी हुई है, इसे देख लेते हैं। 10 अश्वारोही, 1 सर, 1 खेल। 10 सर, 1 खेल, 1 सिपहसालार। 10 सिपहसालार, 1 अमीर। 10 अमीर, 1 मलिक। 10 मलिक, 1 खान। मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलीक तथा अर्राद कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त किया था। इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत किसने की? फिरोज तुगलक ने। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना चाहिए। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो लिख लीजिए। इक्ता प्रथा को शुरू किसने किया था? इक्ता प्रथा को शुरू किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और इसे खत्म किसने किया था? इक्ता प्रथा को शुरू किया था बहलूल लोदी ने। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त किया और इसे दोबारा किसने शुरू किया था? फिरोज तुगलक ने। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब एवं रूस से मंगाए जाते थे। हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे। यहाँ पर कुछ स्थान दिए गए हैं, वो क्यों प्रसिद्ध हैं चलिए देख लेते हैं। सरस्वती अच्छी किस्म के चावल के लिए प्रसिद्ध है। अन्यवाड़ा व्यापारियों का तीर्थ स्थल के रूप में। शतगांव रेशमी रजाइयों के लिए। आगरा नील उत्पादन के लिए। बनारस सोने चांदी व जड़ी काम के लिए। सल्तनत कालीन कानून शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आधारित था। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे: कुरान, हदीस, इज्मा एवं कयास। सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय के लिए उपस्थित होता था। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा गया है। भूमि की नाप खोज करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मशाहत कहलाता था। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने की। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि खालसा भूमि कहलाती थी।
अलाउद्दीन ने दान में दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। सल्तनत कालीन मुद्रा व्यवस्था चांदी के टंके और तांबे के दिरहम पर आधारित थी। देवल सल्तनत काल में अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। देवल के बारे में आप पढ़ चुके हैं ना। मोहम्मद बिन कासिम ने इस बंदरगाह पे अधिकार किया था। अब चलते हैं विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य के बारे में देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। इसे संगम वंश भी कहा जाता है। विजयनगर कहाँ है? हम्पी में है। विजयनगर की राजधानी क्या है? हम्पी। और हम्पी कहाँ है? कर्नाटक। कर्नाटक की भाषा क्या है? तेलुगु। और हम्पी तुंगभद्रा नदी पर स्थित है, जो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। विजयनगर साम्राज्य को जीत का शहर भी कहा जाता है। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त करके की थी। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की थी, जिसे विजयनगर साम्राज्य कहा गया। संगम वंश के प्रमुख शासक कौन कौन थे? हरिहर 1336 से 1356 ईस्वी, बुक्का फर्स्ट 1356 से 1377 ईस्वी, हरिहर सेकंड 1377 से 1404 ईस्वी, देवराय फर्स्ट 1406 से 1422 ईस्वी, देवराय सेकंड 1422 से 1446 ईस्वी, मल्लिकार्जुन 1446 से 1465 ईस्वी, विरूपाक्ष सेकंड 1465 से 1485 ईस्वी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। हम्पी तुंगभद्रा नदी पर स्थित है, जो कृष्णा नदी की सहायक है। इसकी राजभाषा तेलुगु थी। हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों ने शासन किया: संगम, शलुभ, तुलुभ एवं अरावीडु वंश। अष्टदिग्गज में शामिल कवि और उनकी रचना: अल्लशनि, पेद्दन, मनुचरित एवं हरिकथासार, नंदी तिम्म, परिजात हरण, भट्टमूर्ति, नरसभुपाल्यम और हरिचंद्रन लोपाख्यानम, धूर्जति, कलहस्ति महात्म्य, मल्लन, राजशेखर चरित, अच्युतराज, सकल कथा सार संग्रह, अच्युतराज रामचंद्र, सकल कथा सार संग्रह एवं रामाभ्युदयम, पिंगाली राघव पांड्य, पिंगाली सूरत राघव पांड्य, तेनाली रामकृष्णन, पांडुरंग महात्म्य। बुक्का फर्स्ट ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। हरिहर सेकंड ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इटली का यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया। इसने दास प्रथा के बारे में विस्तृत वर्णन किया। कौन आया था? इटली का यात्री निकोलो कांटी। तेलुगु के 5 महाकाव्य कौन से हैं? आमुक्त माल्यद कृष्णदेवराय इसके रचनाकार हैं। मनुचरितम अल्लसनि पेद्दन, वसुचरित भट्टमूर्ति, राघव पांडवियुम बियमु, पिंगल सूरत, पांडुरंग महात्म्य, तेनाली रामकृष्ण। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया ताकि जल की कमी दूर करने के लिए नहर पानी ला सके। सिंचाई के लिए उसने हरिद्रा नदी पर भी बांध बनवाया। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। इसे इमाड देवराय भी कहा जाता था। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय सेकंड के शासनकाल में विजयनगर आया था। ये इनको जो फारसी विदेशी राजदूत वगैरह आते हैं, इनके नाम याद रख लीजिए, और ये किसके शासनकाल में आए थे उनके नाम याद रख लीजिए। इसके अनुसार विजयनगर में पुलिस वालों का वेतन वेश्यालय की आय से दी जाती थी। तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय सेकंड के दरबार में रहे। फरिश्ता के अनुसार देवराय सेकंड ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया तथा उन्हें जागीरें दी थीं। एक अभिलेख में देवराय सेकंड को जगवेटकर, हाथियों का शिकारी कहा गया। देवराय सेकंड ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक, सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। मल्लिकार्जुन को
प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था। सालुब नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालुब वंश 1485 से 1506 ईस्वी की स्थापना की। तुलुब वंश 1505 से 1565 ईस्वी की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। तुलुब वंश का महान शासक कृष्णदेव राय था। वह 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बना। शालुब तिम्मा कृष्णदेव राय का योग मंत्री एवं सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। कौन आया था? डोमिगोस पायस पुर्तगाली शासक कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत विजयनगर आया। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में अल्लसनी पेद्दन सर्वप्रमुखता, जो संस्कृत एवं तेलुगु दोनों भाषाओं का विद्वान था। इसे तेलुगु कविता का पितामह व आंध्र कविता का पितामह की उपाधि प्राप्त थी। उसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त माल्याद एवं संस्कृत में जामवती, कल्याणम और उषा पर्णय की रचना की। विजयनगर साम्राज्य में नंदिनागढ़ी लिपि का प्रयोग होता था। नागलपुर नामक नए नगर हजाराराम विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। इसके अतिरिक्त कृष्णदेव राय ने चिदम्बरम मंदिर, अंबारम में पार्वती का मंदिर, कांचीपुरम में वरदराज एवं एकम्बरम नाथ मंदिर का निर्माण करवाया। वासुदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो गई। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो गई। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधि धारण की थी। तुबुल वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। राक्षसी तंगड़ी या तालिकोटा या बन्नीहट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ। इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। तालिकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे। तुंगभद्रा के दोआब में, कृष्णा गोदावरी के कछार में और मराठवाड़ा प्रदेश में। तालिकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया। विजयनगर के चौथे राजवंश अरावीडु वंश 1570 से 1672 ईस्वी की स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में किया। अरावीडु वंश का अंतिम शासक रंग थर्ड था। अरावीडु शासक वेंकट सेकंड के शासनकाल में ही वोडेयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम घटते हुए इस प्रकार था। प्रांत मंडल को कहा जाता था प्रांत कोट्टम, वलनाडु, नाडु, उरु। प्रांत मंडल को कहा जाता था कोट्टम या बलनाडु। जिले को कहा जाता था नाडु। मेला ग्राम 50 गांव का समूह, उरु ग्राम। विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। ये नायक वस्तुतः भूषामंत थे, जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनकी अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड दे देता था, जो अमरम कहलाता था। आयंगर व्यवस्था प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। इन ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिनको सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री देखिए कौन कौन से थे। निकोलो कोंटी इटली का था। 1420 ईस्वी में देवराय फर्स्ट के शासन में यह विजयनगर आया। अब्दुल रज्जाक फारसी था। 1442 ईस्वी में देवराय सेकंड के दरबार में आया था। नूनिज पुर्तगाली था। 1535 ईस्वी में अच्युत राय के दरबार में आया था। डोमिंग पायस पुर्तगाली था। 1515 ईस्वी में कृष्णदेव राय के दरबार में आया। बारबोसा पुर्तगाली था। 1515 से 1516 ईस्वी में कृष्णदेव राय के दरबार में आया। कर्णिक नामक आयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था। भूराजस्व की दर उपज का 1/6वां भाग था। विवाह कर वर एवं वधू दोनों से लिया जाता था। विधवा से विवाह करने वाले इस कर से मुक्त थे। उम्बले ग्राम विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति थी। रक्त कोड़गे युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को कहा जाता था रक्त कोड़गे। कुट्टगे ब्राह्मण
मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे, ऐसी भूमि को कुट्टक कहा जाता था। वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे, कूद कहलाते थे। युद्ध में वीरता दिखाने वाले पुरुषों के लिए गंडपेत्र नामक पैर में धारण करने वाले कड़े को सम्मान का प्रतीक माना जाता था। कृष्णदेव राय के दरबार में महिला अंगरक्षिकाओं का वर्णन मिलता है। विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था। इस विभाग का अधिकारी दंडनायक या सेनापति होता था। टकसाल विभाग को जोरी खाना कहा जाता था। चेट्टियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंजाल कहा जाता था। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बड़वा कहा जाता था। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्यों की क्रय विक्रय को वेग वग कहा जाता था। प्रथा का प्रचलन नहीं था, परंतु सती प्रथा स्वैच्छिक विद्यमान थी। अपनी स्वेच्छा से कोई भी सती हो सकता है। बाल विवाह सामान्य प्रथा थी। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। विजयनगर के मंदिर स्थापत्य की एक प्रमुख विशेषता कल्याण मंडप एवं 1000 स्तंभों वाले गोपुरम का निर्माण था। मंदिर के साथ देवता की पत्नी हेतु अम्मान मंदिर का भी निर्माण होता था। तिरुपति मंदिर में केशदेव राय एवं उसकी पत्नियां तिरुमल एवं चिंता देवी, वेंकट प्रथम आदि की मूर्तियां हैं। महानवमी का त्योहार विजयनगर का प्रमुख राज्योत्सव था। यह उत्सव देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए था। विजयनगर काल की कन्नड़ कृतियों में भीमक द्वारा रचित बाश पुराण प्रसिद्ध लिंगायत धर्म ग्रंथ था। मदुरा विजयम बुक्का प्रथम की पुत्र कुमार कंपन की पत्नी गंगा देवी की रचना है। मदुरा विजयम। कृष्णदेव राय और राम राय एक अच्छे संगीतज्ञ थे। लक्ष्मी नारायण कृष्णदेव राय का दरबारी संगीतकार था। उसने संगीत सूर्योदय नामक पुस्तक की रचना की। संत विधरण्य ने संगीत ग्रंथ संगीतकार की रचना की। वीणा विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय संगीत वाद्य था। विजयनगर की चित्रकला लिपाक्षी कला के नाम से जानी जाती। इस चित्रकला के विषय रामायण एवं महाभारत के लिए गए हैं। विजयनगर में नृत्य संगीत को मिलाकर एक शैली विकसित हुई जो यक्षिणी शैली के नाम से जानी जाती है। इस साम्राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का स्वर्ण का 12 था। इसका वजन 52 ग्रेन था, जिसे विदेशी यात्रियों ने हूड़, परदोस या पगोड़ा के रूप में उल्लिखित किया। सोने के छोटे सिक्कों को प्रताप या फड़म कहा जाता था। प्रताप 26 ग्रेन तथा फड़म 5.5 ग्रेन का होता था। चांदी के छोटे सिक्कों को तार कहा जाता था। विजयनगर के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में क्रूजेडो, पुर्तगाली दीनार, फारसी फ्लोरिन और डुकेट इडली मुद्राएं प्रचलित थीं। चलिए अब देखते हैं बहमनी राज्य। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की हुआ है। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा और गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। इसकी राजभाषा मराठी थी। इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार एवं बीदर में बांटा। इसकी मृत्यु 11 फरवरी 1358 ईस्वी को हो गई। अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। इसके काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग बुक्का के विरुद्ध हुआ। बहमनी वंश के प्रमुख शासक मोहम्मद शाह फर्स्ट 1358 से 1375 ईस्वी, अलाउद्दीन मुजाहिद शाह 1375 से 1378 ईस्वी, दाऊद फर्स्ट 1378 ईस्वी, मोहम्मद शाह सेकंड 1378 से 1397 ईस्वी, ताजुद्दीन फिरोज 1397 से 1422 ईस्वी, शिहाबुद्दीन अहमद फर्स्ट 1422 से 1436, अलाउद्दीन अहमद सेकंड 1436 से 1458 ईस्वी, शमसुद्दीन मोहम्मद थर्ड 1463 से 1482 ईस्वी। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताज उद्दीन फिरोज ने की थी। यह खगोलिकी को प्रोत्साहन देता था और उसने दौलताबाद के पास एक वेधशाला बनवाई। फरिश्ता के अनुसार फिरोज फारसी, अरबी, तुर्की के अतिरिक्त तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा का भी ज्ञाता था। चोल और दभोल इसके समय के प्रमुख बंदरगाह थे। प्रांतपति तरफदार के विशेष विरुद्ध दौलताबाद, मनसद ए आली, बरार, मजलिस ए आली, बीदर, अजाम ए हुमायूं, गुलबर्गा, मालिक नयाब। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित की। इसने बीदर का नया नाम मोहम्मदाबाद रखा। मोहम्मद थर्ड के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवाह ईरान को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मोहम्मद थर्ड के आदेश पर 1482 में 70 वर्ष की अवस्था में महमूद गवाह को फांसी दे दी गई। महमूद गवाह ने बीदर में एक महाविद्यालय की स्थापना कराई।
इसका भवन तिमंजिला था। इसमें 1000 अध्यापक और विद्यार्थी रह सकते थे। उन्हें भोजन और कपड़ा भी राज्य की ओर से मुफ्त दिया जाता था। रियाजुल इंसा नाम से महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह किया गया। 1470 ईस्वी में रूसी यात्री निकेतन बहमनी साम्राज्य बीदर की यात्रा पर आया। इस समय बहमनी राज्य पर मोहम्मद III का शासन था। बीजापुर गुलबर्गा तराफ सबसे महत्वपूर्ण में शामिल था। कलीम उल्ला बहमनी वंश का अंतिम शासक था। इसकी मृत्यु के समय बहमनी राज 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया। इन स्वतंत्र राज्यों से संबंधित विवरण इस प्रकार है। बीजापुर आदिल शाही वंश, संस्थापक कौन थे? यूसुफ आदिल शाह। स्थापना कब हुई? 1489 ईस्वी में। अहमदनगर निजाम शाही वंश, संस्थापक मलिक अहमद। स्थापना 1490 ईस्वी। बरार इमाद शाही वंश, संस्थापक फतेउल्ला इमाद शाह। स्थापना 1490 ईस्वी। गोलकुंडा कुतुब शाही वंश, संस्थापक कुली कुतुब शाह। स्थापना वर्ष 1512 ईस्वी। बीदर वरीद शाही वंश, संस्थापक अमीर अली वरीद। स्थापना वर्ष 1526 ईस्वी। मोहम्मद फर्स्ट के मंत्री सैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय शासन का कार्य कई विभागों में बांटा। 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया जो इस प्रकार थे। वकील ए सल्तनत, दिल्ली के मलिक नायब के समान। वकील ए कुल, मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण वकील को छोड़कर। अमीर जुमला, अर्थ विभाग का अध्यक्ष। वजीर अशरफ, विदेश नीति एवं दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन। नाजिर, वह अर्थ विभाग से संबंधित था। पेशवा, वकील ए सल्तनत का सहायक। कोतवाल, नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी। सदरे ए जहां, न्याय विभाग, धर्म तथा दान विभाग का अध्यक्ष। बीजापुर के शासक अली आदिल शाह को सूफी कहते थे। अकबर से पहले उसने अपने दरबार में कैथोलिक मिशनरियों को बुलाया था। उसने अपने पुस्तकालय का अध्यक्ष प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान बामन पंडित को बनाया था। उसके उत्तराधिकारियों ने संस्कृत एवं मराठी भाषा को प्रश्रय देना जारी रखा था। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को अबला बाबा या गरीबों का दोस्त कहा जाता था। उसने किताबे नौरस नाम की एक पुस्तक की रचना की जिसमें गीतों को विभिन्न रागों में बांधकर प्रस्तुत किया गया था। उसने नौरसपुर नाम से एक नई राजधानी बनाई। अपने व्यापक दृष्टिकोण के कारण यह जगत गुरु कहलाता था। उसने बिठोबा की उपासना के केंद्र पंढरपुर को भी अनुदान दिए। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 से 1592 में हैदराबाद के बीच में 4 मीनार बनवाई। इसमें चारों दिशाओं में 4 ऊंचे मेहराब हैं जो 4 मंजिला हैं और उनमें से प्रत्येक की ऊंचाई 48 मीटर है। हैदराबाद शहर को कुली कुतुब शाह ने ही बसाया था। इब्राहिम रोजा और गोल गुंबज बीजापुरी इमारतों में सबसे प्रसिद्ध है। इब्राहिम रोजा इब्राहिम आदिल शाह का मकबरा है। स्वतंत्र प्रांतीय राज्य जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जूना खां या मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ख्वाजा जहान ने की थी। ख्वाजा जहान को मलिक उस सर पूर्व का स्वामी की उपाधि 1394 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दी थी। जौनपुर के अन्य प्रमुख शासक थे मुबारक शाह 1399 से 1402 ईस्वी, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह 1402 से 1436 ईस्वी, महमूद शाह 1436 से 51 ईस्वी, अंतिम शासक हुसैन शाह 1458 से 1500 ईस्वी। लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर बहलोल लोदी ने कब्जा कर लिया। सरकी शासन के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह के समय में जौनपुर में साहित्य एवं स्थापत्य कला के क्षेत्र में हुए विकास के कारण जौनपुर को भारत के सिराज के नाम से जाना गया। अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह द्वारा किया गया था। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजयचंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर किया गया था। जामा मस्जिद का निर्माण 1470 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी के द्वारा किया गया था। पीर बोधन नामक सूफी संत इस काल का एक महान संगीतकार था। झंझरी मस्जिद 1430 ईस्वी में इब्राहिम सरकी के द्वारा एवं लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 ईस्वी में किया गया था। कश्मीर सुहादेव नामक एक हिंदू ने 1301 ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की। 1339 से 40 ईस्वी में कश्मीर में शाहमीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाहमीर था जो शमसुद्दीन शाहमीर के नाम से गद्दी पर बैठा। इसने अपनी राजधानी इंद्रकोट में स्थापित की। अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हटाकर अलाउद्दीनपुर श्रीनगर में स्थापित की। हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर शाह 1389 से 1413 को बुद्ध सिकन कहा गया। 1420 ईस्वी में जैन उल आबदीन सिंहासन पर बैठा। इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा गया। इसने जजिया हटा दिया, गोवध निषिद्ध कर दिया,
तथा सती प्रथा पर से प्रतिबंध हटा दिया। जैन उल आबदीन के प्रशासन में अनेक हिंदुओं को ऊंचे पद प्राप्त थे। श्री भट्ट उसका न्याय मंत्री और दरबारी चिकित्सक था। बूलर झील स्थित जैनालंका इसके काल की अभियांत्रिकी उन्नति का उत्कृष्ट नमूना है। जैन उल आबदीन फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती आदि भाषाओं का ज्ञाता था। इसने महाभारत एवं राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद करवाया। बंगाल इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया। लखनौती उत्तर बंगाल, सोनारगांव पूर्व बंगाल व सतगांव दक्षिण बंगाल। 1345 ईस्वी में हाजी इलियास बंगाल के विभाजन को समाप्त कर शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बना। पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण 1364 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया। बंगाल का शासक गयासुद्दीन आजम शाह 1389 से 1409 ईस्वी में अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। अलाउद्दीन हुसैन शाह 1493 से 1518 ईस्वी ने राजधानी को पांडुआ से गौड़ स्थानांतरित किया। महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन के समकालीन थे। अलाउद्दीन ने सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की। मालाधर बसु ने अलाउद्दीन के शासनकाल में ही श्री कृष्ण विजय की रचना कर गुणराज खान की उपाधि धारण की। इनके बेटे को सत्यराज खान की उपाधि दी गई। नासिरुद्दीन नुसरत शाह ने गौड़ में बड़ा सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया। अब देखते हैं मालवा। दिलावर खान ने 1401 ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया। दिलावर का पुत्र अलग खां हुशंग शाह की उपाधि धारण कर 1405 ईस्वी में मालवा का शासक बना। इसने अपनी राजधानी को धारा से मांडू स्थानांतरित किया। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने की। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह सेकंड को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी। मालवा को गुजरात में मिला लिया। मांडू के किले हिंडोला भवन या दरबार हॉल का निर्माण हुशंग शाह ने करवाया था। दिल्ली दरवाजा इस किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बाज बहादुर एवं रूपमती का महल का निर्माण सुल्तान नासिरुद्दीन शाह द्वारा करवाया गया था। जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था। कुश्क महल को महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान पर बनवाया था। गुजरात के शासक राजा कर्ण को पराजित कर अलाउद्दीन ने 1297 ईस्वी में इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। 1391 ईस्वी में मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा नियुक्त गुजरात का सूबेदार जफर खान ने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि ग्रहण कर 1407 ईस्वी में गुजरात का स्वतंत्र सुल्तान बना। गुजरात के प्रमुख शासक थे अहमद शाह 1411 से 52 ईस्वी, महमूद शाह बेगड़ा 1458 से 1511 ईस्वी, बहादुर शाह 1526 से 1537 ईस्वी। अहमद शाह ने अशावल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नामक नगर बसाया। पाटन से राजधानी हटाकर अहमदाबाद को राजधानी बनाया। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद बेगड़ा था। महमूद बेगड़ा ने गिरनार के निकट मुस्तफाबाद नामक नगर और चंपानेर के निकट मोहम्मदाबाद नगर बसाया। मेवाड़ अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ के गुहिलौत राजवंश के रत्न सिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। गुहिलौत वंश की एक शाखा सिसोदिया वंश के हमीर देव ने मोहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया। राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना की। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ। राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना की। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ, जिसमें अकबर विजयी हुआ। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। खानदेश तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद राजा फारूकी ने नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच 1382 ईस्वी में खानदेश की स्थापना की। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी। इसका सैनिक मुख्यालय असीरगढ़ था। 1601 ईस्वी में अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। सूफी आंदोलन अबू हाशिम ने सबसे पहले सूफी शब्द का प्रयोग किया था। जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें खान कहा या मठ कहा जाता था। सूफियों के धर्मसंघ बाशारा इस्लामी सिद्धांत के समर्थक और बेशारा इस्लामी सिद्धांत से बंधे नहीं में विभाजित थे। भारत में चिश्ती एवं सोहरावर्दी सिलसिले की जड़ें काफी गहरी थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत की। चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र अजमेर था। इस सिलसिला के कुछ अन्य महत्वपूर्ण संत थे निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद बख्तियार काकी, शेख बुरहानुद्दीन गरीब बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे।
बाबा फरीद की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं। बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया एवं अलाउद्दीन साबिर। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। इनके प्रमुख शिष्य थे शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो, अमीन हसन देहलवी। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने 1340 ईस्वी में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की और दौलताबाद को मुख्य केंद्र बनाया। सूफियों के सोहरावर्दी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना शेख शिहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी ने की, किंतु 1262 ईस्वी में इसके सुदृढ़ संचालन का श्रेय शेख बदरुद्दीन जकारिया को है। इन्होंने सिंध एवं मुल्तान को मुख्य केंद्र बनाया। सोहरावर्दी धर्मसंघ के अन्य प्रमुख संत थे जलालुद्दीन तबरीजी, सैयद सुर्खजोश, बुरहान आदि। सोहरावर्दी सिलसिला ने राज्य के संरक्षण को स्वीकार किया था। शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने सत्तारी सिलसिले की स्थापना की थी। इसका मुख्य केंद्र बिहार था। कादरी धर्मसंघ सिलसिला की स्थापना सैयद अबुल कादिर अल जिलानी ने बगदाद में की थी। भारत में इस सिलसिला के प्रवर्तक मोहम्मद गौस थे। इस सिलसिले के अनुयायी गाने बजाने के विरोधी थे। ये लोग शिया मत के विरुद्ध थे। राजकुमार द्वारा शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र कादरी सिलसिला के मुल्ला शाह का शिष्य था। नक्शबंदी धर्मसंघ सिलसिला की स्थापना ख्वाजा उबैदुल्लाह ने की थी। भारत में इस सिलसिला की स्थापना ख्वाजा बकीविल्लाह ने की थी। भारत में इसके व्यापक प्रचार का श्रेय बकीविल्लाह के शिष्य अकबर के समकालीन शेख अहमद सरहिंदी को था। फिरदौसी सोहरावर्दी सिलसिला की ही एक शाखा थी जिसका कार्य क्षेत्र बिहार था। इस सिलसिले को शेख शरीफुद्दीन ने लोकप्रिय बनाया। ख्वाजा निजामुद्दीन के शिष्य थे। याह्या ख्वाजा निजामुद्दीन के शिष्य थे। भक्ति आंदोलन 6वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन का शुरुआत तमिल क्षेत्र से हुआ जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई। भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार वैष्णव संतों और 63 नयनार शैव संतों ने किया। शैव, नयनार और वैष्णव अलवार जैनियों और बौद्धों के अपरिग्रह को अस्वीकार कर ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को ही मुक्ति का मार्ग बताते थे। अलवार शब्द का अर्थ है अंत ज्ञान रखने वाला, वह व्यक्ति जो ईश्वरीय चिंतन में पूर्णतः विलीन हो गया हो। अलवारों में एकमात्र महिला साध्वी अंडाल का नाम मिलता है जिसके भक्ति गीतों में कृष्ण कथाएं अधिक मिलती हैं। शैव संत अप्पार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया। भक्ति कवि संतों को संत कहा जाता था। उनके 2 समूह थे। प्रथम समूह वैष्णव संत थे जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए। वे भगवान विठोबा के भक्त थे। विठोबा पंथ के संत और उनके अनुयायी बरकरी या तीर्थ यात्री पंथ कहलाते थे क्योंकि हर वर्ष पंढरपुर की तीर्थ यात्रा पर जाते थे। दूसरा समूह पंजाब एवं राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्रों में सक्रिय था और इसकी निर्गुण भक्ति हर विशेषता से परे भगवान की भक्ति में आस्था थी। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा लाया गया। बंगाल में कृष्ण भक्ति की प्रारंभिक प्रतिपादकों में विद्यापति ठाकुर और चंडीदास थे। रामानंद की शिक्षा से 2 संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ, सगुण जो पुनर्जन्म में विश्वास रखता था और निर्गुण जो भगवान के निराकार रूप को पूजता है। सगुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध व्याख्याताओं में थे तुलसीदास, नाभादास, रामभक्त और निम्बार्क, बल्लवाचार्य, चैतन्य सूरदास और मीराबाई जैसे कृष्ण भक्त। निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि थे कबीर, जिन्हें भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना गया। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा 4 मतों की स्थापना की गई। कौन कौन सी मत है वो चलिए देखते हैं। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य विशिष्टा द्वैतवाद, ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य द्वैतवाद, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी शुद्ध द्वैतवाद, शनकादि संप्रदाय निम्बकाचार्य द्वैतवाद। भक्ति आंदोलन के संत शंकराचार्य, इनका जन्म 708 ईस्वी में केरल के कलाड नामक गांव में हुआ। इनके पिता शिवगुरु, माता आर्यम्बा थी। संन्यास की दीक्षा इन्होंने गोविंद योगी से ली। भारत के 4 कोनों में पीठों की स्थापना की। दक्षिण में श्रृंगेरी, चिक्कमंगलुरु, कर्नाटक में शारदा पीठ, पूर्व में पुरी, उड़ीसा में गोवर्धन पीठ, उत्तर में बद्रीनाथ, चमोली उत्तराखंड में ज्योतिष पीठ तथा पश्चिम में द्वारिका, जामनगर गुजरात, शारदा पीठ, कालिका पीठ। 4 पीठों में सबसे श्रृंगेरी पीठ की स्थापना हुई थी। शंकराचार्य की मृत्यु 820 में हो गई। शंकराचार्य ने बादरायण के ब्रह्मसूत्र के आधार पर अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो जीव ब्रह्म की एकता के सिद्धांत पर आधारित है, जिसको अद्वैतवाद का नाम दिया। यद्यपि शंकराचार्य शैव धर्म के अनुयायी थे तथापि इन्होंने पंचायतन पूजा का निरूपण किया जिसमें शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य एवं गणेश की पूजा का विधान था। 5 देवता दिए गए हैं इसलिए इसे पंचायतन पूजा बोला गया है। रामानुजाचार्य 11वीं शताब्दी
इन्होंने राम को अपना आराध्य माना। इनका जन्म 1017 ईस्वी में मद्रास के निकट पेरुम्बर नामक स्थान पर हुआ। 1337 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। रामानुज ने वेदांत में प्रशिक्षण अपने गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त किया। इनके अनुसार मोक्ष प्राप्त का सर्वोत्तम साधन विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने विशिष्टाद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। इसके सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया। अब देखते हैं रामानंद। 1368 से 1468। रामानंद का जन्म प्रयाग में हुआ। इनकी शिक्षा प्रयाग तथा वाराणसी में हुई। उन्होंने अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया। रामानुज की बात इन्होंने भी भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम एवं सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा। रामानंद के 12 शिष्यों में 2 स्त्रियां पद्यावती एवं सुरसरी थीं। इनके प्रमुख शिष्य थे रैदास चमार, कबीर जुलाहा, धन्ना जाट, सेना नाई, पीपा राजपूत। रामानंद के 12 शिष्यों में 2 स्त्रियां पद्मावती सुरसरी थीं। इनके प्रमुख शिष्य थे रैदास चमार, कबीर जुलाहा, धन्ना जाट, सेना नाई, पीपा राजपूत, सदना कसाई। कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में विवादास्पद था। इनका जन्म 1440 ईस्वी में वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। लोक लज्जा के भय से उसने नवजात शिशु को वाराणसी में लहरतारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया। जुलाहा नीरू तथा उसकी पत्नी नीमा इस नवजात शिशु को अपने घर ले आए। इस बालक का नाम कबीर रखा गया। कबीर की शादी लोई से हुई। उसके 2 बच्चे हुए और उनकी जिंदगी आम गृहस्थ जैसी ही थी। इन्होंने राम, रहीम, हजरत, अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर के अनेक रूप माने। इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, वाय आडंबर, मूर्ति पूजा, जब तक अवतारवाद आदि का घोर विरोध करते हुए अकेश्वरवाद में आस्था व्यक्त की। निराकार ब्रह्म की उपासना को महत्व दिया। निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े कबीर ऐसे प्रथम भक्त थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया। इनके अनुयायी कबीरपंथी कहलाए। कबीर के उपदेश शबद सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित हैं। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक शिष्य धर्मदास द्वारा संकलित नाम से प्रसिद्ध है। बीजक में 3 भाग है, रमैनी, शबद और साखी। उनकी भाषा को सदुक्कड़ी कहा गया है। इसमें ब्रज भाषा, अवधी, राजस्थानी भाषा के शब्द पाए जाते हैं। कबीरदास की मृत्यु 1510 ईस्वी में मगहर में हुई। कबीर सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। देखते हैं गुरु नानक। इनका जन्म 1469 ईस्वी में पंजाब के रावी नदी के तट पर स्थित तलवंडी नामक गांव में हुआ, जो अब ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है। इनकी माता तृप्ता देवी तथा पिता का नाम मेहता कालूराम था, जो पटवारी थे। बटाला के मूलराज खन्नी की बेटी सुलक्षणी से उनका विवाह हुआ, जिससे उन्हें 2 पुत्र 2 पुत्रियां हुई। उन्होंने देश का 5 बार चक्कर लगाया, जिसे उदासीस कहा जाता है। उन्होंने कीर्तनों के माध्यम से उपदेश दिए। वे काव्य रचना करते थे और रबाब की संगीत के साथ गाया करते थे। सारंगी उनका स्वामी भक्त शिष्य भाई मर्दाना बजाया करता था। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने रावी नदी के किनारे करतारपुर में अपना डेहरा मठ स्थापित किया। अपने जीवन काल में ही उन्होंने आध्यात्मिक आधार पर अपने पुत्रों की जगह अपने शिष्य भाई लहना अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इनकी मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुई। नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। चैतन्य स्वामी। इनका जन्म 1486 में नवद्वीप बंगाल के मायपुर गांव में हुआ। इनके पिता जगन्नाथ मिश्र तथा माता सची देवी थी। पाठशाला में चैतन्य को निमाई पंडित या गौरांग कहा जाता था। इनका वास्तविक नाम विशंबर था। इन्होंने गौशाई संघ की स्थापना की और साथ ही संकीर्तन प्रथा, गायन की कीर्तन शैली को जन्म दिया। इनके दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत्य भेदवाद के नाम से जाना जाता है। 1510 ईस्वी में केशव भारती नामक सन्यासी ने चैतन्य को सन्यास की दीक्षा दी। सन्यासी बनने के बाद बंगाल छोड़कर पूरी उड़ीसा चले गए, जहां उन्होंने 2 दशक तक भगवान जगन्नाथ की उपासना की। इनकी मृत्यु 1533 ईस्वी में हो गई। श्रीमद वल्लभाचार्य का जन्म 1469 ईस्वी में। इनका जन्म 1479 ईस्वी में चंपारण्य वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट, माता का नाम यल्लम गरु था। इनका विवाह महालक्ष्मी के साथ हुआ। इनके 2 पुत्र थे, गोपीनाथ जन्म 1511 ईस्वी, विठलनाथ जन्म 1516 ईस्वी। इन्होंने गंगा यमुना के समीप अरैल नामक स्थान पर अपना निवास स्थान बनाया। वल्लभाचार्य ने भक्ति साधना पर विशेष जोर दिया। इनके भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। विठलनाथ को अकबर ने गोकुल और जैतपुरा की जागीर प्रदान की थी। गोस्वामी तुलसीदास। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में 1532 ईस्वी में हुआ। इनके पिता आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी था। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी। तुलसीदास मुगल शासक अकबर एवं मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। धन्ना।
धन्ना का जन्म 1415 ईस्वी में जाट परिवार में हुआ था। राजपुताना से बनारस आकर ये रामानंद के शिष्य बन गए। कहा जाता है कि इन्होंने भगवान की मूर्ति को हठात भोजन कराया था। मीराबाई, इनका जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता जिले के चौकारी गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रत्न सिंह राठौर था। इनका विवाह 1516 ईस्वी में राणा सांगा के बड़े पुत्र और युवराज भोजराज से हुआ था। अपने पति के मृत्यु के उपरांत ये पूर्णतः धर्मपरायण जीवन व्यतीत करने लगी। इन्होंने कृष्ण की उपासना प्रेमी एवं पति के रूप में की। इनके भक्ति गीत मुख्यतः ब्रजभाषा और आंशिक रूप से राजस्थानी में लिखे गए हैं। इनकी कुछ कविताएं राजस्थानी में भी हैं। इनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में द्वारिका में हो गई। रैदास, ये जाति से चमार थे और बनारस के रहने वाले रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। इनके पिता का नाम रघु, माता का नाम घुरविनिया था। ये जूता बनाकर जीविकोपार्जन करते थे। इन्होंने रायदासी संप्रदाय की स्थापना की। दादू दयाल, ये कबीर के अनुयायी थे। इनका जन्म 1544 में अहमदाबाद में हुआ। इनका संबंध धुनिया जात से था। सांबर में आकर इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। इन्होंने निपख नामक आंदोलन की शुरुआत की। इनकी मृत्यु 1603 ईस्वी में हो गई। सुंदर दास 1596 से 1689 ईस्वी दादू के शिष्य थे। शंकर देव 1449 से 1569 ईस्वी, इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार असम में किया। ये चैतन्य के समकालीन थे। इनका संदेश विष्णु या उनके अवतार कृष्ण के प्रति पूर्ण निष्काम भक्त पर केंद्रित था। ये अकेले कृष्ण मार्गी वैष्णव संत थे जो मूर्ति के रूप में कृष्ण की पूजा के विरोधी थे। अब चलते हैं मुगल साम्राज्य की ओर। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पादशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। बाबर 1526 से 1530 ईस्वी, इनका जन्म फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ। इनके पिता उमर शेख मिर्जा फरगाना नामक छोटे गांव राज्य के शासक थे। बाबर फरगाना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं किया था। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी तथा हिंदाल। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जात के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजीर और भेरा को अपने अधिकार में ले लिया। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। उस्ताद अली मुस्तफा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन कौन से थे? पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, इसमें बाबर विजयी हुआ। खानबा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी राणा सांगा एवं बाबर के बीच, इसमें भी बाबर विजयी हुआ। चंदेरी का युद्ध 29 जून 1528 ईस्वी मेदनी राय एवं बाबर के बीच हुआ, इसमें भी बाबर विजयी हुआ। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी अफगानों और बाबर के बीच, इसमें भी बाबर ही विजयी हुआ। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। इसके साथ उसका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी युद्ध स्थल में मारे गए। हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई। बाबर ने मुसलमानों को तमगा नामक कर से मुक्त कर दिया। खानबा युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया और युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की। 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह के साथ 6 मई 1529 को एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने का वादा करते हुए एक संधि की, जिसके अनुसार नुसरत शाह ने अफगान विद्रोहियों को शरण न देने का वचन दिया। 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। बाबर की मातृभाषा तुर्की थी। वह अरबी और फारसी का भी अच्छा ज्ञाता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की में रचना की इसकी, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया। अक्सर ये बाग दीवारों से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे।
4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर के समय से हुई। बाबर को मुवैयान नामक पद्य शैली का भी जन्मदाता माना जाता है। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला एहरार का नुयाई था। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। हुमायूं 1530 से 1556 ईस्वी। नसीरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदख्शां का सूबेदार था। अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। इसने कामरान को काबुल और कंधार, मिर्जा अस्करी को शंबल, मिर्जा हिंदाल को अलवर व मेवाड़ की जागीरें दी। अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने बदख्शां प्रदेश दिया। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पना नामक नगर की स्थापना की। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी में शेरखा और हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में शेरखा विजयी रहा। इसी युद्ध के बाद शेरखा ने शेरशाह की पदवी ग्रहण कर ली। बिलग्राम कन्नौज युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में शेरखा एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित हुआ। शेरखा ने आसानी से आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया, जहां उसने 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया। निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानू बेगम से 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह कर लिया। कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख 4 युद्ध हैं। देवरा 1531 ईस्वी, चौसा 1539, बिलग्राम 1540, सरहिंद का युद्ध 1555। 4 युद्ध हैं कौन कौन से? 1531, 1539, 1540 और 1555। देवरा, चौसा, बिलग्राम और सरहिंद का युद्ध। 1 जनवरी 1556 को दीनपना भवन में स्थित पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेन पूल ने कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा था। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए इसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए। शेरशाह 1540 से 1545 ईस्वी। सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशी शेरशाह सूरी था। डॉक्टर KR कानूनगो के अनुसार हरियाणा प्रांत के नारनौल महिंदगढ़ स्थान पर इब्राहिम के पुत्र हसन के घर 1486 में शेरशाह का जन्म हुआ। परमात्मा शरण का विचार है कि शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी में हुआ। इनके बचपन का नाम फरीद खां था। ये सूर वंश से संबंधित थे। पिता का नाम हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। फरीद ने एक शेर को तलवार के एक ही बार से मार दिया। उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की। शेरशाह बिलग्राम युद्ध 1540 ईस्वी के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। शेरशाह की मृत्यु कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 ईस्वी को हो गई। मृत्यु के समय वह उक्का नाम का आग्नेयास्त्र चला रहा था। कालिंजर का शासक कीरत सिंह था। हिंद तथा ईरानी वास्तुकला के समन्वय का प्रथम उदाहरण है शेरशाह का मकबरा, जिसे सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया है। रोहतासगढ़ किला कोहना दिल्ली नामक मस्जिद का निर्माण शेरशाह के द्वारा किया गया था। शेरशाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नामक नगर बसाया। शेरशाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह था। शेरशाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज सन की डंडी का प्रयोग किया। इसके समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी। शेरशाह ने सोने के सिक्के, अशरफ, चांदी का रुपया 178 ग्रेन तथा तांबे का दाम 380 ग्रेन नामक सिक्के चलाए। चांदी का रुपया सर्वप्रथम शेरशाह ने जारी किया। चांदी के रुपए तांबे के दाम का विनिमय अनुपात 1:64 का था। शेरशाह के समय तांबे के अन्य सिक्के थे अधौला, पावला, दमड़ी, जीतल। कबूलियत पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह ने की। शेरशाह ने 1541 में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से स्थापित किया। इसने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई। डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह के द्वारा ही किया गया। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे। अकबर
1556 से 1605 ईस्वी। सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में हुआ। रानी एलिजाबेथ 1558 से 1603 ईस्वी इंग्लैंड। शाह अब्बास 1588 से 1629 ईस्वी ईरान। जार इवान फोर्थ वेसिलियेविच 1530 से 1584 ईस्वी रूस। जार इवान फोर्थ वेसिलियेविच इवान द टेरिबल नाम से कुख्यात था। अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ ईरानी विद्वान था। वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा। बैरम खां शिया मतावलंबी था। 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा। वह बदख्शां का निवासी था। उसे प्यार से खानी बाबा कहा जाता था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच। इस युद्ध में अकबर की विजय हुई। 31 जनवरी 1561 को मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटत नामक स्थान पर मुबारक खां नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी। मई 1562 में अकबर ने हरमदल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ। इसमें अकबर विजयी हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह एवं आशफ खां ने किया। अकबर का सेनापति मान सिंह था। हल्दी घाटी युद्ध के समय कुंभलगढ़ राणा प्रताप की राजधानी थी। राणा की ओर से इस युद्ध में हाकिम खां शूर के नेतृत्व में एक अफगान फौजी टुकड़ी और भीलों की एक छोटी सी सेना ने भाग लिया था। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 ईस्वी में एक सख्त धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय अंदरूनी चोट लग जाने के कारण हो गई। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप ने डूंगरपुर के निकट चौवड़ में नई राजधानी बनाई। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक, हाथी का नाम राम प्रसाद था। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। महेश दास नामक ब्राह्मण को राजा बीरबल की पदवी दी गई थी, जो हमेशा अकबर के साथ रहता था। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि। अकबर ने शाही दरबार में अनुष्ठान के रूप में सूर्योपासना शुरू करवाई। राजस्व प्राप्त की जब्दी प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। अकबर के दीवान राजा टोडरमल ने 1580 ईस्वी में दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और यहीं उसने सर्वप्रथम समुद्र को देखा। गुजरात अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा है। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुर समद था। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश कौन कौन से थे, चलिए देख लेते हैं। मालवा शासक था बाज बहादुर और 1561 ईस्वी। आदम खां पीर मोहम्मद मुगल सेनापति। चुनार अफगानों का शासन 1562 ईस्वी। अब्दुल्ला खां आमेर भारमल 1562 ईस्वी स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी। मेड़ता जयमल 1562 ईस्वी। सरफुद्दीन गोंडवाना वीर नारायण एवं दुर्गावती 1564 ईस्वी। आसफ खां मेवाड़ उदय सिंह और राणा प्रताप 1568 में स्वयं अकबर। 1576 में मानसिंह एवं आसफ खां। रणथंबोर सुरजनहाड़ा 1569 में भगवान दास एवं अकबर। कालिंजर रामचंद्र 1569। मजनू खां काकशाह। मारवाड़ राव चंद्रसेन 1570 स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी। जैसलमेर रावल हरिराय 1570 स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी। बीकानेर कल्याणमल 1570 स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी। गुजरात मुजफ्फर खां थर्ड 1571 सम्राट अकबर। बिहार व बंगाल दाऊद खां 1574 से 76। मुनीम खां खानखाना। काबुल हकीम मिर्जा 1581 मानसिंह अकबर। कश्मीर यूसुफ याकूब खां 1586। भगवान दास व कासिम खां। उड़ीसा निसार खां 1592 मानसिंह। सिंध जानी बेग 1593 अब्दुल रहीम खानखाना। बलूचिस्तान पन्नी अफगान 1595 मीर मासूम। कंधार मुजफ्फर हुसैन 1595 शाह बेग। दक्षिण भारत के प्रदेश खानदेश अली खां वर्ष 1591 स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी। दौलताबाद चांद बीबी 1599। मुराद अब्दुल रहीम खान खाना। अबुल फजल अकबर
अहमदनगर बहादुर शाह चांद बीबी 1600, असीरगढ़ मीरन बहादुर 1601। अकबर, यह अकबर का अंतिम अभियान था। अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं। दास प्रथा का अंत 1562, अकबर को हरम दल से मुक्ति 1562, तीर्थ यात्रा कर समाप्त 1563, जजिया कर समाप्त 1564, फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण 1571, इबादत खाने की स्थापना 1575, इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति 1578, मजहर की घोषणा 1579, दीन इलाही की स्थापना 1582, इलाही संबत की शुरुआत 1583, राजधानी लाहौर स्थानांतरित 1585। दसवंत और बशावन अकबर के दरबार के चित्रकार थे। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायन तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास, बैजू बावरा थे। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनका असली नाम था रामतनु पांडे। वह ध्रुपद गायन शैली का महान संगीतकार था। इनकी प्रमुख कृतियां थीं मियाँ की टोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी कानरा। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र के राजाश्रय में थे। अकबर के काल में स्वामी हरिदास भी एक महान संगीतज्ञ थे। ये वृंदावन में रहकर भगवान की उपासना करते थे। एक मत के अनुसार हरिदास तानसेन के गुरु थे, जबकि कुछ विद्वान हरिदास एवं तानसेन दोनों को मानसिंह तोमर का शिष्य बताते हैं। हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर को इनकी कुटिया पर जाना पड़ा, क्योंकि इन्होंने अकबर के दरबार में जाने से मना कर दिया। इनका कहना था कि वे केवल अपने भगवान के लिए ही गाते हैं, दरबार से उनका कोई सरोकार नहीं। दास्तान अमीर हमजा, हमजानामा प्रसिद्ध अरबी महाकाव्य के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह मुगल चित्रकला की सबसे पहली अत्यंत महत्वपूर्ण कृति है। इसमें हजरत मोहम्मद साहब के चाचा अमीर हमजा के वीरतापूर्ण कारनामों का चित्रित संग्रह है। इस पांडुलिपि का चित्रण मीर सैयद अली पर्यवेक्षक अब्दुल सम्मद के नेतृत्व में ग्वालियर, गुजरात, लाहौर, कश्मीर तथा मालवा आदि से बुलाए गए 1000 चित्रकारों के एक समूह ने किया। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुई। इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। स्थापत्य कला क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला। अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्न कौन कौन से थे? अबुल फजल 1551 से 1602, फैजी 1547 से 1595, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, फकीर अजीउद्दीन, मुल्ला दो प्याजा। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। वह दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। अकबर ने भगवान दास आमेर के राजा भारमल के पुत्र को अमीर उल उमरा की उपाधि दी। यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या कर दी गई। 1602 ईस्वी में सलीम जहांगीर के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फारसी अनुवाद किया। वह महाभारत का नाम रज्मनामा युद्धों की पुस्तक रखा। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर सादात नाम से, मौलाना हुसैन फैज ने यार दानिश नाम से किया। मुल्ला शाह मोहम्मद ने राज तरंगिणी का, अब्दुल रहीम खाना ने तुझे के बाबरी, फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। फैजी ने नल दमयंती सूरदास द्वारा रचित कथा का फारसी में अनुवाद किया। उसका नाम सहेली रखा। भगवत पुराण का अनुवाद फारसी में टोडरमल ने किया। अब्दुल कादिर बदायूनी ने सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद फारसी में किया। ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रंथ तजक तुजुक का फारसी में अनुवाद जहाने जफर नाम से मोहम्मद खां गुजराती ने किया। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर ने बीरबल को कप्रिय एवं नरहरि को महापात्र की उपाधि दी। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया। चारबाग बनाने की परंपरा अकबर के समय में शुरू हुई। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि अब्दुल सम्मद को एवं जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दी। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी। अकबर नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र बजाता था।
मुगल मुद्रा व्यवस्था की सुव्यवस्थित रूप प्रदान करने का श्रेय अकबर को प्राप्त है। उसके एक सिक्के पर कलमे की जगह अल्लाह उ अकबर जल्ले जलाल लहू और दूसरी ओर टकसाल का नाम अंकित था। उसके चांदी के एक अन्य सिक्के के एक भाग पर धनुर्धारी राम और राम के पीछे सीता की प्रतिमाएं अंकित हैं और ऊपर राम सिंह शब्द अंकित है। अकबर ने असीरगढ़ के विजय की स्मृति में अपने सिक्कों पर बाज की आकृति अंकित करवाई। जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ। जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम, जो 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 में हुआ था। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। यह जंजीर सोने की बनी थी, जो आगरा के किले के शाहबुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाई गई थी। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुझो के जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मोतविंद खां को है। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध हुआ। जालंधर के निकट भैरावल मैदान में खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया गया। खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी। खुसरो गुरु से गोइंदवाल में मिला था। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि धारण की। 1622 में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया। शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया। नूरजहां ईरान निवासी मिर्जा ग्यास बेग की पुत्री। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। 1594 में नूरजहां का विवाह अली कुली बेग से संपन्न हुआ। जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि धारण की। 1607 में शेर अफगान की मृत्यु के बाद मेहरुन्निसा अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त हुई। सर्वप्रथम जहांगीर ने नवरोज त्योहार के अवसर पर मेहरुन्निसा को देखा और उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर जहांगीर ने मई 1611 में उससे विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूर महल व नूरजहां की उपाधि प्रदान की। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के बनवाए। जहांगीर ने ग्यास बेग को शाही दीवान बनाया। इत्माद उद्दौला की उपाधि दी। जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए। लाडली बेगम शेर अफगान एवं मेहरुन्निसा की पुत्री थी, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई। नूरजहां की मां अशमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। महावत खां ने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर, नूरजहां और उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया था। जहांगीर के 5 पुत्र थे: खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार, जहांदार। 28 अक्टूबर 1627 को भीमबार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। उसे शाहदरा लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में पहुंची। इसके दरबार के प्रमुख चित्रकार थे आगा रजा अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, विशनदास, मनोहर, गोवर्धन, फारूक बेग, दौलत। जहांगीर ने आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की। मुगल शासकों में सर्वप्रथम जहांगीर ने ही राजा की आकृति युक्त सिक्के जारी किए। इसके समय निशार चांदी का सिक्का था, जो रुपए की चौथाई के बराबर होता था। उस्ताद मंसूर अबुल हसन को जहांगीर ने नादिर अल उस एवं नादिरुज्जमा की उपाधि प्रदान की। इसने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी। इसने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृतक या व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूँ कि यह किस चित्रकार की कृति है। किसी चेहरे पर आंख किसी एक चित्रकार ने, भौं किसी और ने बनाई हो, तो भी यह जान लेता हूँ कि आंख किसने और भौं किसने बनाई है। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। इत्माद उद्दौला का मकबरा 1626 ईस्वी में नूरजहां बेगम ने बनवाया। मुगलकालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से बेदाग सफेद संगमरमर से निर्मित है। सर्वप्रथम इसी इमारत में पितरा दुरा नामक जड़ाऊ काम किया गया। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ वर्तमान में प्रयाग पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्त तथा जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, प्रथम अंग्रेज, सर टॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री भारत आए थे। भारत में तंबाकू की खेती सर्वप्रथम जहांगीर के शासनकाल में प्रारंभ हुई। पुर्तगालियों द्वारा सर्वप्रथम 1605 ईस्वी में दक्षिण में तंबाकू की खेती प्रारंभ की गई। पुर्तगाली इसे ब्राजील से लाए थे। शाहजहां जहांगीर का पुत्र 1627 से 1657 ईस्वी।
जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठा। जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 ईस्वी को खुर्रम शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ। 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ, जिसे शाहजहां ने मलिका-ए-जमानी की उपाधि प्रदान की। 7 जून 1631 ईस्वी में प्रसव पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो गई। 4 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहां आगरा में अबुल मुजफ्फर सहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण शानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठा। शाहजहां ने आसफ खां को वजीर पद और महावत खां को खान खाना की उपाधि प्रदान की। इसने नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष की पेंशन देकर लाहौर जाने दिए, जहां 1645 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में उसकी कब्र के ऊपर करवाया। उस्ताद ईसा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया। इसका मुख्य कलाकार बादल खां था। सिंहासन के पीछे पितरादुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया। इसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके द्वारा बनवाई गई प्रमुख इमारतें हैं दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल, लाहौर किला स्थित शीश महल आदि। हुमायूं के मकबरा को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। शाहजहां ने 1632 में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। शाहजहां ने 1638 में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली। आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने करवाया। शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फकीर व मीर हाशिम थे। प्रमुख संस्कृत कवि बंसीधर मिश्र, हरिनारायण मिश्र थे। संगीतज्ञ लाल खां को गुण समंदर की उपाधि शाहजहां ने दी। संगीतज्ञ जगन्नाथ, जो हिंदी का कवि था, को महाकवि राय की उपाधि से सम्मानित किया। शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान था। इसने भगवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद, रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया। इसने सर-ए-अकबर महान रहस्य नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। दारा शिकोह कादरी सिलसिले के मुल्ला साहब बदख्शी का शिष्य था। इसने शाहजहां ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण एवं दारुल बका नामक कॉलेज की मरम्मत करवाई। सितंबर 1657 में शाहजहां के गंभीर रूप से बीमार पड़ने और मृत्यु का अफवाह फैलने के कारण उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ। उस समय सूजा बंगाल, मुराद गुजरात और औरंगजेब दक्कन में था। 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में दारा एवं औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध हुआ। इसमें दारा की पराजय हुई। सामगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 को दारा और औरंगजेब के बीच हुआ। इस युद्ध में भी दारा की हार हुई। उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध देवराई की घाटी में मार्च 1659 ईस्वी को हुआ। इस युद्ध में दारा के पराजित होने पर उसे इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में 30 अगस्त 1659 ईस्वी को हत्या कर दी गई। दारा शिकोह ने अपना निर्वासित जीवन अलवर, राजस्थान के कंकवाड़ी किला में बिताया। इस किला का निर्माण जयसिंह सेकंड ने किया था। शाह बुलंद इकबाल, किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्च्यून के रूप में दारा शिकोह जाना जाता था। 8 जून 1658 को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया। आगरा के किले में अपनी कैदी जीवन के 8वें वर्ष अर्थात 22 जनवरी 1666 को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो गई। औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी। इसका जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को दोहाद, गुजरात नामक स्थान पर हुआ। औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता। 18 मई 1637 को फारस की राजघराने की दिलरास बानो बेगम के साथ इसका निकाह हुआ। आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मुहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि से 31 जुलाई 1658 को करवाया। देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया और शाहजहां के शानदार महल में 5 जून 1659 को दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया। औरंगजेब के गुरु थे मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था, उसे जिंदा पीर कहा जाता था। जयसिंह शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी को संपन्न हुई। मई 1666 ईस्वी को आगरा के किले के दीवाने आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। यहाँ शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दी। औरंगजेब ने
1679 में जजिया कर को पुनः लागू किया। जजिया कर यह गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था, किंतु ब्राह्मण, संत, वृद्ध, निर्धन, पागल, अल्पवयस्क व स्त्रियों से नहीं लिया जाता था। भारत में सर्वप्रथम मीर कासिम ने 712 में सिंध विजय के बाद जजिया की वसूली प्रारंभ की। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया वसूल किया। मुगल काल में बाबर और हुमायूं के काल में जजिया प्रचलित थी, किंतु अकबर ने 1564 में इसे बंद कर दिया। औरंगजेब ने 1679 में सर्वप्रथम मारवाड़ में जजिया की वसूली का आदेश दिया। राज्य के अन्य भागों में भी वसूला जाने लगा। जजिया की अंतिम रूप से समाप्ति मोहम्मद शाह के समय 1720 में हुई। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण 1679 ईस्वी में औरंगाबाद, महाराष्ट्र में करवाया। इसके समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुला एवं राजा राम ने किया। 1670 में तिलपत की लड़ाई में जाट परास्त हुए। गोकुल को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बावजूद जाटों ने 1685 में राजा राम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। इन जाटों ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को भी लूटा। भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता और राजा राम के भतीजा चूरामन ने डाली। 1686 में बीजापुर, 1687 में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मदन्ना अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से। औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या 337 थी, अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में अधिक थी। औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट था। औरंगजेब का पुत्र अकबर दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर बैठा। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। इसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना, नवरोज का त्योहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा, इस प्रथा में सम्राट को उसके जन्मदिन पर सोने, चांदी, अन्य वस्तुओं से तौलने की प्रथा थी। हिंदू राजाओं के माथे पर अपने हाथ से तिलक लगाना, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था, सती प्रथा आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। वेश्याओं को शादी करने अथवा देश छोड़ने के आदेश दिए और दरबार में होली, दिवाली आदि त्योहार मनाने बंद कर दिए। संगीत पर पाबंदी लगा दी। सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश दे दिया। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के शासनकाल में लिखी गईं। औरंगजेब स्वयं वीणा बजाने में दक्ष था। औरंगजेब ने 1665 में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। इसके शासनकाल में तोड़े गए प्रमुख मंदिरों में पाटन का सोमनाथ का मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर, वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशव देव राय मंदिर था। औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 ईस्वी में हुई। इसे खुलदाबाद, जो अब रोजा कहलाता है, में दफनाया गया। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 थी। औरंगजेब दारुल हर्ब, काफिरों का देश को दारुल इस्लाम का देश में परिवर्तित करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस वर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। मुगल शासन व्यवस्था, मंत्रिपरिषद को विजारत कहा जाता था। बाबर के शासनकाल में वजीर पद काफी महत्वपूर्ण था। सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील था, जिसके कर्तव्यों को अकबर ने दीवान, मीरबख्शी, सद्र, उस सद्र व मीर समन में विभाजित कर दिया। औरंगजेब के समय में असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया। मीरबख्शी द्वारा सरखत नाम के पद पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिल पाता था। जब कभी सद्र न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था, तब उसे काजी कहा जाता था। लगानहीन भूमि, मदद मांस का निरीक्षण सद्र करता था। सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान मीर समा कहलाता था। सूचना व गुप्तचर विभाग का प्रधान दरोगा व डाक चौकी कहलाता था। शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वाले को रोकना, आम जनता के दुष्चरित्रता से बचाने का कार्य मुहत्सिब नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा सूबों में, सूबों का सरकार में, सरकार का परगना या महाल में, महाल का जिला या दस्तूर में और दस्तूर गांव में बटे थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी, जिसे मावदा या दीह कहते थे। मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी वस्तुओं को नागला कहा जाता था। मुगल काल के प्रमुख अधिकारी और उनके कार्य: सूबेदार, प्रांतों में शांति स्थापित करना। दीवान, प्रांतीय राजस्व का प्रधान। बख्शी, प्रांतीय सैन्य प्रधान। फौजदार, जिले का प्रधान फौजी अधिकारी। आमिल या अमल गुजार, जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी। कोतवाल, नगर प्रधान। शिकदार, परगने का प्रमुख अधिकारी। आमिल, गांव के कृषकों से प्रत्येक संबंध बनाना और लगान निर्धारित करना। शाहजहां के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य चकला नाम की एक नई इकाई की स्थापना की गई थी।
भूमिकर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि 3 वर्गों में विभाजित थी। खालसा भूमि, जागीर भूमि, सयूरगल या मदद ए मास। खालसा भूमि प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में। जागीर भूमि तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि। सयूरगल या मदद ए मास अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि। इसे मिल्क भी कहा जाता था। शेरशाह द्वारा भू राजस्व अपनाई जाने वाली पद्धति राय का उपयोग अकबर ने भी किया था। अकबर के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 ईस्वी में की गई। इसे अपने क्षेत्र से 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था। 1580 ईस्वी में अकबर ने दहशाला नाम की नवीन कर प्रणाली प्रारंभ की। इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया था। पोलज, परती, चाचर और बंजर। पोलज नियमित रूप से खेती, वर्ष में 2 बार फसल। परती 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती। चाचर 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर खेती। बंजर खेती योग्य भूमि नहीं, इस पर लगान नहीं वसूला जाता था। 1570 से 71 ईस्वी में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्दी प्रारंभ की। इसमें कर निर्धारण की 2 श्रेणी थी, एक को तख्शीस, दूसरे को तहसील कहते थे। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्क प्रणाली को अपनाया और भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया। मुगल काल में कृषक 3 वर्गों में विभाजित थे, खुद कास्त, पाही कास्त और मुजारियन। खुद कास्त ये किसान उसी गांव की खेती पर भूमि पर खेती करते थे जहां के वे निवासी थे। पाही कास्त ये दूसरे गांव जाकर कृषि कार्य करते थे। मुजारियन खुद कास्त कृषकों से भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य करते थे। मुगल काल में नील उत्पादन के प्रसिद्ध केंद्र आगरा, भरतपुर के बयाना, गुजरात में सरखेज थे। इसमें उत्तम प्रकार का नील बयाना क्षेत्र और सरखेज में पैदा होता था। अफीम मालवा एवं बिहार में होता था। सोरा उत्पादन का प्रमुख केंद्र बिहार था। कपड़ा उद्योग के अंतर्गत ददनी प्रथा का प्रचलन था। इसका तात्पर्य कारीगरों को अग्रिम भुगतान से था। उत्तम श्रेणी का ऊनी वस्त्र साल, कश्मीर, लाहौर में तैयार होता था। मुगल काल में रुपए की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय हुई। आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने करवाया। जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई, साथ ही उस पर अपना एवं नूरजहां का नाम अंकित करवाया। मुगल कालीन लगान वसूल करने की व्यवस्था। गल्ला बख्शी, इसमें फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था। नशक, इसमें खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर फसल काटने पर उसे लिया जाता था। यह व्यवस्था बंगाल में थी। जब्दी, इसमें बोई गई फसल के आधार पर लगान का निश्चय किया जाता था जो नकद लिया जाता था। सबसे बड़ा सिक्का सब सोना का था। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था। मुगल कालीन सिक्के। मोहर या मुगल काल का सर्वाधिक प्रचलित सोने का सिक्का। शंसब अकबर द्वारा चलाया गया सोने का सिक्का था। यह 101 तोले का था। इलाही यह सोने का गोल आकार का सिक्का। रहस गोल एवं चौकोर दोनों तरह का सिक्का। यह 5.5 तोले का था। अतमा 25 तोले का सोने का सिक्का। बिनसात 20 तोले का सोने का सिक्का। रुपया चांदी का सिक्का। जलाली चांदी का सिक्का। दरब, चरण, चंदन, दह, कल व सुकी सभी चांदी के सिक्के थे। मुगलकालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था। दैनिक लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग होता था। 1 रुपया में 40 दाम होते थे। मुगल सेना 4 भागों में विभक्त थी। पैदल सेना, घुड़सवार, तोपखाना, हाथी सेना। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। इसे अकबर ने प्रारंभ किया। 10 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाला मनसबदार, 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाला उमरा, 2500 से ऊपर तक मनसब प्राप्त करने वाले अमीर आजम कहलाते थे। जात से व्यक्ति के वेतन प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था। सवार पद से घुड़सवार दस्तों की संख्या का ज्ञान होता था। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात के पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल में ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 थी। जहांगीर ने सवार पद में 2 अस्पा, सिंह अस्पा की व्यवस्था की। सर्वप्रथम यह पद महावत खां को दिया गया। मनसबदारों के अलावा खुद मुगल शहंशाह भी फुटकर घुड़सवार रखते थे, जिन्हें अहदी कहा जाता था। अहदियों को भद्र घुड़सवार कहा गया और इनके वेतन दूसरे घुड़सवारों से काफ़ी ज़्यादा होते थे। ये बहुत ही विश्वस्त सैन्य दल के सदस्य होते थे। उनकी भर्ती स्वयं शहंशाह किया करते थे और उनकी हाजिरी लेने के लिए अलग अधिकारी होते थे। अहदी 5-5 घोड़े भी रखते थे, लेकिन कुछ ऐसे अहदी भी थे जिनमें से 2 एक ही घोड़े में हिस्सेदारी करते थे। अहदियों के कर्तव्य बहुमुखी होते थे। शाही कार्यालय के अधिकतर मुंशी, दरबार के चित्रकार, शाही कारखानों के फोरमैन इसी शैल्य दल से चुने जाते थे।
मराठों का उत्कर्ष। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में सिवनी दुर्ग जुन्नर के समीप हुआ। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोंसले, माता का नाम जीजाबाई था। शाहजी भोंसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शिवाजी के गुरु कोंडदेव थे। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। शिवाजी का विवाह सायबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शाहजी ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने सूरत को 1664-1670 ईस्वी में लूटा। पुरंदर की संधि 1665 में महाराजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य संपन्न हुई। 1672 ईस्वी में शिवाजी ने पनहाला दुर्ग को बीजापुर से छीना। 5 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक कराया। मूल रूप से गंगा भट्ट महाराष्ट्र का एक सम्मानित ब्राह्मण था जो लंबे समय से वाराणसी में रह रहा था। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर लिया, जहां से वे 16 अगस्त 1666 ईस्वी में भाग निकले। मात्र 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान का पेशवा पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मान का होता था। शिवाजी ने दरबार में मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया। इनकी सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी। पागा सेना, सिलहदार, पैदल। पागा सेना नियमित घुड़सवार सैनिक, सिलहदार अस्थायी घुड़सवार सैनिक, पैदल सेना। शिवाजी को तोपें अंग्रेजों ने प्रदान की थी। मराठा राज्य के अंतर्गत 2 प्रकार के क्षेत्र होते थे, स्वराज और मुगधई। स्वराज क्षेत्र मराठों के नियंत्रण में थे, उन्हें स्वराज क्षेत्र कहा जाता था। मुल्क के कदीम वह क्षेत्र था जिसमें वे चौथ एवं सरदेशमुखी वसूल करते थे। चौथ एवं सरदेशमुखी स्वराज से नहीं लिए जाते, बल्कि उन जगहों से लिए जाते जहां मुगल या दक्कनी राजाओं का शासन था। चौथ भूराजस्व का 1/4 जो मराठों के उस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करने के लिए दिया जाता था। सरदेशमुखी पर आक्रमण नहीं करने सरदेशमुखी 10% का अतिरिक्त अधिभार था जो उस क्षेत्र से लिया जाता जो मुगलों के अधीन था, पर मराठा उस पर दावा करते थे। महाराष्ट्र के प्रमुख संत ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर 1275 से 1296 ईस्वी। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक, मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक, भगवद गीता पर भावार्थ दीपिका नामक बृहद टीका लिखी, जिसे सामान्य रूप से ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। बरकरी संप्रदाय के प्रवर्तक नामदेव 1270 से 1350 ईस्वी। इनके आराध्य देव पंढरपुर के विठोवा या विठ्ठल थे। बरकरी संप्रदाय के विकास में इनकी प्रमुख भूमिका थी। इन्होंने अनेक भक्तिपरक मराठी गीतों की रचना की जो अभंगों के रूप में प्रचलित हैं। मराठी के अलावा इन्होंने ब्रजभाषा और खड़ी बोली में गीतों की रचना की। नामदेव को सगुण निर्गुण संतों के बीच की कड़ी माना जाता है। इनमें कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। एकनाथ 1533 से 1599 ईस्वी। रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी। तुकाराम 1598 से 1650 ईस्वी। इन्होंने भक्तिपरक कविताएं लिखी जिन्हें अभंग कहा जाता है। ये अभंग भक्तिपरक काव्य की ज्योतिपुंज है। रामदास 1608 से 1681 ईस्वी। महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि दसबोध उनकी रचनाओं और उपदेशों का संकलन है। इन्होंने महाराष्ट्र में भगवान राम की पूजा को लोकप्रिय बनाया। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन 2 संप्रदायों में विभक्त था, बरकरी संप्रदाय, धरकरी संप्रदाय। बरकरी संप्रदाय कृष्ण को मानने वालों का पंथ, ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम। धरकरी संप्रदाय रामपंथ, रामदास। सरंजामी प्रथा का संबंध मराठा भूराजस्व व्यवस्था से है। अष्टप्रधान पेशवा प्रधानमंत्री, राज्य का प्रशासन, अर्थव्यवस्था की देखरेख। सरीय नौबत सेनापति, सैन्य प्रधान। अमात्य राजस्व मंत्री, आय व्यय का लेखा जोखा। वाक्यान्वीस सूचना गुप्तचर संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष। चिटनिस राजकीय पत्रों को पढ़कर उनकी भाषा शैली को देखना। सुमंत विदेश मंत्री। पंडित राव धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण। न्यायाधीश न्याय विभाग का प्रधान। शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी के प्रयोग को प्रारंभ किया। शिवाजी ने 1679 में अन्नाजी दत्तो द्वारा व्यापक भूमि सर्वेक्षण करवाया। शिवाजी के कुछ समय
शिवाजी के समय कुल उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो बढ़कर 40% हो गया। शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत को 2 बार 1664 और 1670 ईस्वी में लूटा। शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी थे। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी और संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया। 1689 ईस्वी को मुगल सेनापति मखर्रब खान ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी और कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और उसकी हत्या कर दी। संभाजी के बाद 1689 ईस्वी में राजा राम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया। राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया। शिवाजी के किले की सुरक्षा के लिए नियुक्त अधिकारी हवलदार जिले की आंतरिक व्यवस्था की देखरेख, सरे नौबत किले की सेवा का निवृत्त, सबनिष्ठ किले की अर्थव्यवस्था, पत्र व्यवहार, भंडार की देखरेख। राजा राम मुगलों से संघर्ष करता हुआ 2 मार्च 1700 में मारा गया। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी सेकंड का राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गई। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र शाहू, जो औरंगजेब के कब्जे में था, भोपाल के निकट मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आया। साहू एवं ताराबाई के बीच 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें साहू विजयी हुआ। साहू ने 22 जनवरी 1708 को सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया। साहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्य के प्रवर्तक पेशवा लोग थे, जो साहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। पेशवा पद पहले पेशवा के साथ ही वंशानुगत हो गया। पेशवा पुणे में रहता था। 1713 ईस्वी में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। इनकी मृत्यु 1720 ईस्वी में हुई। इसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम हुए। बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य की कमजोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए साहू को उत्साहित करते हुए कहा कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेगी। उत्तर में साहू ने कहा, निश्चित रूप से ही आप इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे। निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। पालखेड़ा का युद्ध 7 मार्च 1728 ईस्वी बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच हुआ, जिसमें निजाम की हार हुई। निजाम के साथ मुंगी सिवा गांव की संधि हुई। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था, जिसने 29 मार्च 1737 को दिल्ली पर धावा बोला था। उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधियां कौन कौन सी थी? सूरत की संधि 1775, पुरंदर की संधि 1776, बड़गांव की संधि 1779, सालाबाई की संधि 1782, बशीन की संधि 1802, देवगांव की संधि 1803, सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803, राजापुर घाट की संधि 1804, नागपुर की संधि 1816, ग्वालियर की संधि 1817, पूना की संधि 1817, मंदसौर की संधि 1818। बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चित रहा। 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव 1740 ईस्वी में पेशवा बना। 1750 ईस्वी में संगोला संधि के बाद पेशवा के हाथ में सारे अधिकार सुरक्षित हो गए। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के मध्य हुई। बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ, जिसमें मराठाओं की हार हुई। इस हार को नहीं सह पाने के कारण बालाजी की मृत्यु 1761 ईस्वी में हो गई। माधवराव नारायण प्रथम 1761 ईस्वी में पेशवा बना। इसने मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। माधवराव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। मुगल बादशाह मराठों का पेंशन भोगी बन गया। पेशवा नारायण राव 1772 से 73 ईस्वी की हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव के द्वारा कर दी गई। पेशवा माधवराव नारायण सेकंड की अल्पायु के कारण मराठा राज्य की देखरेख 12 भाई सभा नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी। इस परिषद के 2 महत्वपूर्ण सदस्य थे, महादजी सिंधिया, नाना फडणवीस। नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था। अंग्रेज जेम्स ग्रांट डफ ने इन्हें मराठों का मैकियावेली कहा था। अंतिम पेशवा राघोबा का पुत्र बाजीराव सेकंड था, जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था। यह सहायक संघ स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। 1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई। इसके तहत कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थन को वापस ले लिया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध प्रथम युद्ध 1782 ईस्वी में सालवाई संधि के साथ खत्म हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 ईस्वी में हुआ। इसमें भोसले नागपुर ने अंग्रेजों को चुनौती दी। इसके फलस्वरूप 7 सितंबर 1803 ईस्वी को देवगांव की संधि हुई। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध के बाद
मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया। पेशवा बाजीराव सेकंड ने कोरेगांव एवं अष्टी के युद्ध में हारने के बाद फरवरी 1818 ईस्वी में मेलकम के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर बाजीराव सेकंड को पुणे से हटाकर कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिए, जहां 1853 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। उत्तरकालीन मुगल सम्राट। उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक अवध सादत खां, हैदराबाद चिनकिलिज खां या निजाम उल मुल्क आसफ जाह, रुहेलखंड वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां, बंगाल मुर्शीद कुली खां, कर्नाटक सादुतुल्ला खां, भरतपुर चूरामन एवं बदन सिंह। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी। सादत खां का असली नाम क्या था? मीर मोहम्मद अमीन। बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम था। बहादुर शाह को शाही बेखबर के उपनाम से पुकारा जाता था। जहांदर शाह अपने शासन में लाल कुमारी नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। जहांदर शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। फर्रुखसियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया है। सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना की। तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को सैयद बंद हुसैन अली खां की हत्या कर दी। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही हैदराबाद के चिनकिलिज खां ने निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की और 1725 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने एवं अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी। ईरान फारस के सम्राट नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद शाह। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताउस तथा कोहिनूर हीरा लेकर फारस वापस लौटा। तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। शाह आलम द्वितीय अली गौहर के शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। उत्तरकालीन मुगल सम्राट। बहादुर शाह 1707 से 1712 ईस्वी, जहांदर शाह 1712 से 1713 ईस्वी, फर्रुखसियर 1713 से 1719 ईस्वी, मोहम्मद शाह 1719 से 1748 ईस्वी, अहमद शाह 1748 से 1754 ईस्वी, आलमगीर सेकंड 1754 से 1759 ईस्वी, शाह आलम सेकंड 1759 से 1806 ईस्वी, अकबर सेकंड 1806 से 1837 ईस्वी, बहादुर शाह जफर 1837 से 1857 ईस्वी। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ। इस युद्ध में मराठों की हार हुई थी। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? अहमद खां। इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया। गुलाम कादिर खान ने 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी। बहादुर शाह द्वितीय जफर अंतिम मुगल सम्राट था। 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया तथा रंगून भेज दिया गया। लाल किला स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। मशहूर शायर मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के ही समय दिल्ली में रहते थे। हयात बख्श बाग लाल किला दिल्ली में स्थित है। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। इस यात्रा में वास्को डी गामा को गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद ने सहयोग किया था। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती संथोमे थी। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। पहला डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित हुई, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के पैगोडा को ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों
का केंद्र बनाया। यूरोपीय कंपनी और उनकी स्थापना। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 ईस्वी। यूरोपीय कंपनियों की प्रथम फैक्ट्री। पुर्तगाली कोचीन 1503 ईस्वी, डच मुसलीपट्टनम 1605 ईस्वी, अंग्रेज मुसलीपट्टनम 1611 ईस्वी, डेनिश ट्रावणकोर 1620 ईस्वी, फ्रांसीसी सूरत 1668 ईस्वी। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी को अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए बेदरा युद्ध से हुआ। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझीदार थे और पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्वर के अधीन व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की इजाजत दी। पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में खोली, जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित की। पहली बार सूरत में 1608 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया था। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स फर्स्ट ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। वह फरवरी 1619 ईस्वी तक भारत में रहा। उसने जहांगीर एवं खुर्रम शाहजहां से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफलता हासिल की। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान, गोल्डन फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिर के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया एवं वहीं एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बना। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ वेगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बंबई प्रदान किया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया को दे दिया। 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बंबई को बनाया। गेराल्ड ऑन्गियर 1669 से 1677 ईस्वी सूरत का प्रेसिडेंट एवं बंबई का गवर्नर ने बंबई शहर की स्थापना की। बंगाल के शासक शाह सुजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। इस अनुमति को निशान कहते थे। 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सूतानुती, कालीकट और गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपए भुगतान कर प्राप्त की और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। कालांतर में यही कोलकाता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉर्ज चारनॉक ने रखी। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई। 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंक्विस मार्टिन ने वाली कोंडापुर के सूबेदार शेर खां लोधी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। 1748 ईस्वी में हुई एला सापल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया और इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई, उसे वापस बुला लिया गया और उसकी जगह पर गोडेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पांडिचेरी की संधि जनवरी 1755 ईस्वी के साथ युद्ध विराम हुआ। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ, जो 1756 ईस्वी में
शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हुआ। 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। 1763 ईस्वी में हुई पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया, जो 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में थे। ये प्रदेश भारत की आजादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे। बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। मुर्शीद कुली खां स्वतंत्र शासक था। वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद भागीरथी नदी के तट पर स्थानांतरित की। इसने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की, कृषकों को तकाबी ऋण, खेती के लिए अग्रिम कर्ज प्रदान किया। इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद शुजाउद्दीन हुआ। 1740 ईस्वी के गिरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। इसने अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद सिराजुद्दौला हुआ। बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खां 1713 से 1727 ईस्वी, शुजाउद्दीन 1727 से 1739 ईस्वी, सरफराज खां 1739 से 1740 ईस्वी, अलीवर्दी खां 1740 से 1756 ईस्वी, सिराजुद्दौला 1756 से 1757 ईस्वी, मीर जाफर 1757 से 1760 ईस्वी, मीर कासिम 1760 से 1763 ईस्वी, मीर जाफर 1763 से 1765 ईस्वी, निजाम उद्दौला 1765 से 1766 ईस्वी, सैफ उद्दौला 1766 से 1770 ईस्वी, मुबारक उद्दौला 1770 से 1775 ईस्वी। 20 जून 1756 ईस्वी को काल कोठरी की त्रासदी नामक घटना घटी। इस घटना के रचयिता जेड हॉलवेल के अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था। अगले दिन सुबह 146 में से 23 व्यक्ति जिंदा निकले। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण पराजित हुआ। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। प्लासी की लड़ाई में मोहनलाल और मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सेना के वफादार रही। मीर मदान लड़ते हुए मारा गया। प्लासी भागीरथी नदी के किनारे है। क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर मुगदलपुर स्थानांतरित किया। बंगाल की राजधानी का क्रम है ढाका, मुर्शिदाबाद एवं मुंगेर। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजों एवं मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। इस युद्ध में भी अंग्रेज विजयी हुए। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था। अंग्रेजों के मैसूर से संबंध। 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई। हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान हुआ। 1787 ईस्वी में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि धारण की। इसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी। इस समय गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी। गवर्नर जनरल कार्नवालिस। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी। गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली। इस युद्ध में मराठा हैदराबाद के निजाम एवं अंग्रेजों की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी। टीपू की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम की आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 ईस्वी में हो गई। टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता था।
टीपू सुल्तान के राष्ट्रीय झंडे पर शेर की तस्वीर होती थी। 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने सर आयरकूट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया। महत्वपूर्ण संधियां दी गई हैं, चलिए देखते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, मद्रास की संधि 1769 ईस्वी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, मंगलोर की संधि 1784 ईस्वी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी। सिख एवं अंग्रेज। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक प्रथम गुरु को है। ये सिखों के प्रथम गुरु थे। गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए। ये बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। 1496 ईस्वी की कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किया। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत धर्मशाला और पंगत लंगर स्थापित किए। संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया, जहां वे प्रतिदिन मिलते थे। गुरु नानक की 1538 ईस्वी में करतारपुर में मृत्यु हो गई। गुरु अंगद 1539 से 52 ईस्वी सिखों के दूसरे गुरु। इनका प्रारंभिक नाम लहना था। इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया। सिखों के तीसरे गुरु कौन थे? अमरदास 1552 से 1574 ईस्वी। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया। अकबर ने गुरु रामदास से गोविंदवाल जाकर भेंट की और गुरुपुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए। अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की। बीबी के पति रामदास 1574 से 1581 ईस्वी सिखों के चौथे गुरु। अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दी। गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा। इस प्रकार इन्होंने गुरु पद को पैतृक बनाया। गुरु अर्जुन 1581 से 1606 ईस्वी सिखों के 5वें गुरु हुए। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। इसमें गुरु नानक की प्रेरणा पद, प्रार्थनाएं और गीत संकलित हैं। गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर, नामदेव, रैदास की रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया है। गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदिर साहब का निर्माण कराया। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन को मरवा दिया। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद 1606 ईस्वी से 1645 ईस्वी। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया। ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे एवं दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी की। सिखों के साथ में गुरु हर राय 1645 से 61 ईस्वी। इन्होंने दारा सिखों को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया। सिखों के 8वें गुरु हरकिशन 1661 से 64 ईस्वी। इनकी मृत्यु चेचक से हो गई। इन्हें दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर 1664 से 75 ईस्वी। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया। सिखों के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708 ईस्वी। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा पातशाह कहा। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किया, अर्थात प्रत्येक सिख को केस, कंगा, कृपाण, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति दी और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था एवं कार्यस्थली पाओता थी। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखे थे। इनके 2 पुत्र थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। सरिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने इन दोनों को दीवार में चिनवा दिया था। 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह ने की। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुलखा नामक पठान ने कर दी। बंदा बहादुर
इसका जन्म 1670 ईस्वी में पुंछ जिले के रजौली गांव में हुआ। बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। पिता रामदेव भारद्वाज राजपूत थे। बंदा का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करने का था। इसके लिए इन्होंने लोहगढ़ को राजधानी बनाया। गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह नाम के सिक्के चलवाए। बंदा ने सरिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या की। मुगल बादशाह फर्रुखसियर के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा सिंह को गुरदासपुर नागल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया। शहादरा कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात है, जहां बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए थे। 1748 ईस्वी में नवाब कर्पूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हुआ। दल खालसा को जस्सा सिंह आहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित किया गया। इसे मिसल कहा गया। मिसल अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है समान। रणजीत सिंह का जन्म गुजरांवाला में 2 नवंबर 1780 ईस्वी को सुकर चकिया मिसल के मुखिया महासिंह के यहाँ हुआ था। इनके दादा चरत सिंह ने 12 मिसलों में सुकर चकिया मिसल को प्रमुख स्थान दिला दिया। 1798 से 99 ईस्वी में रणजीत सिंह लाहौर का शासक बना। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मेटकाफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई। रणजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बटा था: पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। रणजीत सिंह का विदेश मंत्री फकीर अजीजुद्दीन एवं वित्त मंत्री दीनानाथ था। 7 जून 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 ईस्वी में हुआ। अंग्रेजों एवं सिखों के मध्य हुई संधि। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 ईस्वी। भैरोवाल की संधि 22 दिसंबर 1846। इस संधि के तहत राजा दलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया। 20 अगस्त 1847 ईस्वी को महारानी जिंदा को राजा दलीप सिंह से अलग कर 48,000 वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियानवाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिंह एवं अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य लड़ी गई। दूसरी लड़ाई गुजरात के चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 को लड़ी। इस युद्ध में सिख बुरी तरह पराजित हुए। लॉर्ड डलहौजी की 29 मार्च 1849 की घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कर लिया। महाराजा दलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई और उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 60 ईस्वी एवं पुनः 1765 से 67 ईस्वी। इसने बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था की, जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेवारी नवाब के हाथों में थी। इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया। इस संधि के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को देश की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने का अवसर मिल गया और यहीं से भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां, बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त किया। अन्य गवर्नर वरेलास्ट 1767 से 69 ईस्वी, कार्टियर 1769 से 72 ईस्वी, वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 74 ईस्वी। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का निर्धारित किया गया। मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 85 ईस्वी हुआ। वारेन हेस्टिंग्स 1750 ईस्वी में कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था और अपनी कार्यकुशलता के कारण काशिम बाजार का अध्यक्ष, बंगाल का गवर्नर और कंपनी का गवर्नर जनरल बना।
वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 85 ईस्वी, इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया। 1772 ईस्वी में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी दीवानी अदालतों की स्थापना की। फौजदारी अदालतें सदर निजामत अदालत द्वारा निरीक्षित होती थी। नाजिम द्वारा नियुक्त दरोगा अदालत की अध्यक्षता करता था। दीवानी अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होता था। जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी, जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती और एक काजी होता था। कलेक्टर इस न्यायालय के कार्य की देखभाल करता था। कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत और एक सदर फौजदारी अदालत की स्थापना की गई। सदर दीवानी अदालत में कलकत्ता काउंसिल का सभापति और उसी काउंसिल का 2 सदस्य रायन और मुख्य कानूनगो की सलाह से न्याय करते थे। सदर फौजदारी अदालत में नायब निजाम, मुख्य काजी, मुफ्ती और 3 मौलवियों की सलाह से न्याय करते थे। जिले की दीवानी और फौजदारी अदालतों के मुकदमे अंतिम निर्णय के लिए सदर अदालतों में भेजे जाते थे। दीवानी मुकदमों में जाति कानून, हिंदुओं के संबंध में हिंदू कानून और मुसलमान के लिए मुस्लिम कानून लागू किया जाता था, जबकि फौजदारी मुकदमों में मुस्लिम कानून लागू किया जाता था। 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वैत प्रणाली को समाप्त करने तथा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दिया। वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खां, राजा सिताब राय को पद से हटा दिया। हेस्टिंग्स ने नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम को उसका संरक्षक नियुक्त किया। 1775 में मुन्नी बेगम को हटाकर मोहम्मद रजा खां को नवाब का संरक्षक नियुक्त किया गया। 1776 में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद एक कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से हुआ। 1779 में अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। विलियम विल्किंस ने 1785 में भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। हेस्टिंग्स ने 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया। इसी के समय 1782 ईस्वी में जोनाथन डकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की तथा सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। 1804 में बम्बई एशियाटिक सोसाइटी और 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी। इसी के समय में 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया। इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक था। कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्ष सहमत हों। इस न्यायालय में अंग्रेजी कानून लागू होता था। इसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे था, जिसे 1782 में इस्तीफा देना पड़ा। हेस्टिंग्स ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी की सजा दिलवा दी थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही लड़े गए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सलवाई की संधि 1782 ईस्वी, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी के द्वारा समाप्त हुए। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी वारेन हेस्टिंग्स के समय ही पारित हुआ। इसी के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। हेस्टिंग्स ने संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी रायन की नियुक्ति की। इस पद को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय दुर्लभ राय का पुत्र राजा राजवल्लभ था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग्स फरवरी 1785 ईस्वी में इंग्लैंड पहुंचा तो वर्ग द्वारा उसके ऊपर महाभियोग लगाया गया, परंतु 1795 ईस्वी में इसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया। 1786 में हेस्टिंग्स के जाने के पश्चात लगान परिषद का पुनर्गठन किया गया और एक नवीन अधिकारी मुख्य सारिस्तादार की नियुक्ति की गई, जिसका कार्य सभी कानूनगोओं के कागजों की देखभाल करना था। इस पद पर प्रथम नियुक्ति जेम्स ग्रांट की हुई। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। सर जॉन मैकफर्सन 1785 से 1786 ईस्वी, इसे अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 और 1805 ईस्वी,
इसके समय में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए। इसने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें, जिनमें 3 बंगाल के लिए, 1 बिहार के लिए नियुक्त की। कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया, जो शक्तियों के पृथक्कीकरण सिद्धांत पर आधारित था। 1793 में एक विनियम के द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया। भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। इसने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की, जिसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग 90% 10/11 भाग कंपनी को तथा लगभग 10% 1/11 भाग अपने पास रखना था। स्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन सोर ने की थी, सोर ने बनाई थी। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू किया गया। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। भू राजस्व वसूलने के अन्य 2 व्यवस्थाएं रैयतवाड़ी एवं महालवाड़ी थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौते को रैयतवाड़ी कहा गया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 51% भूमि आई। 1792 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था 12 महल जिले में पहली बार कर्नल रीड द्वारा लागू की गई। 1820 ईस्वी में यह व्यवस्था मद्रास में लागू कर दी गई और इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया। 1825 में यह व्यवस्था बंबई में लागू की गई तथा 1858 तक यह व्यवस्था संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों में लागू कर दी गई। इस व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं थी: सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था। भूमि का स्वामित्व किसानों को दिया गया, जिसमें वे भूमि का विक्रय कर सकते थे एवं गिरवी रख सकते थे। लगान की अदायगी न होने पर भूमि जब्त की जा सकती थी। लगान अदायगी की प्रत्येक 30 वर्ष बाद पुनर्समीक्षा करने की व्यवस्था की गई थी। राजस्व के रूप में किसानों को उपज का 1/2 भाग देना था, जो धन के रूप में देना होता था। महालवाड़ी व्यवस्था शब्द से तात्पर्य है जागीर अथवा गांव। इस पद्धति में सरकार ने राजस्व के लिए कृषकों से सीधा संपर्क नहीं किया, बल्कि गांव या जागीरों के मुखिया या लंबतदार को राजस्व वसूली का आधार बनाया। 1822 में यह व्यवस्था प्रारंभ की गई। यह व्यवस्था गंगा की घाटी, आधुनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य भारत के कुछ भाग तथा तत्कालीन संपूर्ण पंजाब में लागू की गई। इस व्यवस्था में पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों तथा पंजियों का प्रयोग किया गया। इस व्यवस्था का जन्मदाता हाल्ट मैकेंजी हुए। 1833 ईस्वी में मार्टिन बर्ड तथा जेम्स टॉमसन के बंदोबस्त में यह अपने सबसे अच्छे रूप में सामने आई। प्रारंभ में इस व्यवस्था में लगान उत्पादन का 2/3 भाग था। बाद में इसे घटाकर उत्पादन का 1/2 भाग यानी 50% कर दिया गया। भू राजस्व संग्रह करने की विधियां: क्षेत्रफल जमींदारी 19%, रैयतवाड़ी 51%, महालवाड़ी 30%। पक्ष जमींदारी, रैयतवाड़ी किसान, महालवाड़ी मुखिया या लंबतदार। योजनाकार जमींदारी में लॉर्ड कॉर्नवालिस व जॉन सोर, रैयतवाड़ी रीड टॉमस मुनरो, महलवाड़ी होल्ट मैकेंजी। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। सर जॉन सोर 1793 से 98 ईस्वी, इसने हस्तक्षेप नीति अपनाई। इसी के कार्यकाल के दौरान 1795 ईस्वी में बंगाल नियम 21 के तहत नवजात कन्याओं की हत्या किए जाने को बाकी हत्याओं के समान ही अपराध घोषित कर दिया गया। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 ईस्वी, इसने सहायक संधि की पद्धति शुरू की। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। सहायक संधि करने वाले राज्य थे हैदराबाद 1798 ईस्वी, मैसूर 1799 ईस्वी, तंजौर अक्टूबर 1799 ईस्वी, अवध 1801 ईस्वी, पेशवा दिसंबर 1802 ईस्वी, बरार एवं भोसले दिसंबर 1803 ईस्वी,
सिंधिया 1804 ईस्वी एवं अन्य सहायक संधि करने वाले राज्य जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी तथा भरतपुर। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में मारे गए। इसके शासनकाल के दौरान 1804 ईस्वी में नियम 3 के अंतर्गत शिशुवध को बाकी हत्या की तरह ही मानते हुए दंड का प्रावधान कर दिया गया। इसी ने 1800 ईस्वी कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, जो 1854 तक अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए चलता रहा। 1806 में भारत भेजे जाने वाले प्रशासकीय अधिकारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड में हेलेवरी में एक ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया, जहां नवयुवक प्रशासकीय अधिकारियों को 2 वर्ष का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई। यह स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1805 ईस्वी दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परंतु शीघ्र ही इसकी मृत्यु हो गई। सर जॉर्ज बार्लो 1805 से 1807 ईस्वी। 1806 ईस्वी में वेल्लोर में हुई सिपाही विद्रोह इसके काल की महत्वपूर्ण घटना है। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813 ईस्वी। इसके काल में रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि मध्यस्थता चार्ल्स मेटकॉफ हुई। इसी के समय चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी पास हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 ईस्वी। इसी के समय आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी में हुआ। इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा। मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच संगोली की संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ। इसके समय में पिंडारियों का दमन कर दिया गया। पिंडारियों के प्रमुख नेताओं में वासिद मोहम्मद, चीतू एवं करीम खां थे। इसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए। इसी के समय 1822 ईस्वी का टेनेंसी एक्ट था, काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया, टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम। लॉर्ड एम हर्स्ट 1823 से 1828 ईस्वी। इसके समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826 लड़ा गया। 1826 में बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच यान्डबू की संधि हुई। 1824 ईस्वी में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी इसी के समय हुआ। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 ईस्वी। 1803 ईस्वी में यह मद्रास का गवर्नर था। इसी के समय 1806 ईस्वी में माथे पर जाति चिन्ह न लगाने तथा कानों में वालियां न पहनने देने पर वेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। राजा राममोहन राय के सहयोग से वेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। वेंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया। अकबर और मराठा पेशवारों ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। वेंटिक ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 ईस्वी ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। ठग देवी काली की पूजा करते थे। सन 1835 ईस्वी में बेंटिक ने कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। इसी के समय मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। मैकाले द्वारा कानून का वर्गीकरण भी किया गया। बेंटिक ने 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं मध्य कचेर को हड़प लिया। इसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया। इसके समय में भारतीयों को प्रदान किया गया उच्चतम पद सदर अमीन का था, जिसे 700 रुपये प्रति माह तनख्वाह मिलती थी। इसके समय कंपनी के 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा यह निश्चित किया गया कि धर्म, जाति, रंग अथवा जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। इसने शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया। चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से 1836 ईस्वी। इसने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर से नियंत्रण हटाया, इसलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842 ईस्वी। इसके समय की महत्वपूर्ण घटना है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 ईस्वी। 1839 ईस्वी में इसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया। इसी के समय में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान की। लॉर्ड एलिनबरो 1842 से 1844 ईस्वी। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ। सिंधु को
अगस्त 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। सिंध विजय के विषय में नेपियर का कथन है कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। दास प्रथा का उन्मूलन इसी के समय में हुआ। 1843 के एक्ट वी के द्वारा रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1843 से हुई। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 1848 ईस्वी, इसके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846। इसमें अंग्रेज विजयी हुए। इसने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 ईस्वी, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 तथा पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय 29 मार्च 1849। जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 3 युद्ध लड़े गए। प्रथम रामनगर का युद्ध 16 नवंबर 1848 ईस्वी अनिर्णित। दूसरा चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 ईस्वी अनिर्णित। तीसरा युद्ध गुजरात चिनाब नदी के किनारे नामक स्थान पर 12 मार्च 1849 ईस्वी को हुआ, जिसमें सिख बुरी तरह पराजित हुए। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध और 1852 ईस्वी में लोअर बर्मा एवं पीगू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सन 1850 ईस्वी में उस पर अधिकार कर लिया। 1852 ईस्वी में एक इनाम कमीशन की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य भूमि कर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना था। डलहौजी का शासनकाल उसके व्यक्तिगत सिद्धांत के कारण अधिक याद किया जाता है। इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्य थे। सर्वप्रथम सतारा 1848 ईस्वी में, जैतपुर बुंदेलखंड और संबलपुर उड़ीसा 1849 ईस्वी में, बघाट हिमाचल प्रदेश 1850 ईस्वी में, उदयपुर मध्य प्रदेश 1852 ईस्वी में, झांसी 1853 ईस्वी में, नागपुर 1854 ईस्वी में। 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक सआदत खां था। 1856 ईस्वी में इसने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 ईस्वी के वुड डिस्पैच को लागू किया। इसके अनुसार जिलों में एग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेजों तथा लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 ईस्वी में तीनों प्रेसिडेंटियों कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए एवं साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बम्बई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई। सन 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। इसने सन 1854 ईस्वी में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। इसी के समय में 1853 ईस्वी में कलकत्ता आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित इसी के समय में 1853 ईस्वी में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई। इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालक मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया और 1853 ईस्वी से ही अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई, जिसके लिए उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष रखी गई। सत्येंद्र टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। 1922 ईस्वी में इलाहाबाद, भारत एवं लंदन दोनों स्थानों पर साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा। डलहौजी ने नरबली प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 ईस्वी, यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी सन 1857 ईस्वी का ऐतिहासिक विद्रोह। इसी विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। कैनिंग के समय 1861 में उच्च न्यायालय
1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया, जिसके अनुसार पुरानी सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया। कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1866 में आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसे 1875 में इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। कैनिंग के समय में ही 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू किया गया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के नियम 15 द्वारा विधवा विवाह को वैध करार देते हुए पैदा होने वाले बच्चों को वैध माना गया। भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 ईस्वी को ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा और देखरेख में संपन्न हुआ। 1856 में पैतृक संपत्ति से संबंधित जो कानून बनाया गया, उसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि धर्म परिवर्तन करने पर किसी व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। 1857 ईस्वी में कैनिंग के समय ही महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया, जो स्वतंत्रता के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहलाया। भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को 1858 ईस्वी में कानून बना दिया गया। 1859 ईस्वी में अपराध विधान संहिता लागू की गई। व्यक्तिगत सिद्धांत यानी राज्य विलय की नीति को समाप्त कर दिया गया। 1861 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ तथा पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू की गई। लॉर्ड एल्गिन 1862 से 1863 ईस्वी, इसने बहावी आंदोलन का दमन किया। 1863 ईस्वी में धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में इसकी मृत्यु हो गई। लॉर्ड लॉरेंस 1864 से 1869 ईस्वी। 1865 ईस्वी में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया। अफगानिस्तान के संबंध में इसके हस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। इसी के समय में उड़ीसा में सन 1866 ईस्वी में तथा बुंदेलखंड एवं राजपुताना में 1868 से 69 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा। इसने हेनरी कैंपवेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया। सन 1865 ईस्वी में इसके द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई। लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 ईस्वी। लॉर्ड मेयो ने अजमेर में 1872 ईस्वी में मेयो कॉलेज की स्थापना की। इसने सन 1872 में एक कृषि विभाग की स्थापना की। इसके समय भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ही हुई। एक अफगान शेर अली अफरीदी ने 8 फरवरी 1872 ईस्वी में पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी। लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 1876 ईस्वी, इसके समय में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। इसने बड़ौदा के मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत कर मद्रास भेज दिया। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने यह घोषणा की, मेरा उद्देश्य करों को हटाना था तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है। पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन इसी के समय हुआ। इसी के समय में सुएज नहर खुल जाने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच में व्यापार में वृद्धि हुई। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 ईस्वी, यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक, साहित्यकार था। साहित्याकाश में इसे ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता था। इसके समय में बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि में भयानक अकाल पड़ा। लिटन ने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में 1878 में एक अकाल आयोग की नियुक्ति की। 1 जनवरी 1877 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। मार्च 1878 ईस्वी में लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया। विशेषकर राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश को प्रतिबंधित करने के लिए इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर सकती है। पायनियर अखबार ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया। इसी के समय में सन 1878 ईस्वी को भारतीय शास्त्र अधिनियम पारित हुआ।
जिसके तहत शस्त्र रखने एवं व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य बना दिया गया। इसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी। 1857 में सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने की आयु 23 वर्ष निर्धारित की गई थी। 1859 में आयु सीमा को घटाकर 22 वर्ष और 1866 में 21 वर्ष कर दिया गया था। लिटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 ईस्वी। प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन के परामर्श पर रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए 1882 ईस्वी में बर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को भी वही सुविधाएं दी गईं जो अन्य समाचार पत्रों को प्राप्त थीं। इसने सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु को 19 वर्ष से 21 वर्ष कर दिया। इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। 18 मई 1882 को स्थानीय स्वशासन संबंधी एक कानून बनाया, जिसके आधार पर विभिन्न प्रांतों में 1883 से 1885 के मध्य स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून बनाए गए। इसके समय में ही भारत में सन 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई। तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। 1881 की जनगणना में हैदराबाद और राजपूताने को नहीं जोड़ा गया। भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुई, परंतु इसमें भारत के संपूर्ण भागों का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। लगभग 20% भारत का भाग इसमें छूट गया। रिपन के द्वारा ही 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। इसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और 7 से 12 वर्ष के श्रमिकों के लिए 9 घंटे से अधिक कार्य कराया जाना प्रतिबंधित कर दिया। यह एक चाय, कॉफी एवं नील की खेती पर लागू नहीं थी। रिपन के समय में शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया। 2 फरवरी 1883 को यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए इल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन यूरोप वासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध में लिए गए विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 ईस्वी। इसके समय तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 88 हुआ और बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। इसी समय बंगाल टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी तथा पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित हुआ। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 28 दिसंबर 1885 को बंबई में A.O. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894 ईस्वी। भारत और अफगानिस्तान की मध्य सीमा रेखा डूरन रेखा का निर्धारण इसी समय हुआ। 1891 ईस्वी में दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया, जिसमें स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया। साथ ही सप्ताह में एक छुट्टी की व्यवस्था की गई। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 1899 ईस्वी। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। यह कथन किसका था? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का। 1895 से 1898 ईस्वी के मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1805 ईस्वी। 1899 में कर्जन ने भारतीय टंकण और मतपत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया। शासन की कार्यक्षमता के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने रिपन द्वारा स्थापित स्थानीय स्वशासन की प्रणाली पर आघात किया और 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम बनाया। कर्जन ने सन 1901 ईस्वी में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग, थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग, 1902 ईस्वी में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग एवं सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम वापस किया गया। इसने सर एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया एवं सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना की। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान दिया। इस कार्य के लिए कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। कर्जन के समय 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया गया, जिसके सहकारी समितियों की स्थापना करके किसानों को उचित ब्याज पर रुपया कर्ज देने की व्यवस्था की गई। इसने कृषि बैंक भी खुलवाए।
1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की। 1905 में पूसा में कृषि अनुसंधान संस्था खोली गई। करजन के समय ही पहली बार प्रत्येक प्रांत और केंद्र स्तर पर एक निदेशक के अधीन एक पृथक गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई। लॉर्ड कर्जन के समय में किचनर परीक्षा को सैनिक प्रशिक्षण में शामिल करके सेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाया गया। इसी के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ। कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था 1905 में बंगाल का विभाजन। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा शिमला में की गई और इसका प्रारूप प्रकाशित किया गया। सितंबर 1905 में उसे सम्राट ने भी स्वीकृति दे दी। 16 अक्टूबर 1905 को इस बंगाल विभाजन की योजना को लागू किया गया। बंगाल को 2 प्रांतों में बांट दिया गया, पूर्वी बंगाल असम प्रांत, दूसरा पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल का मुख्यालय ढाका में बनाया गया। पूर्वी बंगाल का ले गवर्नर ब्लूमफील्ड फूलर को पश्चिमी बंगाल का ले गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर को बनाया गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सैनिक सदस्य के अधिकारों के प्रश्न पर कर्जन का प्रधान सेनापति किचनर से मतभेद हो गया, जिसमें भारत सचिव ने किचनर का पक्ष लिया। इससे असंतुष्ट होकर अगस्त 1905 में लॉर्ड कर्जन ने त्यागपत्र दे दिया। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 ईस्वी। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 ईस्वी। इसके समय में आगा खां सलीम उल्ला खां के द्वारा ढाका में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। इसके शासनकाल में 1907 ईस्वी में आंग्ल एवं रूसी प्रतिनिधिमंडलों के बीच बैठक हुई। समाचार पत्र अधिनियम प्रेस एक्ट 1908 पारित हुआ। बाल गंगाधर तिलक की राजद्रोह के आरोप में 22 जुलाई 1908 को गिरफ्तारी एवं 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य के रूप में एसपी सिन्हा की नियुक्ति की गई। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी के द्वारा किया गया। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 ईस्वी। इसके समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ। यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया। इस कांड में भाई बाल मुकुंद को फांसी की सजा दी गई। इसी के समय 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। इसी के शासनकाल में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल, गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया। 1916 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 ईस्वी। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में कांग्रेस का एकीकरण हुआ एवं मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ। 1916 ईस्वी में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसके काल में 1917 ईस्वी में शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन हुआ। 20 अगस्त 1917 की सुधारों की घोषणा को मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड भारत में एक साथ कराने की संतुष्ट मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा की गई। इसी के काल में 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट पारित किया। इसी के काल में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग अमृतसर हत्याकांड हुआ। खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी का असहयोग आंदोलन इसी के समय प्रारंभ हुआ। तृतीय अफगान युद्ध इसी के समय हुआ। अक्टूबर 1920 में मानवेंद्र नाथ रॉय MN रॉय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ताशकंद समूह का गठन किया। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 ईस्वी। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ। इसके काल में ही प्रिंस ऑफ वेल्स ने नवंबर 1921 में भारत की यात्रा की। पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया। 5 फरवरी 1922 को घटी चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। कांड के बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। भारत में 1922 से इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई। 1922 में विश्व भारती विश्वविद्यालय ने कार्य करना प्रारंभ किया। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। 1923 ईस्वी के चुनाव में इस दल को मध्य प्रांत एवं बंगाल में पूर्ण बहुमत मिला। 1925 ईस्वी में प्रसिद्ध आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी गई। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 ईस्वी।
3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले में भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में 1929 ईस्वी में बम फेंका गया। लाहौर जेल में जतिन दास ने 13 जुलाई 1929 ईस्वी को भूख हड़ताल शुरू की व भूख हड़ताल के 64वें दिन 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। भूख हड़ताल का कारण भारतीय एवं अंग्रेज कैदियों के बीच व्यवहार में किया जाने वाला भेदभाव था। 1929 ईस्वी में लाहौर के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया। 25 जनवरी 1931 ईस्वी को वायसराय इरविन बिना कोई शर्त के उन्हें रिहा कर दिया। 12 नवंबर 1930 ईस्वी में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। 4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया और साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया। वायसराय भवन वर्तमान में राष्ट्रपति भवन में रहने वाले पहले व्यक्ति लॉर्ड इरविन थे। इस भवन के निर्माण में 17 वर्ष लगे थे और 1931 में इसका उद्घाटन हुआ। इस भवन का वास्तुकार सर एडविन लुटियंस और हवर्ट बेकर, लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936 ईस्वी। इसके समय में लंदन में 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भी भाग लिया। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व गांधी जी ने किया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 ईस्वी को दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। 16 अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। इसके अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा गया और दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। इससे गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने इसे हटाने के लिए आमरण उपवास आरंभ कर दिया। अंत में एक समझौता हुआ जिसे प्राय पूना समझौता कहते हैं, जिसमें दलित वर्गों के लिए साधारण वर्गों में ही सीटों का आरक्षण किया गया। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ। और ये किसके बीच हुआ था आप लोग कमेंट करके बताइए। 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। बिहार में 1934 ईस्वी में भयंकर भूकंप आया। भारत सरकार अधिनियम 1935 पास किया गया। लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के बंबई अधिवेशन 1915 ईस्वी में हिस्सा लिया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने की थी। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 43 ईस्वी। इसके समय में पहली बार चुनाव कराए गए। कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों बॉम्बे, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, असम में अपनी सरकारें बनाई। प्रथम 6 प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिली थी। बंगाल, असम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब और सिंध में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी। 1 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों से पूछे भारत को भी युद्ध में झोंक दिया। कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए नारा दिया, न कोई भाई न कोई पाई, और इसने अपने द्वारा शासित प्रांतों के सभी मंत्रिमंडलों से त्यागपत्र दे दिया। 1 मई 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई पार्टी बनाई। मार्च 1940 ईस्वी में लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। इस प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने बनाया था और फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था। खलीकुज्जमा ने उसका समर्थन किया था। 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया गया। मार्च 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्तावों को स्वीकार कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आजाद क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। 1943 ईस्वी में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। लॉर्ड वेवेल 1944 से 1947 ईस्वी। वायसराय वेवेल ने 25 जून 1945 ईस्वी को शिमला में एक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अबुल कलाम आजाद ने किया था। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया, यद्यपि वे शिमला में उपस्थित रहे। सम्मेलन के दौरान मुस्लिम लीग द्वारा यह शर्त रखी गई कि वायसराय की कार्यकारिणी
परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम समुदाय सदस्यों का चयन वह स्वयं करेगी। मुस्लिम लीग का यह अड़ियल रुख 14 जुलाई तक बना रहा था। वेवेल 14 जुलाई 1945 को सम्मेलन की विफलता की घोषणा की। 1945 में बनी क्लीमेंट एटली की अध्यक्षता वाली लेबर पार्टी की सरकार द्वारा की गई प्रथम कार्रवाई के अंतर्गत भारत में आम चुनाव करवाना था। दिसंबर 1945 ईस्वी में घोषित चुनाव परिणामों में केंद्रीय विधानसभा तथा प्रांतीय विधानमंडलों में कांग्रेस को पर्याप्त बहुमत मिला। केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस को निर्वाचन क्षेत्रों में 91.3% मत मिले। मुस्लिम लीग ने सभी मुस्लिम सीटें जीत ली। प्रांतीय विधानमंडल में कांग्रेस को बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला। मुस्लिम लीग को बंगाल तथा सिंध में बहुमत मिला। पंजाब में कांग्रेस अकालियों यूनियनिस्ट पार्टी की साझा सरकार बनी। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया। इस मिशन के सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, A.B. अलेक्जेंडर। 20 फरवरी 1947 ईस्वी में प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि जून 1948 ईस्वी तक प्रभुसत्ता भारतीयों के हाथ में दे देंगे। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से जून 1948 ईस्वी सत्ता हस्तांतरण के लिए 24 मार्च 1947 ईस्वी को भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना घोषित, इसमें भारत विभाजन शामिल था। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई को स्वीकृति मिली। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हुए। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, बिहार और बंगाल। केना सरकार, द्विज नारायण 1760 से 1800। फकीर विद्रोह, बंगाल। मजनून शाह व चिराग अली 1776 से 77। रंगपुर विद्रोह, रंगपुर व दिनाजपुर, बंगाल। धीरज नारायण 1783। पहाड़िया विद्रोह, झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह। संथाल परगना, झारखंड। रमना आहरी 1772। जगन्नाथ देव 1778। महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी 1781 से 82। 1772 1782। 4 चरण 1772, 78, 79, 81 और 82। जुआरो विद्रोह, जंगल महल आंदोलन। वांकुड़ा, बंगाल। धालमूल, मानभूम, मिदनापुर। जगन्नाथ सिंह 1769 से 71। मंगल सिंह 1782 से 84। दुर्जन सिंह 1798 से 99। कर्णगढ़ की रानी शिरोमणि 1799। 1769 से 1809। चेरो विद्रोह, झारखंड, पलामू। भूषण सिंह 1800 ईस्वी। पौलीगरा का विद्रोह, तमिलनाडु। वीर पी काट्टावाम्मान 1799 से 1801। वेलाटम्पी विद्रोह, ट्रावणकोर, मेलुथाम्पी 1808 से 9। भील विद्रोह, पश्चिमी घाट, सेबरम 1825 से 31 ईस्वी। रामोसी विद्रोह, पश्चिमी घाट, चित्तर सिंह 1822 से 29 ईस्वी। पागलपंथी विद्रोह, असम, टीपू 1825 से 27 ईस्वी। अहोम विद्रोह, असम, गोमधर कुंवर 1828 ईस्वी। बहावी आंदोलन, बिहार, उत्तर प्रदेश, सैयद अहमद तुती मीर 1831 ईस्वी। कोल विद्रोह, छोटा नागपुर, झारखंड, बुधु भगत 1831 से 32 ईस्वी। भूमिज विद्रोह, गंगा नारायण का हंगामा, झारखंड, रांची, जंगल महल, गंगा नारायण सिंह 1832 ईस्वी। खासी विद्रोह, असम, तीरथ सिंह 1833 ईस्वी। कंध विद्रोह, उड़ीसा, चक्र विशोई 1837 ईस्वी। फराइजी आंदोलन, बंगाल, सरियातुल्ला टूटू मियाँ 1838 से 48 ईस्वी। नील विद्रोह, बंगाल, बिहार, तीरूत सिंह 1854 से 62 ईस्वी। संथाल विद्रोह, बंगाल एवं बिहार, सिद्धू कानू 1855 से 56 ईस्वी। मुंडा विद्रोह, झारखंड, बिरसा मुंडा 1899 से 1900 ईस्वी। पाइक का विद्रोह, उड़ीसा, बख्शी जगबंधु 1817 से 1825 ईस्वी। नील आंदोलन, बंगाल, दिगंबर 1859 से 60 ईस्वी।
पावना विद्रोह, पावना बंगाल, ईशान चंद्र राय एवं शंभूपाल 1873 से 76 ईस्वी। दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र 1874 से 75 ईस्वी। मोपला विद्रोह मालाबार केरल, अली मुसलियार 1820 से 22 ईस्वी। कूका आंदोलन पंजाब, भगत जवाहरमल। रंपाओं का विद्रोह आंध्र प्रदेश, सीताराम राजू 1869 से 1922 ईस्वी। ताना भगत आंदोलन बिहार, ताना भगत आंदोलन बिहार, जतरा भगत 1914। तेभांगा आंदोलन बंगाल 1946। तेलंगाना आंदोलन आंध्र प्रदेश 1946। इसी सन्यासी विद्रोह का उल्लेख वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया है। तिलका मांझी ने भागलपुर के प्रथम कलेक्टर अगस्टस क्लेवलैंड को 1784 ईस्वी में तीर एवं धनुष से जख्मी कर दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसी कारण उसे गिरफ्तार कर 1785 ईस्वी में भागलपुर के बीच चौराहे पर बरगद के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। तिलका मांझी का वास्तविक नाम जवरा पहाड़िया था। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र जो दामन एक कोह के नाम से जाना जाता था, संताल बहुल क्षेत्र था। संथाल बहुल क्षेत्र। गैर आदिवासी एवं अंग्रेजों के अत्याचार से तंग आकर यहाँ के संथालों ने अपने आप को संगठित कर लिया। संथालों को उत्प्रेरित करने का कार्य भगनाडीह के गांव के चुलू संथाल के 4 पुत्र सिद्धू, कानू, चांद और भैरव ने किया। सिद्धू ने अपने आप को ठाकुर का अवतार और भैरव ने सिद्धू ने अपने आप को ठाकुर का अवतार घोषित किया। जुलाई 1855 में संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ। सशस्त्र विद्रोह के प्रारंभ दीसी नामक स्थान में अत्याचारी दरोगा महेश लाल की हत्या से हुआ। अहूम लोगों द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियां बुरंजी कहलाती हैं। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को खूंटी जिले के तमाड़ के निकट उलीहातू नामक गांव में हुआ था। 1895 में बिरसा ने अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया। उड़ीसा के कंद आदिवासियों के बीच मारियाह प्रथा, मानव बलि प्रथा का प्रचलन था। भगत जवाहरमल के शिष्य राम सिंह ने 1872 ईस्वी में अंग्रेजों का कड़ाई से सामना किया। बाद में इन्हें कैद कर रंगून भेज दिया गया, जहां 1885 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। 1857 ईस्वी की महान क्रांति। 1856 में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल को प्रयोग करने का निर्णय लिया। उसके लिए जो कारतूस बनाए गए उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। यह चर्बी वाला कारतूस ही 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया और उसने लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर ह्यूसन को गोली मारकर हत्या कर दी। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई। फांसी पर चढ़ने से पहले मंगल पांडे ने हल्ला बोल का नारा दिया। मंगल पांडे का संबंध 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री BNI से था। 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल 20 NI से 1857 ईस्वी 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 नेटिव इन्फेंट्री से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई। 1857 ईस्वी में क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एवं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पार्मेस्टन लिबरल थे। अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1748 ईस्वी में आरंभ हुआ। उस समय मेजर स्ट्रेंजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक पुकारा गया। 1857 के विद्रोह के पश्चात सेना का पूर्ण रूप से पुनर्गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था एक और विद्रोह न होने देना। इसके लिए स्थापित पील कमीशन की रिपोर्ट पर सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया तथा उच्च सैनिक पदों पर अब भारतीयों की नियुक्ति पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दी गई, जो पहले से ही प्रतिबंधित थी। बंगाल की सेना में यूरोपीय व भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2 रखा गया, जबकि बम्बई मद्रास में 2:5 रखा गया। 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में इतिहासकारों का मत। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसने कहा? VD सावरकर। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, ये कहा डिज़रायली ने। यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह था, सर जॉन लॉरेंस एवं सीले। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था, ये किसने कहा? जेम्स आउट्रम W टेलर। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था, TR होम्स। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, LER रीज।
बिहार, अवध तथा अन्य उन स्थानों के व्यक्तियों को जिन्होंने 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लिया था गैर लड़ाकू घोषित किया गया और सेना में उनकी संख्या कम कर दी गई तथा सिख, गोरखा और पठानों को जिन्होंने 1857 की क्रांति को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी लड़ाकू जातियां घोषित की गई और उन्हें बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया गया। भारतीय को सेना में ऊंचे से ऊंचा प्राप्त होने वाला पद सूबेदार का था। ह्यूरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द थी। 1857 ईस्वी की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र दिल्ली, बहादुर शाह जफर बख्त खां सैन्य नेतृत्व। 11 से 12 मई 1857 ईस्वी ब्रिटिश नायक विद्रोह दबाने वाला निकलसन मारा गया एवं हडसन तिथि विद्रोह दबाने की 21 सितंबर 1857 ईस्वी। कानपुर, नाना साहब धुंधुपंत तात्या टोपे सैन्य नेतृत्व। 5 जून 1857 ईस्वी ब्रिटिश नायक कैंपबेल तिथि 6 सितंबर 1857 ईस्वी। लखनऊ, बेगम हजरत महल मोहम्मदी खातून विद्रोह की तिथि 4 जून 1857 ईस्वी। ब्रिटिश नायक हेनरी लॉरेंस कैंपबेल जो मारा गया था तिथि मार्च 1858 ईस्वी। झांसी केंद्र झांसी भारतीय नायक रानी लक्ष्मीबाई विद्रोह की तिथि जून 1857 ईस्वी। ब्रिटिश नायक ह्यूरोज तिथि 3 अप्रैल 1858 ईस्वी। इलाहाबाद लियाकत अली 1857 ईस्वी। कर्नल नील 1858 ईस्वी। जगदीशपुर कुंवर सिंह अगस्त 1857 ईस्वी। ब्रिटिश नायक विलियम टेलर एवं विसेंट आयर 1858 ईस्वी। बरेली खान बहादुर खान 1857 ईस्वी। ब्रिटिश नायक हडसन 1858 ईस्वी। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला 1857 ईस्वी। ब्रिटिश नायक कर्नल नील 1858 ईस्वी। फतेहपुर अजीमुल्ला 1857 ईस्वी। जनरल रेनल्ड 1858 ईस्वी। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। उन्हें सिंधिया के सामंत मान सिंह ने धोखा देकर पकड़वा दिया। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। बेगम हजरत महल का जन्म 1820 में और मृत्यु 1879 में नेपाल में हुई। उन्हें काठमांडू की जामा मस्जिद में दफनाया गया। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया। 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में करजन भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। कांग्रेस पर कुछ विशेष टिप्पणियां। कांग्रेस केवल भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया। 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। कांग्रेस पर कुछ विशेष टिप्पणियां। डफरिन, कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। करजन, कांग्रेस लड़खड़ाकर गिर रही है। भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। अरविंद घोष, कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है। बंकिम चंद्र चटर्जी, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। अश्वनी कुमार दत्त, कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। लाला लाजपत राय, कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है। बिपिन चंद्र पाल, कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। 1887 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। नौरोजी, दत्त एवं बाचा ने धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दादा भाई नौरोजी ने धन का पलायन सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिसवरी से 1892 ईस्वी में चुनाव जीता था। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए एवं बंगाल एक है आदि नारे लगाए गए। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के
पत्र संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया गया था। आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में नेतृत्व सैयद हैदर राजा, मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले, पूना व मुंबई में तिलक ने, पंजाब में लाला लाजपत राय ने किया। 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीके को लेकर ही कांग्रेस 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी गरम दल एवं उदारवादी नरम दल नामक दो दलों में विभाजित हो गई। इस सम्मेलन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बंगला लिखा। बाद में यही गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए अश्विनी कुमार दत्ता ने बारिशल में स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की। 1893 ईस्वी का वर्ष एक परिवर्तन बिंदु। 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 ईस्वी अमेरिका के शिकागो नगर पहुंचे। सितंबर 1893 ईस्वी में वहां पर हो रहे सर्वधर्म सम्मेलन में पहले ही दिन उन्हें 2 मिनट बोलने का समय दिया गया था। जैसे ही उन्होंने अपने वक्तव्य का संबोधन अमेरिका के भाई और बहनों के साथ शुरू किया, तालियों की गड़गड़ाहट ने न केवल उन्हें बल्कि भारत को विश्व के सर्वोच्च देशों में लाकर खड़ा कर दिया। उन्हें तूफानी हिंदू कहा जाने लगा। 1893 ईस्वी में 14 वर्ष के बाद योगीराज अरविंद घोष 1872 से 1950 ईस्वी की भारत भूमि पर वापसी हुई। 1893 ईस्वी में उन्होंने एक लेखमाला न्यू लैम्प फॉर ओल्ड प्रकाशित किया। 16 नवंबर 1893 को एनी बेसेंट 1847 से 1933 ईस्वी भारत आई। वे वाराणसी शहर में रहने लगी। उन्होंने भारतीयों से कहा कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से भी मैं तुम ही लोगों में से एक हूँ। 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी 1869 1948 ईस्वी अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका गए। क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से भी 1893 ईस्वी का वर्ष महत्वपूर्ण है। नासिक में चापेकर बंधुओं ने एक गुप्त संस्था सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू द हिंदू रिलीजन स्थापित की। बंगाल में क्रांतिकारियों का पहला प्रमुख संगठन अनुशीलन समिति था, जिसकी स्थापना 24 मार्च 1903 को हुई थी। संस्थापकों के अनुरोध पर बैरिस्टर प्रथमनाथ मित्र पी मित्र इसका नेतृत्व संभाला। इसका मुख्यालय कलकत्ता में था। इसके प्रथम कार्यकारिणी के 5 सदस्य थे। प्रथमनाथ मिश्र अध्यक्ष, चित्तरंजन दास एवं अरविंद घोष उपाध्यक्ष, सुरेंद्रनाथ ठाकुर कोषाध्यक्ष और सिस्टर निवेदिता कार्यकारिणी की सदस्य थी। 1906 में अनुशीलन समिति का पहला सम्मेलन कोलकाता में हुआ। अनुशीलन समिति का मुख्य उद्देश्य था खून का बदला खून। आगे चलकर वारिंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य एवं भूपेंद्र नाथ दत्त का गुट अनुशीलन समिति पर प्रभावी हो गया और उन्होंने आंदोलन को और उग्रता प्रदान की। इन लोगों ने 1905 में भवानी मंदिर नामक अपनी पहली पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें कहा गया था कि क्रांतिकारी राजनीतिक सन्यासी का जीवन तब तक बिताएं जब तक वह स्वाधीनता प्राप्त न हो। अक्टूबर 1907 में अविनाश चंद्र भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित वर्तमान रणनीति उनकी दूसरी पुस्तक थी, जिसमें कहा गया था कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए फौजी शिक्षा और युद्ध आवश्यक है। इसके लिए छापामार युद्ध अपनाने के लिए कहा गया था। अनुशीलन समिति ने हेमचंद दास कानूनगो को पेरिस भेजा, जिसने रूसी क्रांतिकारी निकोलस समफ्रांस्की से बम बनाना सीखा। वारिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, अविनाश चंद्र भट्टाचार्य ने 1906 में युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित किया। युगांतर के प्रथम संपादक भूपेंद्र नाथ दत्त को 1907 ईस्वी में 1 वर्ष की कड़ी सजा दी गई। 1908 में यह पत्र बंद कर देना पड़ा। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा एवं पुलिन दास ने 1904 ईस्वी में ढाका में की थी। ढाका में इसकी लगभग 500 शाखाएं थीं। 11 दिसंबर 1908 को अनुशीलन समिति गैर कानून घोषित कर दी गई। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया। गलती से बम कनेडी की गाड़ी पर गिरा दिया गया, जिससे 2 महिलाओं प्रिंगले की पत्नी एवं बेटी की मृत्यु हो गई। टाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को लगभग 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त
1908 ईस्वी को फांसी दे दी गई। अब खुदीराम बोस के बारे में जान लेते हैं। जन्म 1879 में, ग्राम हबीबपुर, जिला मिदनापुर, पश्चिम बंगाल। पकड़ने वाली पुलिस फतेह सिंह एवं शिव प्रसाद मिश्र। खुदीराम बोस के मुकदमे में जज कर्ण डफ, सरकारी वकील मानुक व विनोद मजूमदार। खुदीराम बोस की ओर से वकील कालिदास बोस। फांसी की तारीख 11 अगस्त 1908। एक हाथ में गीता लेकर खुदीराम बोस फांसी के तख्ते पर जा खड़े हुए। खुदीराम बोस बंगाल के क्रांतिकारियों के युगांतर दल के सक्रिय सदस्य थे। युगांतर दल के नेता वारिंद्र कुमार घोष थे। अलीपुर षड्यंत्र केस 18 मई 1908 को कलकत्ता के अलीपुर अदालत में 31 व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के कारण पेश किया गया। इन व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के कारण गिरफ्तार किया गया। 19 अगस्त 1908 को 30 आदमियों को सेशन जज के सुपुर्द किया गया और 7 सितंबर 1908 को 7 और आदमियों को इस मुकदमे में शामिल किया गया। यही मुकदमा अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध है। इस केस के सरकारी गवाह नरेंद्र नाथ गोसाई को अलीपुर जेल में सत्येंद्र नाथ घोष एवं कन्हैया लाल दत्त ने गोली मार दी। इसके लिए दोनों को फांसी की सजा दी गई। वारिंद्र कुमार घोष, उल्लासकर दत्त, हेमचंद दास और उपेंद्र नाथ बनर्जी को आजीवन काला पानी की सजा मिली। बाकी लोगों को 10 वर्ष या 7 वर्ष 5 वर्ष की सजा दी गई। इस मुकदमे में अरविंद घोष छोड़ दिए गए। तब इन्होंने क्रांतिकारी क्रियाकलापों से अलग होकर पांडिचेरी में अपना आश्रम और विले स्थापित कर लिया। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की। अभिनव भारत संगठन के सदस्य PN वापट बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए। विनायक दामोदर सावरकर के बड़े भाई गणेश सावरकर ने देशभक्त से पूर्ण कुछ कविताओं की रचना की, जिस कारण नासिक के जज जैक्सन ने उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर 8 जून 1909 को आजीवन निर्वासन का दंड दिया। इस सजा को सर्वथा अनुचित मानकर अभिनव भारत ने जैक्सन से बदला लेने का विचार किया। जैक्सन के विदाई समारोह में 21 दिसंबर 1909 की रात को एक नाटक खेला जा रहा था कि ज्यों ही जैक्सन इसे देखने के लिए फाटक पर पहुंचा, अनंत लक्ष्मण कन्हरे ने उन्हें गोली मार दी। जैक्सन की हत्या के अभियोग में अनंत लक्ष्मण कन्हरे, कृष्णजी गोपाल कर्वे और विनायक नारायण देशपांडे को 19 अप्रैल 1911 को फांसी दी गई। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। 1881 में इन्होंने साप्ताहिक पत्र मराठा अंग्रेजी और दैनिक पत्र केसरी मराठी नाम के 2 पत्रों द्वारा नवजागरण प्रारंभ किया था। तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपत एवं 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की। 1897 में राजद्रोह के आरोप में 18 माह की कारावास हुई। फिर 1809 में राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की कारावास हुई। 1908 में, सॉरी यहाँ मैंने 1808 बोल दिया, यहाँ 1908 है। 1908 में राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की कारावास हुई। 1908 से 1914 तक बर्मा के मॉडले जेल में 6 वर्ष काटने पड़े। तिलक को सजा सुनाने वाले जज का नाम दावर था। वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था, जिसके लिए तिलक ने उन पर मानहानि का मुकदमा किया। प्लेग के समय की ज्यादतियों से प्रभावित होकर पूना के चापेकर बंधुओं दामोदर एवं बालकृष्ण ने 22 जून 1897 को प्लेग अधिकारी रैंड एवं एयर्स्ट की हत्या कर दी। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन परांजवे जपे ने किया। 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। श्यामजी कृष्ण वर्मा को क्रांतिकारियों का पिता भी कहा जाता है। अवींद्रनाथ टैगोर ने 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की, जिससे प्राचीन भारतीय कला एवं संस्कृत का संरक्षण एवं विकास हुआ। न्यू इंडिया नामक एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र 1906 में वंदे मातरम नामक समाचार पत्र बिपिन चंद्र पाल ने निकाला। 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ। नवाब बकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ, जिसका मुख्यालय लखनऊ में था। लीग का संविधान 1907 ईस्वी में कराची में बना और इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 में अमृतसर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सैयद इमाम ने की। इसी अधिवेशन में आगा खां को मुस्लिम लीग का अध्यक्ष बनाया गया। इसी अधिवेशन में मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल की मांग की गई, जिसको 1909 में पार्लियामेंटो सुधार में मान लिया गया।
मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। 1908 में मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में खोली गई, जिसे सैयद अमीर अली ने स्थापित किया था। भिकाजी रुस्तम कामा भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी, जो जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 को आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती हैं। इनके माता पिता पारसी थे। इन्होंने दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में भी काम किया था। 1 जुलाई 1909 को मदनलाल ढींगरा ने विलियम कर्जन बाइली को गोली मारकर हत्या कर दी। 16 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को मृत्युदंड दिया गया। 21 दिसंबर 1909 को अनंत कान्हरे ने जैक्सन को गोली मार दी। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मेरी के स्वागत में किया। इस दरबार में निम्न घोषणाएं हुई। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। बंगाल भाषी क्षेत्रों को मिलाकर अलग अलग प्रांत बनाया गया। बिहार एक अलग राज्य बना, जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई। 1 अप्रैल 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। अरुणडेल कमिटी लॉर्ड मिंटो ने 1906 ईस्वी में राजनीतिक सुधारों के हेतु इस 4 सदस्यीय कमेटी का गठन A.T. अरुणडेल के नेतृत्व में किया था। इसने अपनी सिफारिश में भारत की विभिन्न परिषदों के विस्तार के साथ एक सामंतों की समिति बनाए जाने की अनुशंसा की तथा विभाजित बंगाल को पुनः एक कर देने की संस्तुति की। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। इसके परिणाम स्वरूप 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। इसमें प्रमुख थे मास्टर अमीचंद, दीनानाथ, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, बसंत कुमार, विश्वास, हनुमंत सहाय एवं बलराज। दीनानाथ दबाव में आकर सरकारी गवाह बन गए और मास्टर अमीचंद, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद एवं बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई। 1 नवंबर 1913 में अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की। यहाँ प्रश्न भी बन सकता है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की? लाला हरदयाल ने। सोहन सिंह भागखना इसके प्रथम अध्यक्ष, लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री, काशीराम कोषाध्यक्ष चुने गए। 1 नवंबर 1993 को गदर अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ, जो उर्दू में था। 9 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी में छपने लगा। इसके प्रत्येक अंक के पहले पृष्ठ पर छपता था अंग्रेजी राज का काला चिट्ठा, अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। ओमागाट्टा मारू जापानी जहाज को बाबा गुरुदत्त सिंह 1914 ईस्वी में किराए पर लिया था। यह जलियान 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 ईस्वी को हुगली पहुंचा। बजबज नामक इस बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई और संघर्ष हुआ। 18 यात्री मार दिए गए और लगभग 25 यात्री घायल हुए। 1915 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया। लखनऊ के अधिवेशन 1916 ईस्वी में कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हो गई। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की। मुस्लिम लीग के 1916 के लखनऊ सम्मेलन की अध्यक्षता मोहम्मद अली, यहाँ गलत लिखा है, यहाँ जिन्ना होगा, जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। जिन्ना और तिलक के विशेष प्रयास से ही 1916 में लीग एवं कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था। बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। इसके अध्यक्ष जोसेफ बपिस्ता तथा सचिव NC केलकर थे। तिलक ने अपने अखबार मराठा, अंग्रेजी तथा केसरी मराठी के माध्यम से होम रूल लीग का प्रचार प्रसार किया। यहाँ पर बपतिस्ता होगा। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में अडयार मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। जॉर्ज अरुणडेल को लीग का सचिव बनाया। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुब्रमण्यम अय्यर, जिन्ना तथा तेज बहादुर सप्रू इस लीग से जुड़े हुए थे। इस होम रूल लीग का प्रचार प्रसार एनी बेसेंट ने अपने दैनिक पत्र न्यू इंडिया तथा साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ द्वारा किया।
गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने संगठन सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को होम रूल लीग आंदोलन में भाग लेने की अनुमति नहीं दी। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय से लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया, इसलिए लोग इन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहने लगे। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। बिहार के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने को प्रेरित किया। चंपारण आंदोलन के इस सूत्रधार की 20 मई 1929 को 54 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। अंग्रेज अधिकारी एमन जिससे शुक्ल जी 25 वर्षों तक लड़ते रहे थे, उनके श्राद्ध कर्म के लिए 300 रुपए भेजा एवं कहा कि वह चंपारण का अकेला मर्द था। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में किया गया। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को 3 कठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। 3 कठिया खेती अंग्रेज मालिकों द्वारा बिहार के चंपारण जिले के रैयतों किसानों पर नील की खेती के लिए जबरन लागू 3 तरीकों में एक था। खेती का अन्य 2 तरीका कुरतौली और कुश्की कहलाता था। 3 कठिया खेती में प्रति बीघा 20 कट्ठा 3 कट्टा जोत पर नील की खेती करना अनिवार्य था। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। वेसेंट ने 20 अगस्त 1917 ईस्वी को होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा की। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को तत्कालीन भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में लागू किए जाने वाले प्रस्तावित सुधारों की घोषणा की, जिसमें 4 बातों का उल्लेख किया गया था। आइए देखते हैं वो 4 बातें कौन कौन सी थी। ब्रिटिश शासन का लक्ष्य भारत में स्वशासन को विकसित करना है। स्वशासन कदम न दिया जाकर विभिन्न चरणों में दिया जाएगा। स्वशासन एकदम न दिया जाकर विभिन्न चरणों में दिया जाएगा। विभिन्न चरणों का निर्धारण भारतीयों द्वारा स्वशासन की दिशा में की गई प्रगति पर निर्भर करेगा। प्रगति के विषय में निर्धारण ब्रिटिश संसद तथा ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा किया जाना था। तिलक ने मॉन्टेग्यू घोषणा को सूर्य विहीन उषा काल कहा। 1918 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल्स लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। यह उस समय की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी। यही गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। इसमें उन्होंने बताया कि पूंजीपत मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाले ट्रस्टी होते थे। 31 अक्टूबर 1920 को एन.एम. जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना की। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल 1918 ईस्वी के समर्थन में की थी। गांधी जी ने 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया। 19 मार्च 1919 ईस्वी को रोल एक्ट लागू किया गया। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध न कोई अपील, न कोई दलील और न कोई वकील किया जा सकता था, और इसको नाम दिया गया बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून। गांधी ने इस कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को देशव्यापी हड़ताल करवाई। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल REH डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 379 व्यक्ति एवं कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए। उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओ डायर था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। शंकरन नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि, जमनालाल बजाल ने राय बहादुर की उपाधि एवं रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी। इन 3 से क्वेश्चन बन सकता है कि सर की उपाधि किसने वापस लौटाई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। इसमें 5 अंग्रेज, 3 भारतीय, सर चिमन लाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण सदस्य थे। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया। इसके अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी थे। जलियांवाला बाग कभी जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ, टर्की के खिलाफ के समर्थन में आंदोलन था। 17 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया।
23 नवंबर 1919 ईस्वी को हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में की। इसके प्रस्ताव को CR दास ने प्रस्तावित किया। मोहम्मद अली को सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट तथा बिपिन चंद्र पाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन के से सहमत नहीं थे, अतः उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है। चलिए चंद्रशेखर आजाद के बारे में देखते हैं। चंद्रशेखर आजाद पंडित जी, पूरा नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी, जन्म स्थान भावरा झाबुआ जिला, वर्तमान में जिला अलीराजपुर मध्य प्रदेश। जन्म तिथि 23 जुलाई 1906 ईस्वी। पिता पंडित सीताराम तिवारी, माता जगरानी देवी। शहीद स्थल अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद। शहीद तिथि 27 फरवरी 1931 ईस्वी। संबंधित संगठन नौजवान सभा, कृति किसान पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। इस समय महात्मा गांधी बारदोली में थे। 13 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष की कड़ी कारावास की सजा सुनाई गई। स्वास्थ्य संबंधी कारणों से गांधी को 5 फरवरी 1924 ईस्वी को रिहा कर दिया गया। 1922 ईस्वी के मेवाड़ भील आंदोलन का नेता मोतीलाल तेजावत था। 1923 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में इसके अध्यक्ष चुने गए। सचिन सान्याल ने 1924 ईस्वी में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। भगत सिंह ने 1928 ईस्वी में दिल्ली स्थित फिरोजशाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही 8 डाउन ट्रेन से रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया। इसे ही काकोरी कांड कहा गया। सरकारी खजाना लूटने का विचार राम प्रसाद बिस्मिल का था। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां को दिसंबर 1927 ईस्वी में फांसी दे गई एवं सचिंद्र सान्याल को आजीवन कारावास की सजा मिली। मनमथ नाथ गुप्त को 14 वर्ष की कैद हुई। राम प्रसाद बिस्मिल यह कहते हुए कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूं, फांसी पर लटक गए। संभवतः अशफाकुल्ला खां पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर लटके थे। स्त्रियों ने स्वयं अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य से 1926 ईस्वी में अखिल भारतीय महिला संघ स्थापित किया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। 1927 की बटलर कमेटी का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने की थी। 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले 2 दल थे, जस्टिस पार्टी एवं पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब की क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स को गोली मार दी। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए है। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के बम फेंकने के समय असेंबली के अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल सदारत कर रहे थे। कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य घोषित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रात के 12 बजे
जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर नवगृहित तिरंगे झंडे को फहराया। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। इसी के साथ प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई थी। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया। लगभग 24 दिनों बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस यात्रा से की। 4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों व आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया। इस प्रस्ताव को बनाने में M.N. राय ने नेहरू की मदद की थी। इसी अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार किया गया एवं गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति प्रदान कर दी गई। इसी समय गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी से 1 दिसंबर 1931 तक को हुआ। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया परंतु यह सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा। गांधी SS राजपूताना जहाज से लंदन पहुंचे थे और वेसंटियाना नामक इटली के पोत से वापस भारत लौटे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी में, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी में हुआ। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लंदन में हुई तीनों गोलमेज सभाओं में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी ने 3 जनवरी 1932 में पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 को वापस लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया। 23 मार्च 1931 ईस्वी को सुखदेव, भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया। मई 1934 ईस्वी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद व महासचिव N.G. रंगा चुने गए। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार नामक पत्रिका का पटना से प्रकाशन किया। यह किसान आंदोलन की पत्रिका थी। राहुल सांकृत्यायन इस साप्ताहिक पत्रिका के 1942 में संपादक बने। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में हुआ। 1939 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित पट्टाभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट का गठन किया जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा गया। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इसका गठन 1927 में हुआ। 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान के सरदार उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की गोली मारकर हत्या कर दी। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को पावनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्राही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्राही जवाहरलाल नेहरू एवं तीसरे सत्याग्राही ब्रह्मदत्त थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लंदन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी चौधरी रहमत अली और उसके 3 साथियों ने जनवरी 1933 ईस्वी में प्रकाशित किए गए एक पैम्पलेट अब या फिर कभी नहीं, नाउ और नेवर में किया था। 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त घोषणा के द्वारा मुसलमानों को आश्वासन दिया कि ब्रिटेन और भारत के बीच किसी भी समझौते की स्थिति में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। क्रिप्स प्रस्ताव। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन की घोषणा की। इसके अनुसार युद्ध के बाद भारत को डोमियन राज्य का दर्जा एवं
संविधान निर्मात्री परिषद बनाने का प्रस्ताव था। मुस्लिम लीग भारतीय संघ को स्वीकार करने या न करने को स्वतंत्र होगी तथा राजाओं को भी अलग राज्य स्थापित करने का अधिकार दिया जाएगा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि यह किसी भी प्रकार का भारतीय स्वतंत्रता की बात नहीं करता था। इसे भविष्य का वादा करार दिया गया था। गांधी ने इस प्रस्ताव को उत्तर तिथि में चेक कहा था, पोस्ट डेटेड चेक कहा था, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने इसको डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथि चेक कहा था। 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स प्रस्तावों को वापस ले लिया गया। 1942 में वर्धा में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालिया टैंक में हुई। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने की। गांधी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 ईस्वी को स्वीकार कर दिया गया। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। 9 अगस्त 1942 को प्रातःकाल ऑपरेशन जीरो आवर ही गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्य सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी को पूना के आगा खां महल में तथा कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया था। सरोजिनी नायडू एवं कस्तूरबा गांधी को भी आगा खां महल में रखा गया था, जहां कुछ दिनों बाद कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो गई। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में और मौलाना अबुल कलाम आजाद को बांकुड़ा जेल में रखा गया। 10 फरवरी 1943 से गांधी जी ने जेल में 21 दिनों का उपवास शुरू किया, जिसका समापन 7 मार्च 1943 ईस्वी को हुआ। 6 मई 1944 ईस्वी को गांधी जी को जेल से छोड़ा गया। उषा मेहता भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में विख्यात हुई। राम मनोहर लोहिया और BM खाकर भी रेडियो प्रसारण से संबंधित थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार होकर भूमिगत रूप से आंदोलन का नेतृत्व करने लगे। विशेषकर मुस्लिम लीग अंबेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। इस आंदोलन के दौरान कई समांतर सरकार बनी, जिसमें प्रमुख थी बलिया की, चीतू पांडे की सरकार, तामलुक की जाति सरकार। इस आंदोलन के दौरान कई समांतर सरकार बनी, जिसमें प्रमुख थी बलिया की, चीतू पांडे की सरकार, तामलुक की जाति सरकार, सतारा की YV चौहान की सरकार। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए C राजगोपालाचारी ने 1944 में दी वे आउट नामक पैम्फलेट जारी किया। आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया। आजाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को दिया जाता है। आजाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन का गठन 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया, परंतु वह असफल रहा। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस अग्रणी क्रांतिकारी थे। भारत की स्वतंत्रता हेतु विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए बोस 1941 में जर्मनी पहुंचे। वहां जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्होंने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया, जहां से वे आजादी के पक्ष में पर्चे छपवाते थे तथा भाषण देते थे। 1942 में बोस ने उत्तरी अफ्रीका से पकड़े गए भारतीय युद्ध बंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों का दल गठित किया, जिसे फ्री इंडियन लीजन कहा गया। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया, जिसका जर्मनी व जापान ने समर्थन किया। अक्टूबर 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था। आजाद हिंद फौज की 3 ब्रिगेडों के नाम सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड एवं नेहरू ब्रिगेड एवं महिलाओं की ब्रिगेड का नाम लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था। आजाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस के तिरंगे झंडे की भांति था, जिस पर दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था। 8 नवंबर 1943 ईस्वी को जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए। नेताजी ने इनका नाम क्रमशः शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप रखा। 22 सितंबर 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने शहीदी दिवस मनाया। टोक्यो जाते हुए फार्मोसा द्वीप के बाद अचानक हवाई जहाज में आग लग जाने से सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 को मारे गए, परंतु इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणिक नहीं माना गया है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक ओडिशा में हुआ था। आजाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी PK सहगल, कर्नल गुरुदयाल ढिल्लन एवं मेजर शाहनवाज खां पर राजद्रोह का आरोप लगाकर
दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 ईस्वी में मुकदमा चलाया गया। वायसराय ने इनकी सजा माफ कर दी। आजाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से अरुणा आशफ अली, तेज बहादुर संप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई नेतृत्व एवं KN काटजू ने पैरवी की। कराची में 20 फरवरी 1946 ईस्वी को वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दी। बम्बई, लाहौर, दिल्ली में भी यह शीघ्र ही फैल गई। इसमें लगभग 5200 सैनिकों ने भाग लिया। इसकी प्रमुख मांग थी कि भारतीय और अंग्रेज सैनिकों में बराबरी का व्यवहार किया जाए। शाही नौसेना का विद्रोह। शाही नौसेना का विद्रोह रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी को हुई, जब बंबई में HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दिया। 19 फरवरी को कराची में हिंदुस्तान नामक जहाज के नाविकों ने भी हड़ताल कर दी। कराची में दमनपूर्वक आत्मसमर्पण कराया गया, जिसमें 6 नाविक मारे गए। नौसेना विद्रोह में इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, हिंदू मुस्लिम एक हो, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, आजाद हिंद फौज के कैदियों को रिहा करो आदि नारे लगाए गए। इनके प्रदर्शन में 3 झंडे साथ चलते थे, कांग्रेस का तिरंगा, लीग का हरा और बीच में कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा। सरदार पटेल एवं जिन्ना ने इन्हें आत्मसमर्पण की सलाह दी। 24 फरवरी 1946 को विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम भारत के सामने समर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। नौसेना विद्रोह के समय नौसेना अध्यक्ष एडमिरल गोल्फ्रेड था। नौसेना विद्रोह को भारत की लाल क्रांति की संज्ञा दी जाती है। कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन 1946 प्रधानमंत्री एटली ने 15 फरवरी 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की। 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। इस शिष्टमंडल के सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष, बोर्ड ऑफ ट्रेड पैथिक लॉरेंस भारत सचिव एवं AB अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री। कैबिनेट मिशन पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था। कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 ईस्वी को और कांग्रेस ने 25 जून 1946 ईस्वी को स्वीकार कर लिया। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के पश्चात संविधान सभा के निर्माण के लिए हुए चुनाव। जुलाई 1946 ईस्वी में कांग्रेस ने 214 सामान्य स्थानों में से 205 स्थान प्राप्त किए और मुस्लिम लीग ने 78 मुस्लिम स्थानों में से 73 स्थान प्राप्त किए। कांग्रेस को 4 सिख सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त था। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को सीधी अथवा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे मनाया। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कलकत्ता में मनाया गया। उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी। बंगाल के मुख्यमंत्री शहीद सोहरावर्दी थे। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के परिणाम स्वरूप बंगाल, बिहार और पंजाब में भयंकर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। 3 जून 1947 ईस्वी को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रकाशित की गई, जिसे कांग्रेस कार्य समिति की 3 जून 1947 ईस्वी की बैठक में स्वीकार कर लिया गया। 14 जून 1947 ईस्वी को कांग्रेस महासमिति की बैठक में गोविंद वल्लभ पंत ने देश के विभाजन की माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव का समर्थन अबुल कलाम आजाद ने किया, जो बंटवारे का विरोध करते आ रहे थे। आजाद ने कहा, कांग्रेस कार्य समिति का फैसला सही फैसला नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सामने कोई और रास्ता नहीं है। गांधी, नेहरू और पटेल के समर्थन के बावजूद कांग्रेस कार्य समिति का देश विभाजन का प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में सर्वसम्मति से पास न हो सका। 161 सदस्यों ने उनके खिलाफ वोट दिया या वे तटस्थ रहे। प्रस्ताव का विरोध करने वालों में सिंध कांग्रेस के नेता चौथराम मेडवानी, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन, मौलाना हफीजुर रहमान आदि थे। मुस्लिम लीग की काउंसिल की बैठक माउंटबेटन योजना पर विचार करने के लिए 10 जून 1947 को नई दिल्ली में बुलाई गई। लीग ने भारी बहुमत से इस योजना को स्वीकार किया। लीग की बैठक में उपस्थित 400 सदस्यों में से 10 सदस्यों ने इसका विरोध किया। चलिए देखते हैं महात्मा गांधी का संक्षिप्त परिचय। जन्म 2 अक्टूबर 1869, पोरबंदर, गुजरात। वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी। माता पुतलीबाई, पिता करमचंद गांधी, पत्नी कस्तूरबा गांधी। इनका विवाह हुआ था 1883 में। 4 पुत्र थे, हीरालाल, हरिलाल, रामदास, मणिलाल तथा देवदास। 5वें पुत्र की उपाधि जमनालाल बजाज। लंदन में 1891 में बैरिस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण की और वकालत करने बंबई आ गए।
एक मुस्लिम व्यापारी दादा अब्दुल्ला ने इन्हें अपने फर्म की कानूनी कार्रवाइयों के लिए नियुक्त किया। इसी सिलसिले में 1892 में दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी हेतु दक्षिण अफ्रीका गए, जहां भी सर्वप्रथम नटाल बंदरगाह पर उतरे। 7 जून 1893 को गांधी जी ने डरबन से प्रिटोरिया जाने वाली ट्रेन पकड़ी। उस दिन गांधी जी के पास उसी ट्रेन की प्रथम श्रेणी का टिकट था, लेकिन रंग भेद के कारण उन्हें जबरन तृतीय श्रेणी में जाने के लिए कहा गया। नहीं जाने पर जबरन उन्हें पीटर मारिट वर्ग स्टेशन पर धक्का देकर नीचे उतार दिया गया। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1894। नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1903। इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन 1904। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1910। टालस्टॉय फार्म की स्थापना, इस फार्म की स्थापना जर्मन शिल्पकार कालिन बार्ब की सहायता से जोहान्सबर्ग में की गई थी। 1910 में हिंद स्वराज का पहला गुजराती संस्करण फिनिक्स दक्षिण अफ्रीका इंटरनेशनल प्रिंटिंग प्रेस स्वराज की व्याख्या। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आ गए। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करने के कारण इन्हें कुछ लोग भर्ती करने वाला सार्जेंट कहने लगे। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की। गांधी जी ने जब नवजीवन गुजराती एवं यंग इंडिया अंग्रेजी का संपादन किया। हरिजन पत्र का प्रकाशन 1933 में प्रारंभ किया। गांधी जी की आत्मकथा है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। गांधी जी की प्रिय भजन वैष्णव जन को तैनू कहिए की रचना नरसिंह मेहता ने की थी। गांधी जी के नेतृत्व में हुए प्रथम 3 संघर्ष कौन कौन से थे? चंपारण सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल 1918, खेड़ा सत्याग्रह 1918। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन चलाने के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की। इस आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले पहले प्रमुख नेता मोहम्मद अली थे। असहयोग आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग के बदले में अंग्रेजों द्वारा दी गई कैसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी। जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से किया। 15 अगस्त 1947 के दिन गांधी जी ने नोआखाली बंगाल में थे। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला भवन में नाथूराम गोडसे ने कर दी। गांधी जी की हत्या की मुकदमा नाथूराम गोडसे, गोपाल गोडसे, मदनलाल पहवा, विष्णु करकरे, दिगंबर वांगरे, दामोदर वीर सावरकर एवं नारायण आप्टे पर चला, जिसमें नाथूराम गोडसे एवं नारायण आप्टे को फांसी की सजा हुई। गांधी जी की हत्या के मुकदमे की सजा सुनाने वाले जज आत्मचंद अग्रवाल थे। भारत का एकमात्र समाचार पत्र हिंदू जिसने गांधी जी की हत्या का समाचार सबसे को पहले पन्ने पर स्थान नहीं दिया, क्योंकि उन दिनों हिंदू के पहले पन्ने पर केवल विज्ञापन आता था। 2 अक्टूबर 2005 को दक्षिण अफ्रीका पीटर मारिट वर्ग स्टेशन पर गांधी जी की प्रतिमा लगाई गई है। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक पेश किया गया। 15 जुलाई को बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पास कर दिया गया। 18 जुलाई 1947 ईस्वी को उस पर ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर हो गए। इसके अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 ईस्वी को 2 डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया। 2 डोमिनियनों की पूरी स्वतंत्रता तथा संप्रभुता सौंप दी जाएगी। 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज्य और 15 अगस्त को भारतीय अधिराज्य की स्थापना होगी। भारत की आजादी के समय इंग्लैंड का सम्राट जॉर्ज षष्ठम था। यह भारत का अंतिम सम्राट एवं कॉमनवेल्थ नेशन का प्रथम प्रधान था। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 ईस्वी को हुआ। 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग 5 सदस्य अंतिम सरकार में सम्मिलित हुई। 27 मार्च 1947 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी थे। भगत सिंह के विरुद्ध मुखबिरी करने के कारण फणींद्र घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल ने की थी। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला। बांटो और छोड़ो का नारा लीग ने दिसंबर 1943 ईस्वी के कराची अधिवेशन में दिया। कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे।
मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, महात्मा गांधी ने कहा। गांधी जी हरिजन नाम वाले 3 पत्रों का प्रकाशन करते थे। हरिजन बंधु गुजराती में, हरिजन सेवक हिंदी में एवं हरिजन अंग्रेजी में। पुणे 11 फरवरी 1933। गांधी जी द्वारा गाए जाने वाला भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए कि वैष्णव जन तो तेने कहिए की रचयिता नरसिंह मेहता हैं। डंडा फौज का गठन पंजाब में चमनदीव ने किया। दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले पर हुए अत्याचार का उल्लेख है। राष्ट्रवादी एहरार आंदोलन मजहर उल हक ने प्रारंभ किया। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत रामास्वामी नायकर ने की। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयाल दास ने की। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तैयार किया। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कलकत्ता में की गई। भारत भारतीयों के लिए यह नारा आर्य समाज ने दिया। स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया। बंगाल में मुस्लिम जागरण का पिता नवाब अब्दुल लतीफ खान को कहा जाता है। दिल्ली षड्यंत्र केस में दीनानाथ के द्वारा मुखबिरी की गई थी। अलीपुर केस में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई बन गया था। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? खुदीराम बोस। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश कौन थे? जी.सी. हिल्टन। सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा श्री नारायण गुरु ने दिया। स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। महात्मा गांधी को महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने एवं अर्धनग्न फकीर फ्रैंक मोरिस ने कहा था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने प्रदान की। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था। गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु एम.जी. राणा ने थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे। इनको याद रखना है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। 19वीं शताब्दी के पुनर्जागरण का पिता राजा राममोहन राय को कहा जाता है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। युवा राष्ट्रीय दिवस स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। यंग बंगाल का प्रवर्तक कौन था? विवियन डिरोजियो। कांग्रेस ने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया। भारत के पितामह ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी। एओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला। एओ ह्यूम 1885 से 1907 ईस्वी तक कांग्रेस के महामंत्री रहे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। रोलेक्ट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया है। से भी क्वेश्चन बनते हैं। मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। क्वेश्चन बन सकता है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की? मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने। और कब की? 1919 में। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दिया। इस दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर क्या कहा? यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। इट इज ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए फेलिंग बैंक। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल अंडमान में स्थित है। आर्य महिला सभा की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की। चलिए देख लेते हैं
भारतीय धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं। एशियाटिक सोसाइटी, स्थापना वर्ष 1784, संस्थापक थे विलियम जोन्स। आत्मीय सभा, स्थापना वर्ष 1815, संस्थापक राजा राम मोहन राय। वेदांत कॉलेज, 1825 में स्थापना, राजा मोहन राय संस्थापक थे। युवा बंगाल आंदोलन, 1826 में स्थापना, हेनरी लुई विवियन डेरोजियो इसके संस्थापक थे। ब्रह्म समाज, 1828 में धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं। एशियाटिक सोसाइटी, स्थापना 1784 में, संस्थापक विलियम जोन्स। आत्मीय समा, 1815 में स्थापना, राजा राम मोहन राय संस्थापक। वेदांत कॉलेज, 1825 में स्थापना, राजा राम मोहन राय संस्थापक। युवा बंगाल आंदोलन, 1826 में स्थापना, हेनरी लुई विवियन डिरोजियो संस्थापक। ब्रह्म समाज, 1828 में स्थापना, राजा राम मोहन राय संस्थापक। लैंड होल्डर्स सोसाइटी, 1838 में स्थापना, द्वारिकानाथ टैगोर इसके संस्थापक थे। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में और देवेंद्र नाथ ठाकुर इसके संस्थापक थे। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, 1843, दादा भाई नौरोजी इसके संस्थापक थे। परमहंस मंडली, 1840 में स्थापना हुई, गोपाल हरि देशमुख इसके संस्थापक थे। रहनुमाई माच दायान सभा, 1851 में इसकी स्थापना हुई, दादा भाई नौरोजी इसके संस्थापक थे। बालिका विद्यालय, 1851 में स्थापना, ज्योतिबा फुले संस्थापक। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, 1851 में स्थापना, राजेंद्र लाल राधाकांत देव। साइंटिफिक सोसाइटी, 1864 में स्थापना, सर सैयद अहमद खान इसके संस्थापक थे। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, 1866 में स्थापना, दादा भाई नौरोजी संस्थापक। पूना सार्वजनिक सभा, 1867 में स्थापना, एमजी रानाडे संस्थापक। प्रार्थना समाज, 1867 में स्थापना, केशव चंद के सहयोग से एमजी रानाडे, आत्माराम पांडुकर, देवेंद्र नाथ ठाकुर आदि इसके संस्थापक थे। वेद समाज, 1867 में स्थापना, आचार्य केशव चंद सेन संस्थापक। इंडियन सोसाइटी, 1872 में स्थापना, आनंद मोहन बोस लंदन में इसके संस्थापक। सत्य शोधक समाज, 1873, ज्योतिबा फुले संस्थापक। अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, 1875, सर सैयद अहमद खां इसके संस्थापक थे। इंडियन लीग, 1875, शिशिर कुमार घोष संस्थापक। आर्य समाज, 1875, स्वामी दयानंद सरस्वती संस्थापक। थियोसोफिकल सोसाइटी, 1875 स्थापना, मैडम ब्लाटवस्की व कर्नल अलकाट संस्थापक। इंडियन एसोसिएशन, 1876, आनंद मोहन बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी संस्थापक। यूनाइटेड इंडियन कमेटी, 1883 स्थापना, व्योमेश चंद्र चटर्जी इसके संस्थापक थे। इंडियन एसोसिएशन, 1876 स्थापना, आनंद मोहन बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसके संस्थापक। यूनाइटेड इंडियन कमेटी, 1883 में इसकी स्थापना हुई, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके संस्थापक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 1883, सुरेंद्र नाथ बनर्जी संस्थापक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 1885, एओ ह्यूम इसके संस्थापक। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, 1885, फिरोज शाह मेहता, तेलंग तथा तैयबजी इसके संस्थापक थे। देव समाज, 1887, पंडित शिवनारायण अग्निहोत्री इसके संस्थापक। बेलूर मठ, 1887, स्वामी विवेकानंद संस्थापक। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, 1887 में स्थापना, महादेव गोविंद रानाडे इसके संस्थापक। शारदा सदन, 1879 में स्थापना, रमाबाई 1889 में इसकी स्थापना हुई और रमाबाई इसकी संस्थापक थी। रामकृष्ण मिशन, 1897, स्वामी विवेकानंद संस्थापक। अभिनव भारत संस्था, 1904 में स्थापना, विनायक दामोदर सावरकर संस्थापक। सर्वेंट ऑफ इंडिया, 1905, संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले। मुस्लिम लीग, 1906, आगा खां सलीमुल्लाह संस्थापक। अनुशीलन समिति, 1907, श्री वारिंद्र घोष भूपेन्द्र दत्त संस्थापक। सोशल सर्विस लीग, 1911, श्री नारायण मल्हार जोशी संस्थापक। विश्व भारती, 1912, रविंद्रनाथ ठाकुर संस्थापक। गदर पार्टी, 1913, लाला हरदयाल काशीराम संस्थापक। हिंदू महासभा, 1915, मदन मोहन मालवीय संस्थापक। होम रूल लीग, 1916, तिलक एवं एनी बेसेंट इसके संस्थापक। वीमेंस
वीमेंस इंडिया एसोसिएशन 1917 में इसकी स्थापना हुई और लेडी सदाशिव अय्यर इसकी संस्थापक थी। खिलाफत आंदोलन 1919 में इसकी स्थापना हुई, अली बंधु संस्थापक थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1920 एम.एन. रॉय ताशकंद में संस्थापक। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में स्थापना, एम.एन. जोशी अध्यक्ष, लाला लाजपत राय इसके संस्थापक थे। स्वराज पार्टी 1923 मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास संस्थापक। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 सचिंद्र सान्याल इसके संस्थापक। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 बी.आर. अम्बेडकर इसके सभा संस्थापक थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 डॉक्टर हेडगवार इसके संस्थापक थे। नौजवान सभा 1926 भगत सिंह, छबीलदास व यशपाल इसके संस्थापक। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 भगत सिंह संस्थापक। खुदाई खिदमतगार 1929 अब्दुल गफ्फार खां संस्थापक। हरिजन सेवक संघ पुणे 1932 महात्मा गांधी संस्थापक। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936 बी.आर. अम्बेडकर इसके संस्थापक। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। आजाद हिंद फौज 1942 में रास बिहारी बोस इसके संस्थापक थे। आजाद हिंद सरकार 1943 सुभाष चंद्र बोस। राजा राममोहन राय का जन्म 1774 ईस्वी में राधानगर नामक बंगाल के एक गांव में हुआ। उन्होंने अपने जीवन में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ग्रीक, हिब्रू आदि भाषाओं का अध्ययन किया। राजा राममोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज धीरे धीरे कई शाखाओं में विभक्त हो गया। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। श्री केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज स्थापित किया व उनके पश्चात साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। राजा राममोहन राय के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया। 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की गई। 1822 ईस्वी में उन्होंने एंग्लो हिंदू स्कूल स्थापित किया। 1825 ईस्वी में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। ब्रह्म समाज ने ब्रह्म बालिका स्कूल एवं सिटी कॉलेज ऑफ कलकत्ता की नींव डाली। राजा राममोहन राय ने 1826 के जूरी विधेयक का घोर विरोध किया। जवान बंगाल आंदोलन का नेतृत्व एक एंग्लो इंडियन हेनरी विलियम डेराजियो ने किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1820 से 1891 ईस्वी एवं कुंडुकुरी वीरेशलिंगम 1848 से 1919 ने विधवा विवाह को प्रोत्साहन किया। दयानंद का बचपन का नाम मूलशंकर था। जन्म गुजरात के टंकारा नामक छोटे से नगर में हुआ। मथुरा के स्वामी बिरजानंद को अपना गुरु बनाया। 1874 में दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की जो हिंदी भाषा में लिखी गई। संसार के लिए स्वामी रामकृष्ण की सबसे बड़ी देन अध्यात्मवाद है। उनका कहना था कि मनुष्य का मूल लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति होना चाहिए जो अध्यात्मवाद से ही संभव है। स्वामी रामकृष्ण के शिष्य विवेकानंद थे जिन्होंने 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो नगर में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने गए। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तिकाएं लिखी। स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा नामक पुस्तक में है। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल स्वामी विवेकानंद को समर्पित है। महादेव गोविंद रानाडे ने 1887 में राष्ट्रीय समाज सुधार समिति की स्थापना की। 1887 से 95 ईस्वी तक राष्ट्रीय समाज सुधार समिति का अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन के तुरंत बाद उसी पंडाल में होता था। 1861 ईस्वी में आगरा में श्री शिवदयाल खत्री ने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की। इनके समर्थकों ने दयालबाग में एक मंदिर का निर्माण किया है। फलस्वरूप दयालबाग इस सत्संग का तीर्थ स्थल बन गया है। शिवनारायण अग्निहोत्री ने 2 फरवरी 1887 को लाहौर में देव समाज की स्थापना की। पंजाब के मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने अपने आप को पैगंबर बताया जिसका उद्देश्य भारत में शुद्ध इस्लाम की स्थापना था। मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिकीकरण की ओर ले जाने का श्रेय सर सैयद अहमद खां को है और उनका अलीगढ़ आंदोलन इसका केंद्र बिंदु रहा। सर सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहलाया। इस कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल थियोडोर बैंक थे।
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं, इससे संबंधित सभी लिस्ट आपको बाद में प्रोवाइड करा दी जाएगी। आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाओं की लिस्टिंग आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसमें प्रमुख वचन एवं नारे, पत्रिकाओं के लेखक कौन है, संपादक कौन है, भारत के महान शहीद, कांग्रेस अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था, ब्रिटिश कालीन आयोग और उसकी समितियां, भारतीय प्रेस का विकास, सामाजिक सुधार अधिनियम, प्रमुख राजवंश संस्थापक तथा राजधानी, ऐतिहासिक लड़ाइयाँ, उपाधि प्राप्तकर्ता एवं दाता, मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन और संगठन, इन सब से संबंधित लिस्टिंग आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। धन्यवाद।